करते हुए जल्दी से जाओची के पास आते हैं और उसे कहते हैं भतीजे जल्दी से मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें आगे वाली सीट के ऊपर जाकर बैठा कर आता हूँ, और उसे अपने साथ लेकर आगे चले जाते हैं। जबकि जाओची से कह रहा था तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाओलिन की मदर और फादर भी वहीं पर बैठे होते हैं। मदर कहती है क्या ये वाकई में क्वीन का डायरेक्ट डिसाइपल है। साथ ही वो अपने हस्बैंड से कहती है हनी तुमने उसके साथ कुछ ज्यादा बदतमीजी तो नहीं की, तुम उसके साथ कुछ बात कर रहे थे, तुम काफी गुस्से में भी लग रहे थे। हनी बेचारे के तो तोते उड़े हुए होते हैं। हनी कहता है ये मैंने क्या कर दिया, मैंने इसके साथ क्या किया। जाओलिन अपने डैड से कहती है डैड आपके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर तो लगता है कि आप जाओची की आइडेंटिटी की वजह से डर रहे हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ब्रदर जाओची बहुत ही अच्छा इंसान है और वो बहुत ज्यादा काइंड है। लेकिन उनसे कहती है हालांकि वो क्वीन का डायरेक्ट डिसाइपल है, लेकिन कभी भी उसने किसी को भी बुली नहीं किया, वो दूसरों को परेशान नहीं करता और दूसरों का हमेशा साथ देता है। जाओची किंग के साथ वाली टेबल के ऊपर बैठा होता है। जाओची अपने पास एक बॉक्स निकालता है और किंग से कहता है मिस्टर फैंग मैं आपके लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ, आपकी बर्थडे पार्टी के लिए सेलिब्रेट करने के लिए अपनी तरफ से मैं आपको ये छोटा सा गिफ्ट देने के लिए लाया हूँ। ये कुछ ज्यादा खास नहीं है। तो वो उसको ओपन करते हैं तो उसके अंदर एक फ्लावर होता है। वो कहते हैं ये तो 9 लीफ इंपीरियल आइसिंग है, तो वाकई में बहुत ज्यादा खास है। जबकि हमारा जाओची सोच रहा होता है जब मैं नीदरवर्ल्ड की लेक के अंदर था तो वहाँ पर ये उगा हुआ था, तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको तोड़कर रख लिया, मुझे क्या पता था कि ये इतना ज्यादा खास होता है। तो जाओची उनसे कहता है ये तो सिर्फ और सिर्फ मेरी गुडविल का एक छोटा सा साइन है, मैं आपकी बर्थडे पार्टी को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ और आपसे बहुत ज्यादा खुश भी हूँ, इसी वजह से मैं आपको ये दे रहा हूँ, प्लीज इसको एक्सेप्ट कर ले। किंग उसके गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं ब्रदर जुनची तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इतना अच्छा मुझे गिफ्ट दिया है, तुम वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो। क्योंकि सभी लोग में बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं ब्रदर जुनजी का स्टेटस जो है वो काफी ज्यादा हाई और नोबल है, लेकिन फिर भी वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही अच्छे दिल का मालिक है। इस तरह के आउटस्टैंडिंग लोग जिंदगी में बहुत ज्यादा रेयर मिलते हैं और ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा रेयर है। किंग उन सभी लोगों से कहते हैं ये ना सिर्फ हमारी क्वीन के लिए ब्लेसिंग की बात है कि उन्हें इस तरह का एक डिसाइपल मिला है जो कि वाकई में बहुत ज्यादा पोलाइट और एक अच्छा इंसान है, ये हमारे पूरे के पूरे किंगडम के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि जब ये आगे बढ़ेगा और जाकर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा तो फिर ये हमारे पूरे किंगडम के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगा। साथ ही वो अपना गिलास उठाते हैं और कहते हैं चलो ठीक है सभी लोग जल्दी से हम लोग जुनची के नाम का टोस्ट करते हैं। सभी लोग अपने अपने ग्लास उठाकर हमारे जाओची के नाम का वहाँ पर टोस्ट करते हैं। जाओची उनसे कहता है आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग यहाँ पर मेरे नाम पर टोस्ट कर रहे हैं, लेकिन आज का दिन सिर्फ और सिर्फ हमारे किंग का है, तो आज हम लोग यहाँ पर किंग के नाम पर टोस्ट करेंगे क्योंकि हमारे किंग की बर्थडे है। ग्लास को उठाता है और सभी के साथ वहाँ पर टोस्ट करता है और वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, इस पार्टी को एंजॉय करते हैं। क्राउन प्रिंस हांजी अपने छोटे भाई के पास बैठा होता है, यानी हांजी के पास। वो हांजी से कहता है हांजी तुम्हारा ये ब्रदर जुन तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है। हांजी उसे कहता है हाँ ये वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है, हालांकि जो बाहर से बहुत ज्यादा अच्छे से पेश आ रहा है लेकिन अंदर से ये बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि इसे क्वीन का डायरेक्ट डिसाइपल नहीं बनाया गया और ऊपर से इसको फीसू भी नहीं मिली, इसी वजह से ये अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन बाहर गार्डन का दिखाया जाता है। हांजी बाहर गार्डन में खड़ा होता है तो उसका ब्रदर हांजी उसके पास आता है और उसे कहता है 13 ब्रदर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो मुझे कह रहे थे कि मैं तुम्हें ढूंढ कर लेकर आऊँ, पार्टी अभी जारी है और तुम यहाँ पर बाहर गार्डन में आकर खड़े हो गए हो। फादर ने कहा है कि तुम्हें ढूंढ कर लाऊं ताकि तुम ब्रदर जाओची के पास रहो, वो चाहते हैं कि तुम हर वक्त उसके पास ही रहना ताकि उसे कंपनी मिलती रहे क्योंकि वो क्वीन का डायरेक्ट डिसाइपल है, उसे यहाँ से खुश होकर जाना चाहिए। तो हांजी अपने बड़े भाई से कहता है ब्रदर तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है, यहाँ पर जो कुछ भी इस लड़के के पास है वो सब कुछ मेरे पास होना चाहिए था, क्या तुम इस बात को जानते हो। उसका ब्रदर उसे कहता है हाँ ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि यहाँ पर जो कुछ भी वो तुम्हारे पास होना चाहिए था, लेकिन ये तो किस्मत की बात है ना कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं मिला और उस लड़के को ये सब कुछ मिल गया। मुझे पता है कि तुम इस वक्त कैसा फील कर रहे होगे क्योंकि तुम बचपन से यही कोशिश कर रहे थे कि तुम क्वीन के डायरेक्ट डिसाइपल बनो, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जिसकी किस्मत में था उसको मिल गया है। हांजी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और फ्लावर्स को अपने हाथ में पकड़ता है और उसे कहता है बिल्कुल ठीक कहा, यही किस्मत है, लेकिन किस्मत को बदला भी जा सकता है। और साथ ही गुस्से के साथ वो अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए फ्लावर्स को तोड़ देता है और कहता है लेकिन किस्मत तो उसी की होती है ना जो कि जिंदा होता है, लेकिन अगर जाओची मारी जाता है तो फिर उसकी किस्मत उसके साथ ही जाएगी। ये बात सुनते ही क्राउन प्रिंस हांजी बहुत ज्यादा हैरान होता है और उसे कहता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम जहाँ पर क्वीन के डायरेक्ट डिसाइपल को मारने की बात कर रहे हो, इस तरह की बात अगर क्वीन के कान में भी बढ़ गई तो वो हमारे पूरे के पूरे आइसविंड एम्पायर को बर्बाद कर देगी। हांजी उसे कहता है ब्रदर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था क्योंकि मैं काफी ज्यादा गुस्से में हूँ इसीलिए इस तरह की बात कर दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हांजी उसे कहता है अच्छा ठीक है तुम मजाक कर रहे हो, मुझे लगा कि शायद तुम वाकई में सीरियसली इस तरह की बात कर रहे हो। हांजी उसे कहता है हाँ ये वाकई में मजाक ही हो सकता है क्योंकि अगर मेरे पास स्ट्रेंथ होती भी तभी मैं क्वीन के डायरेक्ट डिसाइपल के साथ तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। हांजी उसे कहता है लेकिन तुमने थोड़ी देर के लिए तो मुझे डरा ही दिया था, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत भी होती और तुम उसको मारना भी चाहते तो तुम्हें ऐसे कभी भी यहाँ पर नहीं मारना चाहिए क्योंकि अगर वो हमारे आइसविंड एम्पायर में मरेगा तो इसका मतलब ये
लिए है, हमारे आइसलैंड एम्पायर को सजा दी जाएगी, क्वीन हमारे पूरे के पूरे एम्पायर को मार डालेगी। हांजी उसे कहता है अच्छा ठीक है अब मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम भी थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अंदर आ जाना क्योंकि फादर तुम्हें ढूंढ रहे हैं, इस आकर जाओची को कंपनी देना। हांजी वापस से अंदर की तरफ चला जाता है जबकि हमारा हांजी अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो सोच रहा होता है कि किस तरह वो जाओची को यहाँ पर प्लान बनाकर मारने वाला है। उसी तरफ जाओची का सीन भी दिखाते हैं। जाओची पार्टी को एंजॉय करने के बाद वहाँ से बाहर आ जाता है, वो आसमान की तरफ देख रहा होता है। तो कल जाओलिन वहाँ पर आती है और उसे कहती है ब्रदर जुन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, देखकर लगता है कि तुम इस पार्टी से बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। जाओची उसे कहता है नहीं मैं इस पार्टी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, तुम्हें लगता है कि इस पार्टी में मेरे खुश होने लायक कोई चीज है। जाओलिन उसे कहती है तुम खुश क्यों नहीं हो, क्वीन के डायरेक्ट डिसेबल बनने की वजह से यहाँ पर सभी लोग तुम्हारी तारीफें कर रहे हैं, सभी लोग तुमसे बहुत ज्यादा खुश हैं, सभी लोग चाहते हैं कि तुम उनके पास बैठो, उनके साथ बैठकर ड्रिंक करो ताकि हमारे एम्पायर के जो किंग है वो भी तुम्हारे सामने बहुत ही रिस्पेक्टफुली पेश आ रहे हैं। मुझे तो लगा था कि तुम्हें इन सबसे बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए। जाओची उसे कहता है पगली कहेगी तुम्हें क्या लगता है कि ये सभी लोग मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, नहीं ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि ये क्वीन की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्वीन की वजह से मेरे साथ बैठना चाहते हैं, मेरे साथ बात करना चाहते हैं, क्योंकि जब इन लोगों को मेरे स्टेटस के बारे में नहीं पता था क्या तब तुमने इनके रिएक्शंस को नहीं देखा, तब तुमने अपने फादर के रिएक्शंस को नहीं देखा, सभी लोग मुझे आखिरी सीट पर बिठा रहे थे और मुझे गुस्से के साथ बात कर रहे थे। जाओची कहता है और मुझे लगता है कि ये सब कुछ अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि मेरे पास जो कल्टीवेशन बेस है वो बहुत ज्यादा लो है, इतनी लो कल्टीवेशन बेस के साथ तो इन सभी लोगों ने मेरी तरफ ध्यान भी नहीं देना था, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पूरे के पूरे सॉन्ग स्नो राम में मेरा कल्टीवेशन बेस बाकी सभी लोगों से बहुत ज्यादा कम है। ट्रैवलर उसे कहती है तुम्हें सबसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि तुम बहुत ही जल्दी इन सभी को बहुत ही जल्दी इम्प्रेस कर लोगे। जाओची अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसकी गाल को खींचते हुए कहता है क्या वाकई में तुम्हें मेरे ऊपर इतना ज्यादा भरोसा है। तो जाओलिन उसे कहती है तुम मुझे फिर से बुली कर रही हो और साथ ही वो बहुत ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है। जाओची और जाओलिन अभी वहीं पर खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं कि उसी वक्त हांजी वहाँ पर आता है और उनसे कहता है चलो मेरे साथ आओ, मैंने तुम्हारे लिए सोने का बंदोबस्त कर दिया है, तुम्हारे लिए सोने के लिए जो कुछ चीजें चाहिए थी वो सारी की सारी का बंदोबस्त कर दिया गया है, तुम मेरे साथ आओ मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ देता हूँ। जाओची उसे कहता है क्राउन प्रिंस हांजी मैं भी यहाँ पर काफी ज्यादा थका हुआ हूँ तो चलो ठीक है फिर मुझे रूम की तरफ ले चलो, मैं जाकर रेस्ट करना चाहता हूँ। जाओलिन जाओची से कहती है ठीक है फिर मैं जाकर अपने पेरेंट्स को ढूंढती हूँ क्योंकि मैं आज अपने पेरेंट्स के घर पर ही जाकर रुकूंगी, काफी दिनों के बाद मैं उनसे मिल रही हूँ। और उससे कहता है ठीक है फिर तुमसे कल सुबह मिलता हूँ। प्रिंस हांजी हमारे जाओची को अपने साथ लेकर एक रूम की तरफ आता है, वो लोग दरवाजा खोलते हैं तो अंदर बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां होती हैं, वो सभी लोग हमारे जाओची को देखकर उसे यंग मास्टर जुंची कहती हैं, वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं। जाओची कहता है क्राउन प्रिंस ये तुमने क्या किया, यहाँ पर इतनी सारी लड़कियां क्यों हैं। क्राउन प्रिंस हांजी उसे कहता है इसे आइस मेडन पैलेस कहा जाता है, ये स्पेशली हमारे गेस्ट के लिए होता है, जब उनके लिए इस तरह का अकोमोडेशंस को हमने सेट करना होता है, तुम्हारे लिए सारी की सारी कवाई लड़कियां मैं पूरे आइस मेडन एम्पायर से लेकर आया हूँ, सारी की सारी बिल्कुल अनटच है, किसने भी इनको छुआ भी नहीं हुआ। इन करता हूँ कि आज रात तुम्हारी बहुत ज्यादा अच्छी गुजरने वाली है, ये सारी की सारी स्पेशली तुम्हारे लिए है और जाओ जाकर फ्रीली एंजॉय करो। जाओची उसे कहता है क्राउन प्रिंस वैंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्राउन प्रिंस वैंग दरवाजा बंद करते हुए उसे कहता है ठीक है जूनियर ब्रदर अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम प्लीज एंजॉय करना। यहाँ पर इन सारी लड़कियों में सिर्फ और सिर्फ एम्पायर की आम सी लड़कियाँ नहीं होती बल्कि इस हांजी की अपनी बहन भी होती है, तो किंग ने अपनी बेटी को भी यहाँ पर भेजा होता है। प्रिंसेस आगे बढ़ती है और जाओची से कहती है मास्टर जून बेडरूम इस तरफ है, मेरे साथ आएं। और जाओची को अपने साथ लेकर बेडरूम की तरफ चली जाती है। तो जाओची उस लड़की से कहता है हमारे किंग तो वाकई में बहुत ज्यादा महान लगते हैं, उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ अरेंज किया है। प्रिंसेस कहती है हाँ हमारे किंग ने ये सारा बंदोबस्त तुम्हारे लिए किया है, उन्हें लगता है कि हमारे साथ जुंची का जो स्टेटस है वो बहुत ज्यादा नोबल है और इसके लिए सब कुछ तो करना चाहिए, मुझे लगता है कि अभी भी ये बहुत ज्यादा कम है। और जाओची प्रिंसेस से कहता है वैसे मुझे इस बात की आदत नहीं है कि बहुत सारे लोग मेरे इर्द गिर्द रहे जब मैं सो रहा हूँ, तो बाकी सभी लड़कियों को भेज दो, तुम यहाँ पर रुक सकती हो, बाकी सभी को यहाँ से भेज दो। साथ ही जाओची से कहता है तो क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगी। वो उसे कहती है हाँ मेरा नाम हान जीन है, जीनियर भी कह सकते हो। जाओची उसका नाम सुनने के बाद उसे कहता है तो तुम आइसविंड एम्पायर की प्रिंसेस हो, क्या यही बात है। वो उसे कहती है हाँ मैं आइसविंड एम्पायर की प्रिंसेस हूँ। जाओची उसे कहता है तो अब भी तुम कहोगे कि तुम्हारे फादर ने यहाँ पर सब कुछ सर्व नहीं किया, उन्होंने तो अपनी बेटी को भी यहाँ पर मेरे रूम में भेज दिया, इससे ज्यादा वो और क्या कर सकते हैं। हान जीन उसे कहती है मास्टर जून ये तो मेरी अच्छी किस्मत है कि मुझे यहाँ पर आपको सर्व करने का मौका मिल रहा है, मैं यहाँ पर आपके साथ डुअल कल्टीवेशन कर पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी और आनंद की बात होगी। जाओची से इशारा करते हुए कहता है ठीक है फिर मेरे साथ बिस्तर पर बैठ जाओ। वो भी उसके साथ ही बैठ जाती है। जाओची से कहता है मुझे तुम्हारे आइसविंड एम्पायर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता क्योंकि मैं यहाँ पर नया हूँ, क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ बताओगे, कुछ स्पेशल बताओ। तो वो उसे कहती है ठीक है मैं तुम्हें अपने आइसविंड एम्पायर की हिस्ट्री के बारे में बताती हूँ। वो उसे कहती है ये 87,622 ईयर्स अगो पहले बना था, इतने साल पहले इसको स्टैब्लिश किया गया था और ये पिछले 87,000 साल से यहीं पर है। हालांकि हमारा एम्पायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन हम लोग पिछले इतने सालों से यहाँ पर अपने आप को बनाए रखे हुए हैं, इसका मतलब यह है कि हमारे पास कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से हमने अपने आप को यहाँ पर बचा कर रखा हुआ है। जाओची से कहता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग बात लगती है कि तुम्हारा छोटा सा ये एम्पायर जी अभी तक यहाँ पर टिका हुआ है, कि तुम्हारे इनके बहुत ही पावरफुल दुश्मन है लेकिन फिर भी तुम लोग यहाँ पर हो, तुम्हारी नेशन यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं हुई। तो लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई जरूर वजह होगी। मुझे
मुझे ये बताओ कि इसके पीछे कौन सी वजह है। क्या तुम्हारे ताल्लुकात बहुत ज्यादा गहरे हैं? क्या तुम लोग किसी दूसरे पावरफुल बंदे के साथ अपने रिलेशन में हो वो तुम्हें सेफ रख सके, जहाँ पर तुम्हारे अपने पास कोई ऐसा सेफ गार्ड है जो कि एम्पायर में मौजूद है और तुम्हारे एम्पायर को बचा कर रखा हुआ है, जिसकी वजह से तुम्हारा एम्पायर गिरता नहीं है। प्रिंसेस उसके सवाल सुनने के बाद से कहती है, नहीं मुझे सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं तो प्रिंसेस और मैं हमेशा अपने चैम्बर्स में ही रहती हूँ, मुझे सब के बारे में कैसे पता होगा, इसलिए मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकती। जाओजी वहीं पर बिस्तर पर लेट जाता है और उसे कहता है, कोई बात नहीं। जाओजी से कहता है, मैंने तो बस तुमसे ऐसे ही पूछ लिया, तुम्हें इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है मुझे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करनी है, तुम्हें भी यहाँ से जल्दी वापस अपने पैलेस में चले जाना चाहिए। प्रिंसेस उसे कहती है, लेकिन मास्टर जुनशी मैं यहाँ से वापस कैसे जा सकती हूँ? मेरे फादर ने मुझे यहाँ पर स्पेशली आपको सर्व करने के लिए भेजा है, क्या मैं आपके कपड़े उतारने स्टार्ट करूँ? अपने हाथ को आगे बढ़ाती है, उसकी बेल्ट को उतार रही होती है। जाओजी उसे कहता है, नहीं मुझे इस तरह की कोई भी हैबिट नहीं है, जाओ जाकर अपने रूम में रेस्ट करो, तुम्हें मेरे साथ ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रिंसेस उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होती है और उसे कहती है, जिससे कहती है, लेकिन मैं जहाँ पर आपको सर्व करने के लिए आई हूँ, मैं ऐसे खाली हाथ वापस तो नहीं जा सकती। ठीक है कम से कम मुझे अपना क्लॉक तो उतारने दे, सोने से पहले मैं आपका क्लॉक ही उतार देती हूँ। जाओजी से कहता है, नहीं मैं सोने से पहले अपना क्लॉक नहीं उतारता, मैं इसी तरह सोता हूँ। इससे कहती है, लेकिन फिर मैं यहाँ पर आपको किस तरह सर्व करूंगी? जाओजी फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, अच्छा ठीक है अगर तुम मुझे सर्व करना चाहती हो तुम यहाँ से वापस जाओ, और अगर तुम्हारे फादर तुमसे इस बारे में पूछे तो उनसे कहना कि मैंने सब कुछ किया है और तुम्हारी रिसेप्शन बहुत ज्यादा अच्छी थी। जाओजी ने ये बात कही है और किंग से ये भी कहना कि और कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इसी बात से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हूँ। प्रिंसेस ने कह दिया, अच्छा ठीक है फिर मैं वापस चली जाती हूँ, मुझे आपकी बात की समझ आ गई, मैं आपको और ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं जाकर रेस्ट करती हूँ। वो वहाँ से जाने लगती है। जाओजी से कहता है, अच्छा ठीक है मुझे यहाँ पर एक और बात करनी है, क्या तुम अपने 13 ब्रदर हांजी को जाकर बुला सकती हो, यहाँ पर मेरे पास भेजना, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे अभी बाहर जाकर तुम्हारे इस सेक्टर को देखना है, मैं तुम्हारे इस पूरे एम्पायर को देखना चाहता हूँ, उसे मेरे पास भेजना ताकि मैं उसके साथ इस जगह को विजिट कर सकूँ। वापस जाने के बाद अपने ब्रदर हांजी के पास जाती है और उसे कहती है, ब्रदर उसने इस तरह कहा है, तो ब्रदर उसका कहता है, क्या वाकई में उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है? हांजी ने उसे कह दिया, हाँ ब्रदर उसने मुझसे कुछ सवाल पूछे और उसके बाद उसने मुझे कहा कि जाकर अपने 13 ब्रदर को भेज देना ताकि मैं तुम्हारे आइसविंड एम्पायर को देख सकूं, मैंने अभी इसको ठीक तरह से देखा नहीं है। हांजी उसे कहता है, ठीक है तुम वापस जाओ, जाकर अपने रूम में रेस्ट करो, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। लेकिन जाने से पहले वो उससे पूछता है, मुझे ये बताओ कि जाओजी के बारे में तुम क्या सोचती हो, किस तरह का इंसान है? हांजी उसे कहती है, हम दोनों ने वैसे तो ज्यादा बात नहीं की, लेकिन उससे जितनी मैंने बात की है उसकी बात करने से तरीके से तो लगता है कि वो वाकई में एक जेंटलमैन है, वो बहुत ही काइंड और एक अच्छा इंसान है। हालांकि वो क्वीन का डायरेक्ट डिसाइपल है, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है। हांजी उसे कहता, हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि उस लड़के का स्टेटस बहुत ज्यादा नोबल है, वो किसी को भी बुली नहीं करता। फिर साथ ही उसे कहता, अब जबकि सीनियर ब्रदर जाओजी ने मुझे वहाँ पर बुलाया तो फिर ठीक है मुझे उससे मिलने के लिए जाना पड़ेगा, अब मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है, लगता है कि जिस मौके की मैं तलाश में था वो मौका मुझे मिल चुका है, अब देखना अब मैं उसे मार डालूंगा। तो हांजी हमारे जाओजी के रूम के बाहर आता है और बाहर से चिल्लाकर उसे कहता है, ब्रदर जुन क्या तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया है? हांजी ने मुझे मैसेज दिया था। से कहता है, हाँ मैंने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है, बड़े ही टाइम पर आए हो, चलो बाहर चलते हैं। वो दरवाजा खोलता है और उसे कहता है, हांजी ने तुम्हें जाकर सारी बात बताई होगी कि मैं तुम्हारे आइसविंड एम्पायर के बारे में काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, क्या तुम मुझे अपने आइसविंड एम्पायर को घूमने के लिए लेकर जा सकती हो? हम लोग रात के वक्त तुम्हारे एम्पायर को घूमेंगे, क्या हम लोग तुम्हारे पैलेस को घूमने के लिए चले? वो उसे कहता, हाँ क्यों नहीं सीनियर ब्रदर जुनजी, ये तो मेरे लिए बहुत ही आनंद की बात होगी, चलो ठीक है मेरे साथ आओ, हम दोनों जाकर पैलेस को घूम कर आते हैं। तो ये दोनों पैलेस में चलना स्टार्ट करते हैं और सामने की तरफ जा रहे होते हैं। हांजी जाओजी से कहता है, हांजी ने मुझे आकर बताया, उसने कहा कि तुम मुझसे पूछ रहे थे कि हमारा एम्पायर पिछले इतने सालों से यहाँ पर किस तरह से स्टैब्लिश है और हमारे एम्पायर को गिरने से क्या चीज रोक रही है। हांजी को इस सब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता क्योंकि वो सिर्फ एक प्रिंसेस है और हमेशा अपने रूम में रहती है। जाओजी उसे कहता, हाँ मैंने उससे पूछा था, तो क्या तुम्हें इस सवाल के जवाब का पता है? वो उसे कहता, हाँ मुझे इस सवाल के जवाब का पता है। हांजी उसे कहता है, हमारे एम्पायर के पिछले 80,000 साल से यहाँ पर टिके रहने की वजह यह है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने लोगों के ऊपर बहुत ही अच्छे से रूल किया है, इतने ज्यादा अच्छे से रूल किया है कि वो लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से बातचीत करते थे और उन्हें बहुत सारे रिसोर्सेज देते थे और हमेशा उनके साथ जस्टिस करते थे, कभी उन्होंने किसी को कोई भी तकलीफ नहीं दी, उन्हें हमेशा लोगों को वैल्यू दी। इसी वजह से पिछले 80,000 साल से हमारी फैमिली ही इस एम्पायर की किंग बनती आ रही है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि हमारे आइसविंड एम्पायर में हमारे पास एक हिल्डम है, जैसे कि सभी लोगों के पास एक स्पेशलिटी होती है, वैसे हमारे पास एक स्पेशल चीज है क्योंकि हमारी पूरी की पूरी नेशन की डेस्टिनी को सप्रेस करके रखती है। हमारे पास एक स्पेशल आर्टिफैक्ट है जिसे हम लोग किलिन का हॉर्न या फिर यूनिकॉर्न का हॉर्न भी कहते हैं, उसको हमने स्पेशल अपने ट्रेजरी रूम में रखा हुआ है। हमारा जाओजी की बात सुनने के बाद से कहता है, क्या वाकई
में वो किलिन का हॉर्न है। मैंने कभी किलिन को नहीं देखा और ना ही कभी इसके हॉर्न को देखा है। मुझे यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि मैं उस किलिन के हॉर्न को देख पाऊँ, क्या मैं उसको देख सकता हूँ? जिसकी बात सुनने के बाद कहता है वो तुम्हारा नेशनल ट्रेजर है, वो मैं तुम्हें कैसे दिखा सकता हूँ। साउची कहता है अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर तुमसे बहुत ही रूडली बात कर दी। साउची से कहता है मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, वो तुम्हारी पूरी की पूरी नेशन का सबसे बड़ा खजाना है और तुम लोग मुझे वो ऐसे कैसे दिखा सकते हो, तुम ऐसे तो नहीं दिखाओगे। मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया था इसलिए तुमसे इस बारे में बात कर ली, इसलिए इस बारे में भूल जाओ। हांजी उसे कहता है अगर कोई और मुझसे इस बारे में बात करता कि वो हमारे हीरोलूम को देखना चाहता है, यानी कि किलिन के हॉर्न को देखना चाहता है, कभी भी उसको वहाँ पर नहीं लेकर जाता। अब जबकि सीनियर ब्रदर पूछ रहे हैं जो कि हमारी क्वीन के डायरेक्ट डिसाइबल है, तो फिर मुझे लगता है कि आपको दिखाने के लिए तो वहाँ पर जाना पड़ेगा। हालांकि ब्रदर जुंजी को मैं डायरेक्टली वहाँ पर लेकर नहीं जा सकता, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, मैं आपको सीक्रेटली वहाँ पर लेकर जा सकता हूँ। हम लोग हीरोलूम को देखेंगे और वहाँ से वापस आ जाएंगे। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम मेरे साथ उस सीक्रेट रास्ते से हमारे ट्रेजरी में जाकर उस किलिन हॉर्न को देखना चाहते हो? जाओची से कहता है अगर ये सेफ है तो फिर क्यों नहीं, हाँ मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर जाऊंगा। हांजी उसे कहता है सीनियर ब्रदर तुम वाकई में बहुत ज्यादा पोलाइट हो, चलो फिर ठीक है मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलता हूँ। अपने पास से स्नो हिडन ग्रास निकालता है और उसे कहता है ये स्नो हिडन ग्रास है, जल्दी से इसको खा लो। इसको खाने से अगले 2 घंटे तक तुम अपनी एबिलिटीज को हाइड कर सकती हो, कोई भी तुम्हें सेंस नहीं कर पाएगा और हम लोग बड़ी आसानी के साथ अपनी ट्रेजरी रूम में जाकर घुस जाएंगे। तुम्हारा जाओची उससे वो आइस ग्रास हिडन ग्रास ले लेता है और उससे कहता है चलो ठीक है फिर मैं इसको जल्दी से खा लेता हूँ। हांजी उसे कहता है चलो फिर जल्दी से इसको खा लो और हम लोग जहाँ से निकलते हैं और जल्दी से जाकर अपनी रॉयल फैमिली की ट्रेजरी रूम में चलते हैं। जाओची उसे कहता है तुम्हें नहीं लगता कि काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, क्या वाकई में हम लोग आसानी से वहाँ पर घुस पाएंगे? ऐसा ना हो कि सबसे तुम्हें मुश्किल हो जाए, तुम्हारे फादर तुमसे नाराज हो जाए। हांजी उसे कहता है सीनियर ब्रदर तुमने जहाँ पर मुझसे रिक्वेस्ट किया तो मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को तो जरूर पूरा करूंगा, मैं ऐसी तुम्हारी रिक्वेस्ट को इग्नोर कैसे कर सकता हूँ? अपनी पूरी कोशिश करूंगा यहाँ पर तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, जो भी तुम्हें चाहिए होगा वो तुम्हें मिलेगा। साउची भी खुश होकर उसके सामने नाटक करते हुए कहता है मैं हमेशा से एक चोरू की तरह किसी के ट्रेजरी रूम में घुसने की कोशिश करना चाहता था, तो आज लगता है कि मेरी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। हांजी उसे कहता है ब्रदर तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा फनी हो, चलो ठीक है अब चलते हैं। साथ ही अंदर से वो सोच रहा होता है मुझे वो मौका मिल चुका है जिस मौके की मुझे तलाश थी, ये तो खुद ही अपने आप मरने के लिए मेरे जाल में फंसता जा रहा है। हांजी जाओची को अपने साथ लेकर अपने ट्रेजरी रूम के बाहर आ जाता है। वो उसे कहता है तो यही वो प्लेस है जहाँ से हम लोग किलिन हॉर्न को देखने के लिए अंदर जाएंगे। ये रूम जहाँ पर हमने किलिन हॉर्न को रखा हुआ है ये हमारा ट्रेजरी रूम है, हमारे आइसविंड एम्पायर का सारा खजाना यहीं पर पड़ा होता है, चलो फिर अंदर चलते हैं। वो दरवाजा खोलता है और हमारे जाओची को अपने अंदर लेकर आ जाता है। जैसे वो लोग अंदर आते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा जेवर पड़ा होता है, बहुत सारा खजाना पड़ा होता है। जाओची उसे कहता है हांजी लगता है कि तुम्हें मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा है जो तुम मुझे इस तरह की जगह पर लेकर आ गए जहाँ पर तुम्हारे पूरे एम्पायर का खजाना पड़ा हुआ है। हांजी उसे कहता है ब्रदर जाओची ये सारे का सारा खजाना तुम्हारे लिए तो बिल्कुल बेकार है क्योंकि तुम क्वीन के डायरेक्ट डिसाइपल हो, तुम्हारे नोबल स्टेटस के सामने ये कुछ भी नहीं है। अगर तुम इसके हमारे किंग से कहोगे अपना सारा खजाना दे दो तो हमारे किंग तुम्हें सारे का सारा खजाना दे देंगे। ठीक है अब मैं तुम्हें किलिन हॉर्न दिखाने के लिए ले चलता हूँ। तो उसे किलिन के हॉर्न को दिखाने के लिए आगे ले जाता है जो कि एक स्टोन के ऊपर पड़ा होता है, वहाँ पर अकेला एक किलिन हॉर्न ही पड़ा होता है। जाओची इसे देखने के बाद कहता है तो देखने में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा है, इसके अंदर से जो ऑरा निकल रहा है वो वाकई में बहुत ज्यादा स्पेशल है, लगता है ये किसी मैजिकल बीस्ट का हॉर्न है। हांजी हमारे जाओची से कहता है हाँ ये वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि तुम अपनी जिंदगी में आखिरी बार सिर्फ और सिर्फ इसी किलिन हॉर्न को ही देख सकते हो, इसके बाद तुम और कुछ भी नहीं देख पाओगे। तो जाओची से कहता है ब्रदर हांजी तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? इसी के साथ ही हमारे हांजी के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो उसे कहते हैं मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम यहीं पर इसी जगह पर मरने वाले हो और इसके अलावा तुम कुछ और नहीं देख पाओगे। जाओची से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? तुम मुझे मारना चाहती हो? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है? क्या तुम क्वीन के डिसाइपल को मारना चाहते हो? हांजी जाओची से कहता है जैसे कि अभी भी तुमने कहा कि क्या मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ या नहीं? हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि अगर मेरे पास इतनी हिम्मत होती तभी मैं तुम्हें नहीं मार सकता था, क्योंकि तुम क्वीन के डायरेक्ट डिसाइपल हो और ऊपर से तुम्हारा स्टेटस भी बहुत ज्यादा हाई है, मैं जाकर भी तुम्हें मार नहीं सकता। लेकिन क्या तुम देख रहे हो तुम इस वक्त कौन सी जगह पर खड़े हो? ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसके अंदर तुम खुद ही आकर फंस गए हो। यहाँ पर मैं तुम्हें नहीं मारने वाला बल्कि यहाँ पर एक मैकेनिज्म लगा हुआ है, उस मैकेनिज्म के तहत तुम यहाँ पर मरने वाले हो, क्योंकि तुम इस वक्त तुम्हारे ट्रेजरी में खड़े हो और बाद में तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगेगा कि तुम यहाँ से किलिन हॉर्न को चोरी करने के लिए आए थे और तुम्हारा मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया जिसकी वजह से तुम अपने आप मारे गए। जाओची से कहता है तुम पागल हो गए हो? वो उसे कहता हाँ मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सब कुछ को कवर अप कर दूंगा, पर जो भी इंसिडेंट होने वाला है मैं सबको बहुत ही अच्छे से कवर करूंगा। अगर सेक्टर मास्टर यहाँ पर पर्सनली भी आ जाती है तब भी उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। यहाँ
पर क्या हुआ और किस तरह हुआ। मैं यहाँ पर कोई भी कमी नहीं छोड़ने वाला, मैं सारे के सारे सबूतों को मिटा दूंगा। साथ ही हमारे साउची से कहता है जिस सीक्रेट रास्ते से हम लोग यहाँ पर आए हैं उस सीक्रेट रास्ते को ओपन करने के लिए हमारे आइसविंड एम्पायर के रॉयल ब्लड की जरूरत पड़ती है। अगर तुम्हारे पास ब्लड नहीं है तो तुम उस दरवाजे को ओपन नहीं कर पाओगे। इसका मतलब मैं तो यहाँ से निकल सकता हूँ लेकिन तुम यहाँ से नहीं निकल पाओगे, इसलिए तुम यहाँ से भागकर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। वो बहुत ही जल्दी वो मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा और तुम मारे जाओगे। तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी किस्मत की बात है कि तुमने यहाँ पर खुद से मेरे से ये किलन हॉर्न देखने की रिक्वेस्ट की और उसके बाद तुम मेरे साथ खुद ब खुद यहाँ पर चले आए। तुमने अपने लिए अपनी कब्र को खुद चूज किया है और तुम यहीं पर अब मरोगे। साउची से कहता है तुम पागल हो गए, अगर मैं तुम्हारे आइसविंड एम्पायर में मारा जाता हूँ चाहे तुम्हारे हाथों से जहाँ पर किसी मैकेनिज्म से, तो तुम मेरी मास्टर को तो जानती हो, उनका गुस्सा बहुत ज्यादा है और वो पूरे के पूरे आइसविंड एम्पायर को बर्बाद कर देंगे, किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हांजी उसे कहता है ये बात तो सच है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से वाली है और वो पूरे के पूरे आइसविंड एम्पायर को बर्बाद कर सकती है, लेकिन अगर उन्होंने पूरे आइसविंड एम्पायर को बर्बाद कर भी दिया तब भी वो मुझे नहीं मारेंगी, वो मुझे छोड़ देंगी। हांजी उसे कहता है जरा इस बारे में सोच कर देखो, अगर तुम यहाँ पर मर जाते हो, तुम्हारे मरने के बाद उनके पास पूरे के पूरे एम्पायर में सिर्फ 2 ही जीनियस लोग बचते हैं, उनमें से एक फीजू है और फीजू के साथ तो तुम पहले डुअल कल्टीवेशन कर चुके हो, लेकिन उसने अपनी वाइटैलिटी तुम्हें दे दिया। अब उसके पास उसकी कल्टीवेशन और वाइटैलिटी दोनों नहीं बची और वो भी मास्टर की डिसाइपल नहीं बन सकती। हमारे मरने के बाद सिर्फ और सिर्फ मैं बचूंगा। बहुत ही जल्दी गॉड्स की कॉन्फ्रेंस होने वाली है और उस कंपटीशन में उन्हें मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, यानी कि उन्हें अपना डिसाइपल लेकर जाना पड़ेगा। उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा कि वो मुझे अपना डिसाइपल चूज कर लें। आज तुम्हारा किस्सा यहीं पर खत्म होने वाला है और मेरी कहानी शुरू होने वाली है। जो कुछ भी मेरा था वो सारा कुछ मुझे वापस मिल जाएगा। तुमने जो मुझसे छीना है वो मुझे मिलने वाला है। अच्छे से कहता है क्या वाकई में तुम ये सब कुछ चाहते हो? तुम यहाँ पर ना सिर्फ मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो बल्कि तुम यहाँ पर अपने पूरे के पूरे आइसविंड एम्पायर को भी खतरे में डाल रहे हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से पूरे का पूरा आइसविंड एम्पायर बर्बाद हो जाएगा, लेकिन तुम्हें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है। हालांकि यहाँ पर तुम्हारे फादर, तुम्हारे ब्रदर, तुम्हारे बहुत सारे अपने लोग रहते हैं। हांजी उसे कहता है मुझे इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता जब तक कि मैं सक्सेसफुल होता हूँ। अगर मैं क्वीन का डिसाइपल बन जाता हूँ तो मुझे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि अगर क्वीन यहाँ पर आकर मेरे पूरे के पूरे आइसविंड एम्पायर को बर्बाद कर देती है, सभी लोगों को मार डालती है। साउची से कहता है तुम पागल हो चुके हो, तुम अपने सभी लोगों को मरवाना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ मास्टर का डिसाइपल बनने के लिए। वो चिल्लाकर उसे कहता है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम्हें पता भी है कि मैंने ये सब कुछ हासिल करने के लिए कितना कुछ किया है? पता है मैंने कितने पापड़ बेले हैं। जब मैं 5 साल का था तब से मैं इस बात की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैं हर वक्त ट्रेनिंग करता रहता था, दिन में 9 घंटे ट्रेनिंग करता था, यहाँ तक कि मेरी पूरी बॉडी के ऊपर हर वक्त निशान हुआ करते थे। इतना ज्यादा मैं ट्रेनिंग किया करता था अपनी बॉडी को टेम्पर करने के लिए। मुझे खुद भी ये बात याद नहीं है कि कितनी बार मैं ठंडे पानी में जाकर बैठ गया और वहीं पर बैठे बैठे मेरी कुल्फी जम गई। हालांकि मैं आइसविंड एम्पायर का प्रिंस हूँ, लेकिन फिर भी मुझे हजारों बार बहुत सारे एल्डर्स के सामने अपने घुटने टेकने पड़े। मुझे उनके सामने घुटने टेक कर माफी की भीख मांगना पड़ी। साथ ही उन सभी को बहुत ज्यादा खुश करना पड़ा। वो सभी लोग इसी बात से खुश होते हैं। मुझे कुछ ऐसे लोगों की मदद करना पड़ी जो लोग बहुत ज्यादा बुरे थे। जो उन सभी लोगों की चापलूसी करना पड़ी, उन सभी के सामने मीठी मीठी बातें करना पड़ी। यहाँ तक कि तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि मैंने ब्लड लाइन की पावर को हासिल करने के लिए क्या कुछ किया है। मैंने अपनी ब्लड लाइन की पावर को थिकन करने के लिए मो युनजी के साथ भी डुअल कल्टीवेट किया है। क्या तुम सोच भी सकते हो किसी लड़के के साथ डुअल कल्टीवेट करना कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है? तो साउची इसकी बात सुनते ही कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम ये किस तरह की हरकतें करते रहे हो? तो हांजी कहता है क्या तुम्हें जरा भी इस बात का अंदाजा है कि मैंने ये सारी की सारी कुर्बानियां किस लिए दी थी? मैंने ये सारी कुर्बानियां इसीलिए दी थी ताकि मैं एक दिन मास्टर का डिसाइपल बन सकूं। लेकिन तुम अचानक कहीं से आ टपके और आकर तुमने मेरा सारे का सारा काम बिगाड़ दिया। लेकिन अब लगता है कि मेरी किस्मत बदलने वाली है। अब मुझे फाइनली वो मौका मिल चुका है जो कि मेरा है। तो अब तुम्हारे यहाँ पर मरने का वक्त आ चुका है और हमारे साउची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है, जबकि हमारा साउची भी सामने की तरफ अपने हाथ को करते हुए अपने हाथ से एक स्टोन या एक पिल निकालता है और उसी स्टोन के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। हांजी जल्दी से अपने हाथों को सामने की तरफ करते हुए एक शील्ड बनाता है और साउची से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले यहाँ पर मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो? तुम्हारा लेवल मुझसे बहुत ज्यादा लो है, तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। साउची का जो स्टोन होता है वो सीधा जाकर उसकी शील्ड के साथ टकराता है। हांजी भी काफी खुश होता है कि उसने उसके स्टोन को वहीं पर ब्लॉक कर लिया है। हांजी साउची से कहता है क्या बस तुम इतना ही कर सकते थे? यही है तुम्हारी पावर। साउची वहीं पर ड्रैगन सोल डोमेन को एक्टिवेट करता है, जिससे उस ड्रैगन वाले बीड की जो पावर होती है वो पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो स्टोन जिसके साथ हमारे साउची ने अटैक किया था वो ड्रैगन्स के रिलेटेड है। जैसे वहाँ पर उस स्टोन की पावर बढ़ती है वो शील्ड के अंदर क्रैक पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। हांजी भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? मैं डिवाइन ट्रिब्यूलेशन राम का एक मास्टर हूँ, जबकि तुम डिवाइन ओरिजिन राम के फर्स्ट लेवल पर हो। तुम मेरे डिफेंसेस को कैसे तोड़ सकते हो? तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा साउची अपनी पावर को यूज करते हुए
उसकी बैरियर को तोड़ देता है और अपने स्टोन के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, तो वो स्टोन सीधा जाकर उसकी चेस्ट के ऊपर लगता है, जिससे वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। हालांकि उस स्टोन को यूज करने के चक्कर में हमारे जाउची की अपनी काफी सारी स्ट्रेंथ जाया हो जाती है। वो भी वहीं पर घुटनों के बल नीचे गिर जाता है और कहता है लगता है कि मैं जीत गया हूँ, मैंने इसको हरा दिया। तो जाउची हमें यहाँ पर बताता है कि इसके पास जो ड्रैगन का डोमेन है वो किसी भी दूसरे दुश्मन को 3 राउंड्स के हिसाब से सप्रेस करने के लिए काफी है, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मोमेंट का टाइम मिलता है जब आप उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं सामने वाले दुश्मन के ऊपर। ये बहुत ज्यादा रिस्की है, तो ऊपर से इसमें बहुत सारा स्टेमिना भी जाया होता है। तो हांजी के वहाँ पर नीचे गिरने के बाद हांजी माए जाउची से कहता है तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, अब तुम क्या करोगे, और तुमने अभी भी मेरे ऊपर किस चीज से अटैक किया, वो क्या चीज थी। जाउची से कहता है क्या तुमने कभी ड्रैगन के ब्लड के बारे में सुना है, अभी भी तुम्हारी बॉडी के अंदर जो चीज गई है वो ड्रैगन ब्लड था। हांजी से कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास हान ड्रैगन का ब्लड ड्रॉप कहाँ से हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। जाउची उसे कहता है यहाँ पर आने से पहले मेरी क्वीन यानी कि मेरी मास्टर ने मुझे भी ड्रैगन ब्लड दिया था, उसने कहा था कि ये मेरे काम आएगा, क्योंकि मास्टर को पहले से इस बात का अंदाजा था कि तुम इस तरह की कोई ना कोई हरकत जरूर करोगे, इसी वजह से मास्टर ने मुझे पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर भेजा है। हांजी से कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, सेक्टर मास्टर को इस बारे में कैसे पता हो सकता है, मैंने तो कभी उनके सामने से बात शो भी नहीं करवाई। जाउची से कहता है तुमने यहाँ पर 2 बड़ी गलतियां कर दी। पहली बड़ी गलती ये थी कि तुम्हें लगा कि फिजू की वाइटैलिटी को मैंने खराब कर दिया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मास्टर ने फिजू को मेरे साथ डुअल कल्टीवेशन के लिए पार्टनर बनाया था, लेकिन मैंने फिजू को टच भी नहीं किया क्योंकि मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुमने यहाँ पर ये वाली जो बात की कि मेरे मरने के बाद सिर्फ और सिर्फ तुम ही हमारी क्वीन के डिसाइपल बन सकते हो, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है क्योंकि फिजू अभी भी खेम में शामिल है। और दूसरी बात ये रहेगी, जरा गेस करके सोचो कि मास्टर ने मुझे ये ब्लड ड्रॉप क्यों दिया होगा, और मैं वहाँ से यहाँ के लिए निकल रहा था। तुम्हें नहीं लगता कि मास्टर को ये सब कुछ पहले से पता है कि हाँ जी उनका क्या कर सकता है, तुम बहुत ज्यादा जेलस है और तुम्हारी शक्ल से सब कुछ दिखाई दे रहा था। हालांकि तुम अपने इमोशंस को छुपाने में काफी ज्यादा अच्छे हो, लेकिन तुम अपने इमोशंस को छुपाने में कुछ ज्यादा ही परफेक्ट बन गए, जिसकी वजह से मास्टर को और मुझे तुम्हारे पर शक हो गया था। कोई भी इंसान क्यों ना हो वो अपने इमोशंस को इतनी परफेक्टली नहीं छुपा सकता। तुमने सुना कि मैं यहाँ पर तुम्हारी जगह के ऊपर डिसाइपल बना हूं, तो तुम्हें वहाँ पर कुछ ना कुछ गुस्से का इजहार तो करना चाहिए था, लेकिन तुमने वो बिल्कुल भी नहीं किया। इसका मतलब ये था कि तुम अंदर से बहुत ज्यादा जेलस हो रहे हो और बाहर से तुम यहाँ पर नाटक कर रहे हो। हाँ जी, उसकी बातें सुनने के बाद पहले तो उसे झटका लगता है, फिर साथ ही वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और जाउची से कहता है मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जाउची से कहता है लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, और साथ ही वो अपनी तलवार निकालता और कहता है चाहे तुम्हारा दिमाग खराब ही क्यों ना हो, लेकिन तुम फिर भी डिवाइन ट्रिब्यूलेशन राम के एक मास्टर हो, इसलिए तुम्हें मारना आसान नहीं होगा। और साथ ही हमारा जाउची अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। इसी स्ट्राइक के साथ ही हांजी की चेस्ट के ऊपर एक लंबी सी स्लैश लगती है और वो वहीं पर नीचे गिर जाता है, और इसी के साथ ही वो गिरकर मर जाता है। जाउची कहता है अपनी लाइफ में इस बात को याद रखना कि कभी भी इस तरह की कोई भी हरकत मत करना, हर हाल में खुश रहना चाहिए, ना कि दूसरों से जेलस होना चाहिए। उसके बाद हमारा जाउची आगे बढ़ता है, जाकर उस किलिन के हॉर्न को उठा लेता है और कहता है चलो ठीक है, वो अपने बिजनेस पर वापस आते हैं। जो काम करने के लिए मुझे यहाँ पर क्वीन ने भेजा था वो काम करते हैं। वो सबसे पहले इस हॉर्न ड्रैगन को उठाने के लिए आगे अपना हाथ बढ़ाता है, तो उसके इतनी एक बैरियर होता है। जाउची कहता है यहाँ पर तो अभी भी एक बैरियर है, इस बैरियर को तोड़कर ही इस किलिन के हॉर्न को निकाला जा सकता है। चलो फिर ठीक है, इस बैरियर को तोड़ते हैं। हमारा जाउची अपनी आईसी फ्लेम्स को एक्टिवेट करता है और आईसी फ्लेम्स के साथ उस बैरियर के ऊपर टच करता है, जिससे वो सामने वाला बैरियर टूट जाता है। और उसके बाद हमारा जाउची उस किलिन के हॉर्न के ऊपर अपना हाथ डालता है और उसको उठाकर बाहर निकाल लेता है। जाउची कहता है तो फाइनली मैंने वो चीज ले ली जो कि मेरी मास्टर को चाहिए। और उसके बाद जाउची कहता है तो अब यहाँ पर अपने फायदे के लिए भी कुछ कर लिया जाए, वहाँ पर क्योंकि बहुत सारा खजाना पड़ा होता है और हमारा जाउची काफी ज्यादा लालची किस्म का बंदा है। जल्दी से आगे बढ़ता है, जाकर उस खजाने को उठाना स्टार्ट करता है। जाउची कहता है इस लड़के ने मेरे पर अटैक किया, तो आईसीबी एम्पायर वालों को यहाँ पर कंपनसेशन के तौर पर मुझे कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। और वो वहाँ से सारा कुछ उठाकर अपने झोले में भरना स्टार्ट करता है। जाउची कहता है मैं अमीर हो जाऊंगा। तो यहाँ तक कि उसने किंग को बर्थडे में जो फ्लावर दिया था वो भी उठा लेता और कहता है ये भी वापस रख लेता हूँ, ये मेरी कल्टीवेशन में मेरी हेल्प करेगा। उसे वहाँ से एक डिवाइन लेवल की स्टडी बुक भी मिलती है, वो उसको भी उठा लेता और कहता है इसके अंदर काफी सारी टेक्निक्स लिखी हुई है, चलो इसको भी रख लेते हैं। उसके बाद से वहाँ से पर्पल गॉड क्रिस्टल वेन मिलते हैं, वो भी उठा लेता है। तुम्हारा जाउची तकरीबन वहाँ से सारी चीजें उठा लेता है, वो चीजें जो कि बड़ी बड़ी फॉर्मेशंस के अंदर रखी होती हैं, जिनके इर्द-गिर्द बैरियर्स होते हैं, उनको छोड़कर हमारा जाउची वहाँ से सब कुछ ही उठा लेता है। तो जाउची कहता है अब जबकि मैंने सारे का सारा खजाना लूट लिया है, तो अब यहाँ पर इस हांजी की डेड बॉडी से निमटते हैं। अब इसको यहाँ पर किसी तरह से ठिकाने लगाना होगा, साथ ही मुझे इसका ब्लड ड्रॉप भी चाहिए होगा यहाँ से बाहर निकलने के लिए, वरना ये दरवाजा नहीं खुलेगा। जाउची जैसे पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पर उसकी डेड बॉडी नहीं होती। जाउची कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी डेड बॉडी कहाँ पर चली गई। आदि वो चिल्लाकर कहता है कौन है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। जाउची कहता है मेरे अलावा इस रूम में और कोई भी नहीं था, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई भी पर्सन फील नहीं हो रहा। अगर मेरे अलावा यहाँ पर कोई और होता तो मुझे महसूस तो होता, लेकिन जिसने भी ये सब कुछ किया है, जो भी उसकी बॉडी को यहाँ से उठाकर बाहर लेकर गया है, मुझे लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ मुझसे बहुत ज्यादा हो सकती है। उसके बाद भी अपने आप को छुपाने की टेक्निक्स है और उसकी स्पीड भी ज्यादा है। वक्त वहाँ
पर ट्रैप्स एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। साउची कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, यहाँ पर तो ट्रैप का मैकेनिज्म एक्टिवेट हो रहा है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और बहुत सारे लेजर्स एक्टिवेट हो रहे होते हैं और हमारा साउची भागते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। साउची भागते हुए ग्राउंड के ऊपर अपना हाथ लगाता है जहाँ पर हांजी का ब्लड पड़ा होता है। ब्लड उसके हाथ के ऊपर लगता है और इसी के साथ ही वो दरवाजे के पास जाता है तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है और हमारा साउची दरवाजे से बाहर निकल आता है क्योंकि उसके हाथ पे हांजी का ब्लड होता है। जैसे वो रूम से बाहर निकलता है दरवाजे को तोड़ते ही तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और सभी सोल्जर्स को भी पता चल जाता है कि ट्रेजरी में कोई घुसा है और हमारा सिस्टम एक्टिवेट हुआ है। वो सभी लोग भागते हुए ट्रेजरी रूम की तरफ जाते हैं जबकि हमारा साउची वहाँ से बाहर निकलकर थर्मल बंदूक की तरह चलना स्टार्ट कर देता है। साउची कहता है ये मसला तो पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, लगता है कि जो मसले हाथ से निकल चुके हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर अपने मून कैस्केड टेक्निक को यूज किया, इसी वजह से किसी ने मुझे रास्ते में नहीं देखा होगा, मैं बिना किसी की सेंसेस में आए यहाँ तक पहुँच आया हूँ। साउची वहीं पर खड़े उन सोल्जर्स की तरफ देख रहा होता है जो कि सारे भागते हुए अपने ट्रेजरी रूम की तरफ जा रहे होते हैं। फिर साथ ही मेरा साउची अपने हाथ की तरफ देखता और कहता है शुक्र है कि वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर हांजी का थोड़ा बहुत ब्लड पड़ा हुआ था जिसे मैंने अपने हाथ पर लगा के दरवाजे से बाहर निकल आया, ना मैं वहीं पर फंसा रह जाता और ये सोल्जर मुझे पकड़ लेते। साउची कहता है जबकि मैंने अपनी मास्टर के ऑर्डर्स को पूरा कर दिया है, मैंने क्लीन हॉर्न्स को ले लिया है, तो अब जल्दी से जल्दी यहाँ से वापस जाना होगा, मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा ताकि मैं सुबह ही यहाँ से निकल सकूँ। हमारा साउची चलता चलता है गली में पहुँचता है जहाँ पर क्राउन प्रिंस हांजी और उसके साथ साथ उसके फादर एम्परर भी खड़े होते हैं। साउची उन दोनों को वहाँ पर देखकर हैरान होने का नाटक करता है और उनसे कहता है एम्परर और हांजी आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं यंग मास्टर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। साउची उन लोगों से कहता है यहाँ पर इतना ज्यादा शोर क्यों मचा हुआ है, ये सारे के सारे सोल्जर्स भागते हुए किस तरफ जा रहे हैं, क्या यहाँ पर हमारे पर अटैक हुआ है। एम्परर उसे कहते हैं नहीं हमारे पर अटैक नहीं हुआ, लेकिन किसी ने हमारे ट्रेजर रूम के अंदर घुसकर हमारे सामान को चोरी करने की कोशिश किया, किसी ने हमारी चीजें चोरी की हैं। एम्परर गुस्से के साथ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं मैं भी जाकर देखना चाहता हूँ कि आखिर वो चोर कौन है जिसने हमारी ट्रेजरी में घुसने की कोशिश की, हमारी चीजें लूटने की कोशिश की है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रीइनकार्नेटेड के एपिसोड 304 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा साउची हांजी को मारने के बाद वहाँ से बाहर निकल आता है, लेकिन उसके बाहर निकलने से पहले ही वहाँ पर से हांजी की लाश गायब हो जाती है। वहाँ पर आता है चुपके से उसकी लाश को लेकर वहाँ से निकल जाता है और साउची भी वहाँ से निकल आता है। साउची कहता है चलो छोड़ो, लगता है ये मसला हल हो गया है। इसी वक्त रास्ते में उसे किंग वहाँ पर मिलते हैं, किंग से वो बात करता है तो किंग काफी गुस्से में होते हैं और कहते हैं किसने हमारी ट्रेजरी को लूटने की कोशिश की, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको जाकर पकड़ूंगा और उसको मार डालूंगा। वो काफी ज्यादा गुस्से में ट्रेजरी रूम की तरफ जा रहे होते हैं जबकि उनका क्राउन प्रिंस बेटा हांजी उनसे कहता है डैड आपको वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर जाता हूँ, जाकर इन्वेस्टिगेट करता हूँ, ये सारे के सारे छोटे मोटे मसले आप मेरे पर छोड़ दें, आप जाएं जूनियर ब्रदर युनची के साथ, जाकर इसके साथ हाल में इंतजार करें, मैं वहीं पर आता हूँ। जूनियर ब्रदर युनची इस बारे में क्या सोचेंगे। फादर उसे कहते हैं ठीक है बेटा हांजी जल्दी से सारा कुछ इन्वेस्टिगेट करके वहाँ पर आना और मुझे आकर बताना कि आए चोर कौन है। उसके बाद वो हमारे साउची से कहती है ब्रदर युन चलो जल्दी से मेरे साथ आओ, हम लोग जाकर मेन हॉल में जाकर ड्रिंक करते हैं ताकि हम लोग अपनी नर्व्स को शांत कर सके, क्योंकि मुझे अब काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उसे कहता है ठीक है एम्परर चलो हॉल में चलते हैं और ये सभी लोग अपने हॉल में जाकर बैठ जाते हैं। एम्परर वहाँ पर आए हुए अपने मेहमानों से कहते हैं तुम सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बस कोई छोटा मोटा चोर होगा जो कि हमारे ट्रेजरी रूम में घुसने की कोशिश कर रहा था, अरे लोग जल्दी उसको पकड़ लेंगे। फिर साथ ही वो अपनी वाइन का गिलास उठाते हैं और सभी लोगों से कहते हैं तुम सभी लोगों की नींद खराब हुई इसकी वजह से मैं तुम लोगों से माफी चाहता हूँ और ये वाइन का गिलास तुम सभी को कम्पनसेट करने के लिए चलो जल्दी से इसको पी जाओ और जाकर आराम से सो जाओ। वक्त दरवाजा खुलता है और हांची भागता हुआ अंदर आता है और साथ ही वो रो रहा होता है। वो जल्दी से आकर फादर के सामने गिर जाता है और कहता है फादर फादर प्लीज जल्दी से मेरे साथ आओ, कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। फिर उसे कहते हैं बेटा हांजी तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी हालत इस तरह क्यों हुई है, क्या हुआ है, ऐसा क्या बुरा हो गया। उसे कहता है मेरे साथ बाहर गार्डन में आए, गार्डन में हमारे हांजी की लाश पड़ी है, किसी ने उसको मार दिया है, उसकी डेड बॉडी गार्डन में फेंक दी है। अब इतना ही नहीं है बल्कि किसी ने हमारे किलिन के हॉर्न को भी चोरी कर लिया और साथ ही बाकी के खजाने को भी लूट लिया है। फादर को भी इसकी बात सुनने के बाद बहुत बड़ा झटका लगता है। बाकी के सभी लोग भी जब बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्या हांजी को किसने मारा होगा और उसकी डेड बॉडी को हाल में किसने फेंक दिया। सभी लोग जब बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं, यहाँ तक कि वो प्रिंस भी जिसके साथ उसने डुअल कल्टीवेट किया था उसको भी झटका लगता है। हमारे साउची को जो झटका लगता है वो ये होता है कि वो सोच रहा होता है कि आखिर इसकी डेड बॉडी को यहाँ पर मेन हॉल में किसने फेंका है। ये सभी लोग भागते हुए हांजी की डेड बॉडी को देखने के लिए बाहर जाते हैं, सभी लोग उसके साथ साथ भागते हुए वहाँ पर जाते हैं। ताउलिन साउची से कहती है ब्रदर युन चलो जल्दी से हम लोग भी वहाँ पर चलते हैं और चल के देखते हैं वहाँ पर क्या हुआ है। ताउलिन बेचारी भी रो रही होती है क्योंकि उसे हांजी के असली चेहरे के बारे में नहीं पता होता। वो उसे कहती है ब्रदर हांजी के साथ ये सब कुछ कौन कर सकता है, कोई बहुत ही कमीना और घटिया इंसान होगा जिसने ब्रदर हांजी जैसे नेक इंसान को मार डाला। साउची से कहता है मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं पता, चलो वहाँ पर चल के देखते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ और किसने किया है। सभी लोग जब वहाँ पर मेन हॉल गार्डन में पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर हांजी की डेड बॉडी पड़ी होती है और ये सभी लोग उसकी डेड बॉडी को घेर कर खड़े होते हैं। हांजी की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, किसने बहुत ही बुरी तरह से उसको मारा होता है। इधर उसकी बॉडी के पास जाकर बैठ जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं, उसका नाम पुकारे होते हैं, जबकि हमारा साउची अभी भी सोच रहा होता है ऐसा क्यों, कौन ऐसा कर सकता है।
एम्परर जल्दी से अपने मेडिसिन स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं और कहते हैं ओल्ड जैन चलो जल्दी से यहाँ पर आओ और चेक करो कि मेरे बेटे को कौन सी फोर्स के साथ मारा गया है, इसके ऊपर किसने अटैक किया, कौन सी फोर्स के साथ अटैक हुआ। तो वो जाकर अपनी परफॉर्म एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और चेक करते हैं, जिससे ओल्ड जैन को एक झटका लगता है। एम्परर से कहते हैं ओल्ड जैन चलो जल्दी से बताओ कि इसे किस फोर्स के साथ मारा गया है, किसने इसको मारा होगा। वो उसे कहते हैं हमारे 13th प्रिंस को बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट आइस एनर्जी के साथ मारा गया है, इसकी बॉडी के अंदर जो बची कुछ एनर्जी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइस एनर्जी है और इस वक्त जहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आइस एनर्जी सिर्फ एक ही बंदे की है। वो हमारे जाउची की तरफ देख रहे होते हैं, बाकी सभी लोग भी हमारे जाउची की तरफ देखते हैं, लेकिन अब वो डायरेक्टली हमारे जाउची के ऊपर इल्जाम तो नहीं लगा सकते। एम्परर कहते हैं मेरा बेटा अपने घर में था, ये इसका अपना एम्पायर है जहाँ की हर एक चीज के बारे में उसे अच्छी तरह से पता है। मेरे बेटे को कोई किडनैप कैसे कर सकता है, ये तो लगता है कि कोई इसका जानने वाला होगा या फिर कोई ऐसा जिसकी बात को वो रिफ्यूज नहीं कर सकता था, इसी वजह से वो उसे अपने साथ लेकर ट्रेजरी रूम में गया होगा, क्योंकि हमारे ट्रेजरी रूम को ओपन करने के लिए हांजी के ब्लड की जरूरत थी। साथ ही हमारे एम्परर जो होते हैं वो जाउची के पास चले जाते हैं और उसे कहते हैं हमारे ट्रेजरी रूम के अंदर एंटर होने के लिए ब्लड लाइन की पावर की जरूरत पड़ती है और सीक्रेट पैसेज में से जाने के लिए तो सिर्फ और सिर्फ हांजी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हांजी को सीक्रेट पैसेज के बारे में पता है या फिर हमारे फैमिली के बाकी मेंबर्स को। अगर हांजी को किडनैप किया गया होता तो वो कभी भी सीक्रेट पैसेज को ओपन नहीं करके देता। मुझे तो लगता है कि वो अपनी मर्जी के साथ किसी को ट्रेजरी रूम में लेकर गया होगा और जहाँ पर सिर्फ एक इंसान है जिसको अपनी मर्जी से वो लेकर जा सकता है। जाउची से कहता है यंग मास्टर जुनची क्या मैं यहाँ पर सच कह रहा हूँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर सबका ताल्लुक तुमसे भी है। जाउची से कहता है तो आइसविंड एम्पायर के एम्परर क्या आपको लगता है कि आपके बेटे हांजी को मैंने मारा है। वो उसे कहते हैं नहीं मेरा ये मतलब नहीं है, ऐसा एक छोटा सा किंग तुम्हारे पर इल्जाम कैसे लगाएगा, तुम तो क्वीन के डायरेक्ट डिसाइबल हो। फिर साथ ही वो अपनी बेटी से कहते हैं जीनियर यहाँ पर आओ, तुम मुझे बताओ रात को तुम्हें मास्टर जुनची के रूम में भेजा था ताकि तुम इनको सर्व कर सको, मुझे ये बताओ कि रात के वक्त क्या तुमने इनको अच्छे से सर्व किया, कहीं ये अपने रूम को छोड़कर बाहर तो नहीं गए थे, तुम दोनों एक साथ एक ही रूम में सोए थे। तो जीनियर उनसे कहती है नहीं मैं उनके साथ नहीं सोई थी। फिर बातें करने के बाद मास्टर जुनची ने मुझे रूम से बाहर भेज दिया था, इन्होंने कहा था कि मैं अकेले सोना चाहता हूँ तो मैं रूम से बाहर आ गई थी, मुझे नहीं पता कि उस वक्त ये कहाँ पर थे, हो सकता है ये रूम से बाहर गए हों। साथ ही वो अपने गार्ड से पूछते हैं गार्ड्स मैंने तुम्हें मास्टर जुनची को वहाँ पर सेफ रखने के लिए कहा था, मैंने कहा था कि अगर ये बाहर जाते हैं तो इनके साथ साथ रहना ताकि इनकी सेफ्टी को श्योर किया जा सके, हम लोग हमेशा इनके साथ ही थे। वो कहते हैं नहीं सर, ये जब रूम से बाहर निकले थे तो इन्होंने कहा था कि ये अकेले घूमना फिरना चाहते हैं, वजह से हम लोग इनके साथ नहीं गए क्योंकि हम लोग इनके ऑर्डर्स को मना नहीं कर सकते, ये क्वीन के डायरेक्ट डिसाइपल हैं। एम्परर जाउची से कहते हैं ये मेरी गलती है, मेरे गार्ड बिल्कुल बेकार निकले जो तुम्हारे साथ तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए नहीं जा सके। ये बताओ कि तुम इस वक्त में कहाँ पर गए थे जब तुम मेरे गार्ड्स को छोड़कर गए थे, बताओ कि तुम उस वक्त कहाँ पर थे, कहीं तुम्हें कोई खतरा तो नहीं था। जाउची उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि मैं इसे क्या जवाब दूं। उसी वक्त जाओलिन भागती हुई उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है तुम्हें इसके ऊपर शक करने की जरूरत नहीं है, ब्रदर जुनची बहुत ही अच्छे इंसान है और सीनियर ब्रदर हांजी भी इनके बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इन दोनों का आपस में बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था, आप लोगों ने भी देखा है, तो फिर ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हो कि जाउची ब्रदर अपने रूम को छोड़कर कहाँ पर गए थे, तो वो रात को मेरे रूम में आए थे। तो वो यहाँ पर अपने रूम में होने की बात करती है तो सभी लोग ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यहीं पर बात को संभालने के लिए और मौके का फायदा उठाने के लिए जाओलिन के फादर जल्दी से भागते हुए बीच में आ जाते हैं। वो उनसे कहते हैं मैं यहाँ पर इस बात को क्लियर कर दूं कि मेरी बेटी जाओलिन और मास्टर जुनची ये दोनों हमें एक लंबे अरसे से एक दूसरे को पसंद करते हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसी वजह से ये दोनों रात को एक ही रूम में थे, इसी वजह से मैं यहाँ पर इस बात की गवाही दे रहा हूँ, इसलिए आप प्लीज इस बात को इग्नोर करें, जाउची ने हांजी को नहीं मारा होगा। तो एम्परर ये बात सुनने के बाद कि जाओलिन और जाउची दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों एक ही रूम में थे, तो वो मास्टर सीटू से कहते हैं पैट्रियार्च सीटू आपको बहुत ज्यादा बधाई हो कि आपकी बेटी ने बहुत ही अच्छे लड़के को पसंद किया है। कहते हैं आइसविंड एम्परर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप कुछ ज्यादा पोलाइटली बात कर रहे हैं। बाकी वहाँ पर जितने भी पैट्रियार्च खड़े होते हैं या एल्डर्स होते हैं वो सभी लोग मास्टर सीटू को वहाँ पर बधाई दे रहे होते हैं, वो सभी लोग उसे कहते हैं तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो, वाकई में बहुत बड़ा हाथ मारा है, तुम्हारी बेटी ने क्वीन के डायरेक्ट डिसाइपल को फंसा लिया है, तो अगर उन दोनों की शादी हो जाती है तो फिर तुम्हारी सीटू फैमिली बहुत ज्यादा राइज करेगी, तुम्हारी सीटू फैमिली का रुतबा बढ़ जाएगा। एम्परर जब इस बात को क्लियर कर देते हैं कि ठीक है जाउची ने इसको नहीं मारा होगा, सभी लोग वहाँ पर इस बात को भूल जाते हैं कि जाउची ने इसको नहीं मारा। एल्डर जैन जो कि उसके पास ही बैठी होती हैं वो उसके हाथ में देखते हैं, वो कहते हैं इसके हाथ में एक रोप का टुकड़ा है, ये वाला रोप का टुकड़ा है तो फिनिक्स सेक्टर के रोप का टुकड़ा है। हमारा जाउची जल्दी से अपने रोप के पीछे की तरफ देखता है तो उसके रोप का एक टुकड़ा फटा होता है। जाउची कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मेरे करीब भी नहीं आया था, तो फिर इसने मेरी बॉडी के ऊपर से मेरे कपड़ों से ये टुकड़ा कैसे निकाल लिया। जिस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है तो एम्परर कहते हैं यंग जून अब मुझे इस बात को एक्सप्लेन करो, क्या तुम इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हो तुम्हारे रोप का ये टुकड़ा फटा हुआ क्यों है और ऊपर से ये टुकड़ा हमारे हांजी के हाथ में क्यों है, अगर तुमने इसको नहीं मारा तो फिर इस बात को कैसे एक्सप्लेन करोगे। एम्परर हम काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, वो जाउची से कहते हैं तुम क्वीन की डायरेक्ट डिसाइपल हो, हमारे इस छोटे से एम्पायर ने तुम्हें यहाँ पर वेलकम किया, तुम्हें गेस्ट की तरह बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया, तुम्हें अच्छी बहने की जगह दी, यहाँ पर पीने को अच्छा दिया, तुम्हें सोने को अच्छा दिया और साथ ही तुम्हें
मनोरंजन के लिए बहुत सारी लड़कियां भी दी थी। फिर तुमने यहाँ पर मुझे ये बताओ कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया, तुमने हान जी को क्यों मार डाला, कि वो तो तुम्हारा ब्रदर था, वो तुम्हारा दोस्त था। तो जाओची से कहता है क्या तुम वाकई में इस बारे में श्योर हो कि तुम ये वजह जानना चाहते हो कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया है, या फिर तुम ये जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हारे बेटे हान जी को क्यों मारा है। एम्परर उसे कहते हैं तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है। जाओची उसे कहता है तुम्हें बहुत ही जल्दी इस बारे में पता चल जाएगा। तुम्हारा जाओची अपने पास से एक स्टोन निकालता है, वो स्टोन ऐसा स्टोन होता है जो कि वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है। तो हमारा जाओची अपने स्टोन को एक्टिवेट करने के बाद उसको जब वहाँ पर चलाता है तो उनके सामने एक बड़ी सी स्क्रीन ओपन होती है। तो सभी लोग कहते हैं जी तो मूवी मेकिंग स्टोन है और इसमें से देखो स्क्रीन ओपन हो रही है, लगता है जी हमें कोई सबूत दिखाने वाला है, चलो देखते हैं कि इसमें क्या है। तो जैसे उनके सामने स्क्रीन ओपन होती है तो उनके सामने जी आता है और हाँ जी कह रहा होता है अगर ये पूरे का पूरा सेक्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता, अगर क्वीन भी यहाँ पर आ जाती है तब भी वो यहाँ पर मुझे नहीं मारेगी, मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के बाद इस तरह सबूत छुपा दूंगा कि क्वीन को भी नहीं पता चलेगा कि तुम यहाँ पर मेरी वजह से मारे गए हो। तभी देखने वाले कहते हैं ये क्या, तो वो हाँ जी है लेकिन वो तो बहुत ही अच्छा था, हमने उसका पहले से वाला रूप कभी नहीं देखा, जरा देखो तो सही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखो, वो किस तरह एक बहुत ही बुरा और इवल लग रहा है। जाओची साथ में वीडियो में उनको ये भी बताता है कि उसको इस एम्पायर के साथ जरा भी लगाव नहीं था, उसने ये भी कहा था कि अगर पूरे का पूरा एम्पायर भी बर्बाद हो जाता है सिर्फ वो एक सक्सेसफुल हो जाता है क्वीन का डिसाइपल बनने में, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तब वो ये बात उन सभी लोगों को दिखाता है। तो जाओलिन कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, सीनियर ब्रदर हानशी तो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। पर अभी ये बात सुनने के बाद उनको झटका लगता है और वो रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ठीक है बस करो, इस वीडियो को बंद करो, बहुत हो गया। हानशी के बारे में इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो मेरे बारे में या हमारे एम्पायर के बारे में इस तरह सोचता है। वो हम सभी को मरवाने पर तैयार हो गया सिर्फ और सिर्फ क्वीन का डायरेक्ट डिसाइपल बनने के लिए, साथ ही उसने तुम्हें मारने की भी कोशिश की। जाओची एम्परर से कहता है तुमने कहा था कि तुम्हें सबूत देखने हैं, इसी वजह से मैंने तुम्हें सबूत दिखाए हैं, क्या अब तुम्हें और भी कुछ देखना है। वो मुझे मारना चाहता था इसी वजह से मैंने उसको मार दिया। मैं ये बात तुम लोगों को इसलिए नहीं बता रहा था कि कहीं मेरी मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा ना हो जाए, अगर मेरी मास्टर गुस्सा हो जाती तो तुम्हारे पूरे के पूरे आइसविंड एम्पायर को बर्बाद कर देती, इसी वजह से इस सबूत को छुपाने के अलावा मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था। जाओची उन लोगों से कहता है हालांकि ये मो हानजी का अपना मकसद था और तुम्हारे पूरे के पूरे एम्पायर का हिसाब से कोई भी ताल्लुक नहीं है, अब तुम लोगों को थोड़ी बहुत सजा तो मिलनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर तुमने मेरे साथ गुस्से से बात की तो मुझे यहाँ पर सजा देने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि मैं इस मसले को छुपाना चाहता था लेकिन तुम्हारी वजह से अब सभी लोगों ने इस वीडियो को देख लिया और पूरी दुनिया में अब ये बहुत जल्दी वायरल हो जाएगी। पता नहीं जब मेरी मास्टर को इस बारे में पता चलेगा तो उनका रिएक्शन क्या होगा। तो एम्परर जल्दी से हमारे जाओची की टांगे पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं प्लीज मुझे माफ कर दो, हम बहुत ज्यादा बेकार निकले जो हम तुम्हारे पर इस तरह के इल्जाम लगा रहे थे, मेरी गलती है, प्लीज मुझे मार डालो लेकिन हमारे एम्पायर को नुकसान मत पहुंचाना, हमारे एम्पायर को छोड़ दो। अपनी क्वीन से कहो कि वो अपने गुस्से को शांत कर ले, क्योंकि अगर उसकी मास्टर को पता चल गया तो वो पूरे के पूरे आइसविंड एम्पायर को बर्बाद कर देगी, वो सभी को मार डालेगी। यहाँ पर गलती तो उनके बेटे हानजी की थी, इसी वजह से वो उसके पाँव पड़ जाते हैं और उससे माफी की भीख मांग रहे होते हैं। हमारा जाओची भी यहाँ पर काफी अच्छी नौटंकी कर रहा होता है। जाओची उसे कहता है अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये सब कुछ अब एक सीक्रेट रह सकता है? नहीं, ये सीक्रेट नहीं रह सकता, मेरी मास्टर को पता चल कर रहेगा। जबकि एम्परर और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं अब क्या होगा, लगता है कि मेरा आइसविंड एम्पायर नहीं बचेगा, सभी लोग मारे जाएंगे और मैं तो पहले मरूंगा। जाओची उसे कहता है लगता है कि तुम्हारे बचने का अभी भी एक चांस बाकी है, अब मेरी मास्टर को इतनी भी जालिम इंसान तो नहीं है कि वो पूरी की पूरी बात सुने बिना तुम्हारे पर अटैक कर देंगी। मैं वापस जाने के बाद अपनी मास्टर के सामने सारे के सारे फैक्ट रखूंगा और साथ में तुम लोगों के बारे में बताऊंगा कि तुम लोगों ने कितने अच्छे से मेरे सामने बिहेव किया। अपने बेटे की गलती होने के बावजूद, तुम्हारे बेटा मेरे हाथों से मरने के बावजूद तुम सभी लोगों ने मेरी बहुत सारी रिस्पेक्ट की। शायद मेरी मास्टर तुम्हारे पर बहुत ही कम गुस्सा करें और तुम्हें सजा भी ना दें। साथ ही मैं ये भी सोच रहा हूँ कि तुम्हारे जो खजाने में रखा हुआ किलिन का हॉर्न है वो मैं जाकर अपनी मास्टर को गिफ्ट कर दूं, क्योंकि मेरी मास्टर को वो बहुत ज्यादा पसंद है, जिसकी वजह से उसका गुस्सा कम हो जाए। तो किंग उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, तुम हमारे हीरों को ले जाओ, तुम उस किलिन के हॉर्न को ले जाओ, हमें वो नहीं चाहिए। उसको लेने के बाद तुम्हारी मास्टर अपने गुस्से को शांत कर देंगी, तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम उसको ले जाओ। प्लीज जाकर अपनी मास्टर से बात करना, वो हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार ना करें। और एक और बात, अपनी मास्टर से कहना कि आज के बाद हम लोग यंग मास्टर जून के हर एक ऑर्डर को फॉलो करेंगे, चाहे वो हमें मरने का ही क्यों ना कह दे, हम सभी के सभी लोग अपनी जान देने को भी तैयार हो जाएंगे। हमारा जाओची उनसे कहता है ठीक है, अब मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही है, अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, सुबह सुबह ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, आप अपने आइस फिनिक्स सेक्टर की तरफ जाकर अपने मास्टर से मिलूंगा, तुम लोगों को मुझे बाय बोलने के लिए आने की जरूरत भी नहीं है। हमारा जाओची वहाँ से अपने रूम में चला जाता है, उसके बाद वो वहाँ से जाओलैन को लेता है और सुबह के वक्त अपनी कश्ती में बैठकर वहाँ से वापस की तरफ चल पड़ता है। वापस आते हुए जाओलैन उसे कहती है ब्रदर यून, मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि ब्रदर हानजी इस तरह का इंसान निकलेगा, तो अभी भी इस बात में यकीन नहीं
आ रहा वो कितना अच्छा इंसान था। साथ ही वो जाओची से कह दिया, ब्रदर जाओची, क्या तुम्हें पहले से इस बारे में पता था? क्या तुम्हें पता था कि वो इस तरह का इंसान है और इस तरह सोचता है? जाओची से कहता, हाँ मुझे पहले से पता था, शुरुआत से मैंने उसके ऊपर नजर रखी हुई थी, ना सिर्फ मैंने बल्कि मास्टर ने भी। माना जाओची से कहता है, लेकिन एक और बात मुझे परेशान कर रही है, उस वक्त ट्रेजरी रूम में जब मैंने उसको मारा था वहाँ पर हम दोनों के अलावा एक तीसरा बंदा भी था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो बंदा कौन था। जाओलिन भी उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होती है। माना जाओची सोच रहा होता है वहाँ पर तीसरा बंदा कौन हो सकता है? सिर्फ एक ही बंदा ऐसा है जो कि वहाँ पर मेरी नजर में आए बिना, उसके ऑरा को डिटेक्ट करवाए बिना उसकी डेड बॉडी को उठाकर बाहर लेकर जा सकता है, और वो मेरी मास्टर है। लेकिन आखिर मेरी मास्टर वहाँ पर क्या करने के लिए आएगी? नेक्स्ट सीन में आइस फिनिंग सिटी का दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर बिंगजुन बैठी प्रैक्टिस कर रही होती है, वो कल्टीवेट कर रही होती है। तो उसी वक्त उसकी बहन उसके पास आती है और उसे कहती है, मैं वापस आ गई। उसकी बहन उसे कहती है, बड़ी बहना तुम कहाँ पर गई थी? मुझे लगता है कि तुम जाओची के पीछे पीछे आइसविंड एम्पायर में गई थी। अगर तुम्हें उसकी इतनी ज्यादा फिक्र थी तो फिर तुमने उसे अकेले वहाँ पर भेजा ही क्यों था? तो क्वीन अपनी बहन से कहती है, मुझे वहाँ पर जो करने के लिए जाना था वो मैंने कर दिया, अपना काम खत्म करने के बाद मैं वापस आ गई हूँ। तुम्हारे छोटे डिसाइपल भी तो उसके साथ ही है, तुम्हारे डियर लैन लैन वो भी जल्दी वापस आ जाएगी। वो दोनों अभी तक तो आइस फिनिक्स एम्पायर के हदूद में आ चुके होंगे। तो मास्टर बिंगजुन उसे कहती है, लेकिन सिस्टर वो तो अपने बलबूते पर वहाँ पर मिशन को पूरा करने के लिए गया था, लेकिन फिर भी तुम उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर चली गई। उसे कहती है, नहीं मैं तो उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी नहीं गई थी, बल्कि मैं तो उसकी मुश्किलात को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। मैंने वहाँ पर जाकर कुछ ऐसा किया कि उसके लिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि जिसके अंदर से उसके लिए निकलना मुश्किल हो जाए। लेकिन अगर वो लड़का उस सिचुएशन में फंस जाता और वहीं पर ट्रैप हो जाता तो वो मेरा स्टूडेंट बनने के लायक नहीं था। अब जबकि उस लड़के ने उस सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से संभाला है तो मुझे समझ आ गई है कि वो लड़का वाकई में बहुत ज्यादा स्पेशल है। मास्टर बिंगजुन से कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या हमारे जाओची ने हांजी को मार दिया है? क्वीन से कहती है, हाँ उसने हांजी को मार दिया। उस लड़के के बारे में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जिनके बारे में तुम्हें भी नहीं पता। क्वीन कहती है, ये लड़का तो हर बार मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज कर देता है, अब मैं उसके लिए कुछ और सोचने वाली हूँ। ये दोनों भी यहीं पर बैठे होते हैं कि उसी वक्त उन्हें एक मैसेज आता है जो कि बाहर से एक नौकर का होता है। वो उनसे कहता है, दूसरे प्लेनेट मून गॉड ड्राम से एनवी जहाँ पर मैसेज लेकर आया है, वो अपने हाथ में एक लेटर लेकर आया है जो कि हमारी क्वीन के लिए है। मास्टर बिंगजुन कहती है, अब जो मून गॉड ड्राम से मैसेंजर यहाँ पर क्या करने के लिए आया होगा? क्वीन अपनी बहन बिंगजुन से कहती है, आजकल कुछ ज्यादा ही अजीब सी बातें हो रही हैं। वो अपनी बहन से कहती है, बिंगजुन जाओ जाकर उसके पास से देखो कि वो कौन सा मैसेज लेकर आया है। बिंगजुन जाती है और जाकर वो मैसेज लेकर आती है। इस मैसेज को लेकर आती है और आकर अपनी क्वीन के सामने उसको पढ़ती है। उसके ऊपर लिखा होता है, मून गॉड ड्राम का जो किंग है वो दोबारा से शादी करने वाला है और उसकी शादी आज से ठीक 30 महीने के बाद होने वाली है। और हमारी स्नो सॉन्ग ड्राम की क्वीन को शादी को अटेंड करने के लिए इनवाइट किया गया है। तो क्वीन अपनी बहन का मैसेज सुनने के बाद कहती है, लेकिन उसकी तो एक बार पहले भी शादी होने वाली थी, लेकिन तब उसकी शादी टूट गई थी, ये दोबारा से फिर से शादी करने वाला है। तो क्वीन अपनी बहन के हाथ से वो इन्विटेशन लेटर ले लेती है और उसे कहती है, मुझे लगता है कि जाओची और लैन लैन वापस आने वाले होंगे, तो मैं उनको वेलकम करने के लिए वहाँ पर जाने वाली हूँ। दूसरी बात, किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि मैं जाओची के पीछे पीछे आइसविंड एम्पायर में गई थी। तो उसकी बहन उसे कहती है, ठीक है मैं किसी को भी इस बारे में नहीं बताऊंगी। तो हमारा जाओची अपने मिशन को पूरा करने के बाद अपनी मास्टर के रूम में आता है और आकर उसके सामने किलिन का हॉर्न पेश करते हुए कहता है, मास्टर आपको जो किलिन हॉर्न चाहिए था वो मैं लेकर आ गई हूँ। क्वीन उसे कहती है, जाओची तुमने वाकई में बहुत ही अच्छा काम किया, तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की। तो जाओची यहाँ पर अपनी मास्टर से कहता है, मास्टर मैंने कुछ साहस नहीं किया, ये तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वहाँ पर मेरे पीछे पीछे आई और मुझे पता भी नहीं चलने दिया, लेकिन सीक्रेट में आप मेरी बहुत ज्यादा हेल्प कर रही थी कि आपका डिसाइपल वहाँ पर सेफ रह सके। अगर मेरे ऊपर कोई खतरा होता तो आप मुझे वहाँ पर बचा लेती। आपके इस एहसान की वजह से आज के बाद मैं आपका और भी ज्यादा कहा मानूंगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्वीन वहाँ से नीचे उतरती है और उसके सामने आकर उसे कहती है, हमारी मास्टर यहाँ पर तुम्हें एक और लेसन सिखाने वाली है। तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारे पीछे आई हूँ, लेकिन तुम्हें ये बात मुझे नहीं बतानी चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ। इस बात को एक सीक्रेट रखना चाहती हूँ। तो जब ये बात सीक्रेट रखना चाहती हूँ तो तुम्हें यहाँ पर ये बात का ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए क्योंकि बास दफा स्टूपिड बने रहना ज्यादा बेहतर रहता है। तो जाओची इसकी बात सुनने के बाद कहता है, ठीक है मास्टर, मुझे इस बात की अच्छी तरह से समझ आ गई। जाओची अपनी मास्टर से कहता है, मास्टर मैंने अभी भी बाहर आते हुए एक बात सुनी है। मैंने सुना है कि मून गॉड ड्राम से कोई मैसेंजर यहाँ पर आपके लिए इन्विटेशन लेकर आया है। क्या आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर कौन आया है और कौन सा मैसेज आया है? तो वो इन्विटेशन लेटर को हमारे जाओची की तरफ फेंकती है और कहती है, तुम इसे खुद ही देख सकते हो। तो जाओची इस इन्विटेशन लेटर को खोलता और कहता है, इसके ऊपर तो मैरिज का इन्विटेशन लेटर है, यानी कि 30 महीने के बाद किंग की शादी होने वाली है और उन्होंने आपको वहाँ पर इन्वाइट किया है। क्वीन उसे कहती है, मून गॉड ड्राम का जो किंग है उसकी पहली शादी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, अब यहाँ पर वो दूसरी शादी करने वाला है। इस बार उसने फिर से यहाँ पर बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया है। जाओची उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि अब यहाँ पर इसकी क्या स्टोरी हो सकती है। क्वीन उसे कह दिया, तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर तो लगता है जैसे तुम ये स्टोरी सुनना चाहते हो। इस स्टोरी में एक बहुत बड़ा स्कैंडल है और एक बहुत ही बड़ी बैकग्राउंड स्टोरी है, क्या तुम सुनना चाहते हो? जाओची जल्दी से पॉपकॉर्न लेकर वहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, चलो जल्दी से स्टार्ट करो। क्वीन यहाँ पर उसे मून गॉड ड्राम के किंग की स्टोरी सुनाना स्टार्ट करती है क्योंकि इसमें हमारा भी एक कैरेक्टर आने वाला है, इसी वजह से ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होगी कि आफ्टर ऑल ये सारी की सारी स्टोरी जाओची के रिलेटेड निकलने वाली है। हमारी क्वीन उसे ये स्टोरी सुनाना स्टार्ट करती है। ये स्टोरी 30 साल पहले की है। वो उसे कहती है 30 साल पहले जहाँ पर मून गॉड ड्राम में बहुत सारी अफवाहें फैली हुई थी,
उसमें कहा जाता था कि हमारा जो मून गॉड राम का किंग है वो शादी करने वाला है और ऐसी लड़की के साथ शादी करने वाला है जिसके पास स्टेनलेस बॉडी है, इसके पास डिवाइन बॉडी है, यानी कि डिवाइन स्टेनलेस बॉडी। तुम्हारा साउची इस बात सुनने के बाद कहता है ये डिवाइन स्टेनलेस बॉडी का क्या मतलब है, क्या आप मुझे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी? तो मास्टर उसे कहती है हाँ मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हें प्रीमोर्डियल एनर्जी के बारे में पता है? साउची कहता है हाँ मुझे प्रीमोर्डियल एनर्जी के बारे में पता है। प्रीमोर्डियल एनर्जी वो एनर्जी है जो कि गॉड्स की एनर्जी है, यानी कि शुरुआती वक्त में जब गॉड्स को क्रिएट किया गया था उस वक्त जो प्योर एनर्जी हुआ करती थी उसको प्रीमोर्डियल एनर्जी कहा जाता है। कि शुरुआत में से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राइमल कियोस थी और उस प्राइमल कियोस से एक गॉडेस बनी थी। उस गॉडेस ने आगे बहुत सारे गॉड्स को बनाया था, उन सभी के अंदर प्योर प्रीमोर्डियल एनर्जी हुआ करती थी। साउची की मास्टर से कहती है डिवाइन स्टेनलेस बॉडी का मतलब यह है कि उस औरत की बॉडी के अंदर डिवाइन प्रीमोर्डियल एनर्जी है। हालांकि वो इस एरा में पैदा हुई है लेकिन फिर भी उसकी बॉडी के अंदर डिवाइन एनर्जी है जिसकी वजह से उसे स्टेनलेस बॉडी वाली लड़की कहा जाता है। साउची मास्टर से कहता है तो मास्टर इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस भी लड़की या जिस भी बंदे के पास डिवाइन स्टेनलेस बॉडी होगी वो तो एंशिएंट गॉड्स की जितनी पावर रखता होगा, यानी कि वो गॉड ही हुआ है किस्म का। उसकी मास्टर से कहती है नहीं ये ऐसे काम नहीं करता, जिसके पास डिवाइन स्टेनलेस बॉडी होती है उसके पास गॉड्स की पावर नहीं होती, वो एक नॉर्मल इंसान होता है, बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान जैसे कि हम तुम हैं। हाँ तो उनके पास कोई एक्स्ट्रा पावर्स होती है और ना ही उनकी फिजिक कोई चेंज होती है, बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। यानी कि इस बात का मतलब यह है कि वो अपनी प्रीमोर्डियल एनर्जी को यूज नहीं कर सकते, वो गॉड्स की पावर को अपने लिए यूज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर काम की बात यह है कि जब इस तरह की एक लड़की किसी बंदे के साथ शादी करती है जिसके पास प्रीमोर्डियल कियोस की पावर नहीं है, कि शादी होने के बाद उनका जो बच्चा पैदा होता है वो बच्चा गॉड्स की पावर रखता है, उसकी फिजिक बहुत ज्यादा स्पेशल होती है और फिजिक स्पेशल होने के साथ साथ उनके पास डिवाइन पावर्स भी होती हैं। साउची के मास्टर से कहती है आज तक की हमारी हिस्ट्री में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं जो कि स्टेनलेस बॉडी से पैदा हुए हैं वो सारे के सारे अगर वो पैदा होते ही मर नहीं गए, सभी के सभी बड़े होने के बाद डिवाइन मास्टर राम पर जरूर पहुंचे हैं, यानी कि मेरे लेवल तक जरूर पहुंचे हैं। स्नो गॉड राम के किंग को ये वाली एक लड़की मिल गई जिसके पास डिवाइन स्टेनलेस बॉडी थी। तो वो लड़की ईस्टर्न डिवाइन रीजन में मिली थी और उसको मिलने के बाद उसने उसका नाम युई वुगु रखा था। इसी के साथ ही उसने उस लड़की के साथ अपनी शादी को अनाउंस कर दिया। उसने सभी लोगों में इस बात को पब्लिक किया कि वो इस लड़की से शादी करने वाला है जिसके पास डिवाइन स्टेनलेस बॉडी है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि जब उनकी शादी की डेट बहुत ज्यादा करीब आ चुकी थी तो उससे पहले वुगु ने कहा कि वो अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाना चाहती है। वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से मिलने के लिए जा रही थी कि वहीं पर रास्ते में उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ और वो कहीं पर गायब हो गई। उसके साथ उसके जितने भी नौकर गए थे वो सारे के सारे वहीं पर मरे पड़े हुए थे। उन सभी की डेड बॉडीज वहाँ से मिली लेकिन युई वुगु वो कहीं पर भी नहीं मिली, वो गायब थी। इसकी वजह से मून गॉड राम का जो किंग था वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। कई सदियों से मून गॉड राम और स्टार गॉड राम इन दोनों के दरमियान में आपस में एक जंग चल रही है, लेकिन वो कभी भी सामने एक दूसरे के आकर फाइट नहीं करते थे। लेकिन युई वुगु के गायब होने के बाद मून गॉड राम के किंग को एक मौका मिल गया। उसने स्टार गॉड राम के लोगों पर इस बात का इल्जाम लगाया। स्टार गॉड राम के लोगों ने उसकी होने वाली वाइफ को किडनैप किया है और इस दोनों में दोबारा से जंग छिड़ गई। दोनों ने आपस में फाइट करना स्टार्ट किया और ये फाइट 7 साल तक चलती रही जब तक युई वुगु वापस नहीं आ गई। अचानक 7 साल के बाद युई वुगु अचानक से कहीं पर वापस आ गई। वो वापस से मून गॉड किंग के पास वापस आई, लेकिन वापस आने के बाद उसे पता चला कि उसने अपनी वाइटैलिटी को खो दिया है, यानी कि वो पहले से किसी के साथ वो सब कुछ कर चुकी है जो कि मून गॉड किंग को उसके साथ करना था। और आप सभी को पता है कि यहाँ पर डुअल कल्टीवेशन की बात हो रही है। तो साउची क्वीन की बात सुनने के बाद कहता है अगर उसने वाकई में अपनी वर्जिनिटी को खो दिया तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मून गॉड किंग के साथ तो धोखा हुआ है, उस औरत ने उसको धोखा दिया। क्वीन उसे कहती है जैसे कि तुम यहाँ पर ये बात कर रहे हो कि उसने उसको धोखा दिया, इसी तरह मून गॉड किंग भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस था। वो भी उस बंदे के बारे में जानना चाहता था कि आखिर इसने औरत ने किसके साथ डुअल कल्टीवेशन की है। ऐसा बंदा है जिसने उसकी होने वाली वाइफ के साथ ये सब कुछ किया, क्योंकि मून गॉड राम स्टार गॉड राम के बाद दूसरी बड़ी राम है, यानी कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल लोग हैं और वो किंग बहुत ज्यादा पावरफुल किंग है। किसी ने उसकी वाइफ के साथ ये सब कुछ कर दिया तो इसका मतलब ये है कि उसने तो बहुत ज्यादा गुस्सा होना ही था। उसने युई वुगु से बार बार उस बंदे का नाम पूछा जिसके साथ उसने डुअल कल्टीवेट किया, लेकिन उसकी बीवी ने उसको इस बारे में कुछ भी नहीं बताया कि वो बंदा कौन है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को बचाना चाहती थी। तो 7 साल तक उस लड़की को ढूंढा क्यों नहीं जा सका? उसकी वजह ये थी कि वो बहुत ज्यादा जख्मी थी और जख्मी होने की वजह से उसकी सारी की सारी परफॉर्म एनर्जी चली गई थी। इस वजह से कोई भी उसके ऑरा को महसूस नहीं कर सका, यहाँ तक कि स्टार गॉड राम के किंग और मून गॉड किंग के ये लोग भी उसको सेंस नहीं कर पाए। इसी वजह से 7 साल बाद जब उसकी एनर्जी वापस आई तो वो खुद से वापस चली आई। हालांकि वो अपने नए डुअल कल्टीवेशन पार्टनर के साथ भी रह सकती थी, लेकिन उसने वापस आने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उसकी परफॉर्म एनर्जी वापस आ गई थी और बहुत ही जल्दी गॉड राम का जो किंग है वो उसको सेंस कर लेता और अगर वो उसको सेंस कर लेता तो वो उसके साथ साथ उस पूरी की पूरी दुनिया को भी तबाह कर देता जहाँ पर वो औरत गई थी। इसीलिए वो अपनी मर्जी से वहाँ पर वापस आ गई, लेकिन उसने कभी भी आकर गॉड राम के किंग को उस बारे में नहीं बताया कि वो बंदा कौन है जिसके साथ उसने डुअल कल्टीवेट किया। तो यहीं पर हमारे जाओची को ये स्टोरी जानी पहचानी लगने लग जाती है। जाओची कहता है मुझे यहाँ पर कुछ याद आ रहा है, उसकी वाइफ जिया किंगजू और उसका साला जिया जुनबा, उन दोनों के पास ही डिवाइन पावर्स हैं और उनके डैड ने उसको बताया था कि उसकी वाइफ एक गॉडेस थी जो कि आसमान से गिरी थी और फिर अचानक वो एक दिन उसे छोड़कर चली गई। उसने
जाते हुए इतना कहा था कि वो डिवाइन राम में वापस जा रही है। साउची की मास्टर उसे कहती है तो जुई वुगू के वापस आने के बाद गॉड राम के जो किंग थे उसने उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला, उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, लेकिन उसने कभी भी अपने हस्बैंड का नाम नहीं बताया। काफी सालों तक वो उससे पूछता रहा लेकिन उसने नहीं बताया, तो फिर उसे जेल में डाल दिया गया और वो अभी तक उस जेल में बंद है और वहीं पर सड़ रही है। साउची कहता है फिर तो ये औरत वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकली, जो कि अपने उस हस्बैंड को बचाने के लिए जहाँ पर ये सब कुछ कार्य है कि उसने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला पिछले 30 साल से जहाँ पर जेल में बंद है। तो साउची अपनी मास्टर से कहता है मास्टर मुझे एक और बात बताया, आपने जहाँ पर शुरुआत में कहा मून गॉड राम और स्टार गॉड राम ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के दुश्मन है और शुरुआत से इन दोनों में फाइट चल रही है, इस बात का क्या मतलब है? मास्टर उसे कहती है लगता है कि तुम यहाँ पर फिर से अपनी स्टार गॉड स्लेयर के बारे में सोच रहे हो, तुम अपनी मास्टर जैस्मीन के बारे में सोच रहे होगे। साउची उसे कहता है नहीं नहीं मास्टर, मैं तो बस यहाँ पर हिस्ट्री के बारे में जानना चाहता हूँ कि आखिर इन दोनों में ऐसा क्या मसला है कि ये आपस में फाइट कर रहे हैं। मास्टर आगे बढ़ती है और उसे कहती है बस भी करो, जब तुम अपनी मास्टर जैस्मीन का नाम लेते हो तो तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं, मुझे पता है कि तुम उसको लाइक करते हो और उसी के बारे में जानना चाहते हो। तो साथ ही मास्टर उसे कहती है अच्छा मैं तुम्हें आगे की स्टोरी तो सुनाने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं तुम्हें जो कुछ भी सुनाने वाली हूँ वो सारे की सारी स्टोरी जैस्मीन के रिलेटेड ही है। हमारे इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में स्टार गॉड राम और दूसरी ये मून गॉड राम, ये दोनों ही बहुत बड़ी बड़ी राम्स और ये दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। एक दूसरे के ऊपर दबदबा बनाने के लिए ये दोनों ही आपस में सीक्रेटली फाइट करते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी इन लोगों ने खुलकर एक दूसरे के से फाइट नहीं की जब तक कि ये इंसिडेंट नहीं हुआ। तो युई वुगू के गायब होना इन दोनों का आपस में खुलकर फाइट करने की वजह बना। ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए आमने सामने हुए और जहाँ पर दोनों ने आपस में बहुत सारी फाइट की, बहुत सारे लोग मरे, दोनों तरफ से बहुत सारे लोग मरे। सारी की सारी स्टोरी तुम्हारी मास्टर मौली के भी रिलेटेड है, क्योंकि इसी फाइट के दौरान तुम्हारी मास्टर मौली की मदर जो थी वो भी मारी गई थी। मून गॉड राम का जो किंग था उसने तुम्हारी मास्टर मौली की मदर को मारा था। साउची को ये बात सुनने के बाद काफी झटका लगता है, वो हैरान होकर कहता है क्या वाकई में हमारी जैस्मीन की जो मदर थी को मून गॉड राम के जो किंग था उसने मारा था? तो उसके मास्टर उसे यहाँ पर मौली की हिस्ट्री बताती है। वो उसे कहती है मौली की जो मदर थी उसने 2 बच्चों को जन्म दिया था, उसमें से तुम्हारी मास्टर मौली थी और उसके साथ उसका बड़ा भाई था। ये दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल थे। तुम्हारी मास्टर को यहाँ पर रेड जैस्मीन या फिर मौली का टाइटल दिया गया था, जबकि उसके भाई को हिमनली वुल्फ का टाइटल दिया गया क्योंकि वो भी एक बहुत ही पावरफुल गॉड था। तो ये सारी कहानी कुछ ऐसी है, जब मून गॉड राम के किंग ने इन लोगों के ऊपर अटैक किया था स्टार गॉड राम के लोगों के ऊपर, तब उन्होंने यहाँ पर मौली की मदर को किडनैप कर लिया, उसको उठाकर लेके उसको बंदी बना लिया और उसे जेल में बंद कर दिया। क्योंकि ये स्टार गॉड किंग की वाइफ थी, इसी वजह से उन्हें डायरेक्टली इसको नहीं मारा। मून गॉड राम का जो किंग था वो इसके बदले में गॉड राम के लोगों से एक आर्टिफैक्ट चाहता था, लेकिन स्टार गॉड का जो किंग है वो बहुत ज्यादा जालिम है और वो किसी की बात नहीं सुनता। उसे अपनी वाइफ की भी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके पास और भी बहुत सारी बीवियां थी, वजह से उसने वो आर्टिफैक्ट देने से मना कर दिया। जब यहाँ पर फादर ने मना कर दिया तो उसका बेटा हिमनली वुल्फ वो अपनी माँ को बचाने के लिए अकेला इस मून गॉड राम में चला गया। वो अकेला उनके प्लेनेट पर गया और वहाँ पर जाने के बाद उसने बहुत सारे गार्ड्स को मार दिया जो कि बहुत ही पावरफुल थे। उसने अकेले ही वहाँ पर जाने के बाद काफी सारे गार्ड्स को मार दिया, लेकिन इतने सारे गार्ड्स को मारने के बाद भी क्या हुआ, वो खुद भी काफी ज्यादा जख्मी था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अकेले ही वहाँ पर उनके पूरे के पूरे एक रीजन को भी बर्बाद कर दिया, यानी कि उनके एक छोटे प्लेनेट को बर्बाद कर दिया। और वो अपनी माँ को बचाने के बहुत ज्यादा करीब था, लेकिन साथ ही वो अपनी मौत के भी बहुत ज्यादा करीब था, क्योंकि जैसे जैसे वो उनके मेन पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहा था वहाँ पर मून गॉड राम का किंग और उसके साथ उसके खास लोग थे जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे और वो श्योरली हिमनली वुल्फ को मार देते। साउची अपनी मास्टर से कहता है अगर हिमनली वुल्फ जैस्मीन का ब्रदर इतना ज्यादा पावरफुल था तो फिर आखिर पर क्या हुआ, वो अपनी माँ को क्यों नहीं बचा सका? उसके मास्टर से कहती है इससे आगे की स्टोरी काफी ज्यादा सैड है। मौली की माँ को अच्छी तरह से पता था कि मून गॉड राम का जो किंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे गार्ड्स हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो उसके बेटे को आसानी से मार सकते हैं। तो उसे ये बात भी पता थी कि उसका बेटा उस तक पहुँचे बिना रुकने वाला नहीं है, वजह से उसकी माँ ने अपने बेटे को बचाने के लिए वहाँ पर अपना सुसाइड कर दिया। उसने अपनी जान दे दी ताकि वो अपने बेटे को बचा सके। अब जबकि उसने अपना सुसाइड कर लिया तो अब हिमनली वुल्फ के पास और कोई वजह नहीं बची थी आगे बढ़ने की, इसी वजह से उसने अपने बेटे को मून गॉड राम के उस किंग से बचा लिया। तो साउची की मास्टर कहती है मुझे उसके बारे में सिर्फ इतना ही पता है, इसके अलावा मुझे नहीं पता कि अब वो लोग कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं। साउची ये सारी स्टोरी सुनने के बाद बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है मास्टर मौली ने मुझे कभी भी अपनी बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में नहीं बताया। काश वो मेरे साथ अपने पास्ट को शेयर करती कि उसका पास्ट इतना ज्यादा दुखदायक है। तो उसकी मास्टर से कहती है चलो ठीक है बस बहुत हुआ, तुमने बहुत सारा हिस्ट्री लेसन ले लिया है, अब तुम्हारी ट्रेनिंग का वक्त आ चुका है। अब मैं तुम्हें यहाँ पर नई ट्रेनिंग रेजिमे बताने वाली हूँ। वो उसकी कान में जाकर उसे बताती है कि तुम्हें ये करना है। साउची ये बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है कि मास्टर से कहती है चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, कल से मैं तुम्हारी ट्रेनिंग को स्टार्ट करने वाली हूँ। अगले दिन हमारी मास्टर साउची को अपने साथ लेकर नीदरफ्रॉस्ट लेक में पहुंच जाती है। वो उसे कहती है अब तुम यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हो। मास्टर साउची से कहती है चलो जल्दी से यहाँ पर मुझे अपनी पावर्स दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि आए तुम कितने स्ट्रॉन्ग और तुमने पिछले कई दिनों से यहाँ पर कितना इम्प्रूव किया है। यहाँ पर मैं तुमसे फाइट करने वाली हूँ, मैं तुम्हारी ओपोनेंट हूँ, यहाँ पर अपनी एबिलिटीज को हाइड करने की जरूरत नहीं है। साउची जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ जाता है और अपने वेपन को निकाल लेता है। साउची साथ ही अपनी फायर पावर को भी एक्टिवेट करता है और साउची एक
पंख फायर से बनाता है, दूसरा पंख आइस के साथ बनाता है। तो ये देखा तो उसकी मास्टर भी उसकी तारीफ करती है। मास्टर कहती है तुझे लड़का वाकई में स्पेशल है, इसने एक पंख फायर से बनाया और दूसरा आइस के साथ बनाया, ये दो एट्रीब्यूट्स को एक ही टाइम पर यूज कर सकता है। वो जाओची से कहती है चलो लड़की अब आ जाओ। तुम्हारा जाओची बड़ी स्पीड से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जाओची अपनी तलवार के साथ बहुत सारी गोल्डन क्रो की फायर को रिलीज कर रहा था और अपनी मास्टर के ऊपर अटैक करता है। वो तलवार को घुमाकर मास्टर के ऊपर अटैक करता है तो उसकी मास्टर अपने सामने एक शील्ड बना लेती है और उसकी तलवार उस शील्ड के साथ टकराकर वहीं पर रुक जाती है। तो मास्टर जाओची से कहती है तुम्हारी स्ट्रेंथ तो वाकई में काफी ज्यादा अच्छी है, ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन इस वक्त तुम्हारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, जो तुम्हारे पास लैकिंग है, वो तुम्हारी सेंसेशन है, तुम्हें फील करना होगा। जाओची कहता अब इस बात का क्या मतलब है कि मुझे यहाँ पर फील करना होगा। मास्टर उसके लिए एक पोर्टल ओपन करती है और उसे कहती है चलो जल्दी से मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर चलती हूँ जहाँ पर तो आकर तुम्हें पता चलेगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। वो जल्दी से उस पोर्टल के अंदर चली जाती है और हमारा जाओची भी उसके पीछे पीछे उस पोर्टल से अंदर आता है। जाओची कहता है ये कौन सी जगह है, तो वहाँ पर काफी सारी मिस्ट भी होती है। मास्टर उसे कहती है इसको मिस्ट एंड वैली कहा जाता है, ये वैली बहुत ज्यादा स्पेशल है, हम जहाँ पर उन सारे डिसाइपल्स को भेजते हैं जो लोग कोई क्राइम करते हैं, उन्हें सजा देने के लिए मिस्ट एंड वैली में भेज दिया जाता है। यहाँ पर बहुत ही पावरफुल प्रोफाउंड बीस्ट है, उन्हें यहाँ पर उन बीस्ट से बचते रहना होता है ताकि वो अपनी सजा को कंप्लीट करने के बाद वापस आ जाए, अगर यहीं पर मर जाए तो मर जाए। यहाँ पर जितने भी पावरफुल बीस्ट है उनमें से सबसे लो लेवल का जो बीस्ट है वो भी डिवाइन ट्रिब्यूलेशन राम का मास्टर है। जाओची ये बात सुनने के बाद काफी घबरा जाता है क्योंकि हमारा जाओची तो डिवाइन ओरिजिन राम के फर्स्ट लेवल पर है, जबकि डिवाइन ट्रिब्यूलेशन लेवल तो इससे काफी ज्यादा हायर है। तुम्हारी मास्टर जाओची से कहती है तुम्हें यहाँ पर इसी आउटर एरिया में रहना है, यहीं पर रहते हुए तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना होगी और ये भी बात याद रखना कि हर रोज तुम्हें यहाँ से बाहर आकर मेरे साथ स्पार भी करना होगा, यानी कि तुम्हें जो कुछ भी सीखोगे उनसे मुझे आकर फाइट करना होगी, मैं भी देखूं तुम कितना इम्प्रूव करते हो। जाओची कहता है मास्टर क्या वाकई में मुझे आपके साथ फाइट करना पड़ेगी। मास्टर उसे कहती है जरा अपने चेहरे की तरफ तो देखो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ तुम्हारे साथ फाइट करूंगी? नहीं, जब मैं तुमसे फाइट करूंगी मैं अपने पावर लेवल को तुम्हारी पावर लेवल जितना सप्रेस कर दूंगी। जाओची इस बात से खुश हो जाता है और कहता है ठीक है मास्टर, फिर मैं पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं आपको फाइट में हरा सकूं। मास्टर जल्दी से उठती हुई वापस चली जाती है और उसे कहती है ठीक है अब यहाँ पर अपना बेस्ट देना, तुम्हें यहाँ पर अपने आप को संभाल कर रखना होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ही पावरफुल बीस्ट निकल सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक बोलने के बाद मास्टर वहाँ से चली जाती है। जबकि उसके चले जाने के बाद हमारा जाओची वहीं पर खड़ा होता है और कहता है चलो हम यहाँ पर सीखते हैं कि आखिर मास्टर यहाँ पर किस फीलिंग की बात कर रही। तो जाओची भी वहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त उसके पीछे से एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकल आता है। जाओची अपनी तलवार लेकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन 1 महीने के बाद का दिखाया जाता है। 1 महीने के बाद यहाँ पर रोजाना फाइट कर करके हमारे जाओची की हालत काफी खराब होती है। अभी तक हमारा जाओची यहाँ पर फीलिंग को नहीं सीख चुका। जाओची वहाँ पर अपनी आंखें बंद करके सेंसेशन की कोशिश कर रहा था। जाओची कहता है मैं यहाँ पर कुछ भी सेंस क्यों नहीं कर पा रहा, ये सारे परफॉर्म बीस्ट मेरे पीछे से निकलते हैं लेकिन मैं इनको सेंस नहीं कर पाता। उसी वक्त एक बड़ा सा परफॉर्म बीस्ट उसके पीछे खड़ा होता है। हमारे जाओची को महसूस होता है कि उसके पीछे एक बीस्ट खड़ा है। जाओची कहता है लगता है कि मुझे पता चल गया कि सेंसेशन किसे कहते हैं, और वो वहीं से पीछे की तरफ अपनी तलवार को घुमाते हुए उस बीस्ट के ऊपर अटैक करता है और उस बीस्ट को सिर्फ एक ही अटैक के साथ मार देता है। तो यहाँ पर हमारे जाओची ने नया स्किल सीखा है, यानी वो अपनी आंखें बंद करके भी महसूस कर सकता है कि कौन कहाँ से उसके ऊपर अटैक करने वाला है। हमारा जाओची वहाँ पर सेंसेशन की थोड़ी बहुत ग्लिम्स को हासिल कर लेता है। वहाँ पर सेंसेशन को यूज करते हुए एक मॉन्स्टर को मारता है। उसे महसूस हो जाता है कि उसके पीछे से एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकल कर आ रहा है। जाओची जैसे वहाँ पर उस बड़े से मॉन्स्टर को मारता है तो उसी वक्त उसकी मास्टर भी वहाँ पर पहुंच जाती है, क्योंकि उसकी मास्टर तो कभी यहाँ से गई ही नहीं थी, बस उसके ऊपर नजर रख रही थी। मास्टर उसे कहती है अभी तुमने सेंसेशन को कम्प्लीटली नहीं सीखा, ये तो बहुत ज्यादा दूर है, तुमने अभी अभी इसको ठीक तरह से मास्टर नहीं किया। जाओची उसे कहता है तो मास्टर आप भी यहीं पर है। मास्टर उसे कहती है मैं तो यहाँ पर देखने के लिए आई थी कि यार तुम यहाँ पर कितना अच्छा कर रही हो, तुमने यहाँ पर थोड़ी बहुत सेंसेशन को तो सीख लिया है, तो चलो ठीक है अब यहाँ पर मेरे पास स्पार करो और देखते हैं कि तुमने कितना कुछ सीखा है और तुम कितने बेहतर हुए हो। जाओची उसे कहता है ठीक है मास्टर, तो फिर ठीक है रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर अटैक करने वाला हूँ। तो जाओची भी रेडी हो जाता है और मास्टर भी रेडी हो जाते हैं। जाओची जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ता है, अपनी तलवार को घुमाते हुए अपनी मास्टर पर अटैक करता है, जबकि उसकी मास्टर उसके अटैक को अवॉइड कर लेती है। फिर साथ ही वो अपने पंच में पावर को रिलीज करते हुए जाओची की कमर में एक जबरदस्त पंच मारती है, जिससे जाओची को एक झटका लगता है और पीछे की तरफ गिरने लगता है। लेकिन जाओची अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है। तो हमारी क्वीन वहीं से नीचे की तरफ बैठ जाती है और बैठने के बाद ऊपर की तरफ उठती है और उसके पेट में एक जबरदस्त घुटना मारती है और उसे कहती है जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम अभी बहुत ज्यादा दूर हो, तुमने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा। तो क्वीन उसकी चेस्ट के ऊपर इतना घुटना मारती है जिसकी वजह से हमारे जाओची की हड्डियां भी क्रैक हो जाती है, उसकी पसली की हड्डियां क्रैक हो जाती है। क्वीन हमारे जाओची को बहुत ही बुरी तरह से पीटती है और उसे पीटने के बाद कहती है तुमने तो पूरे महीने में बहुत ही कम सीखा है, इतना कम सीखा है कि तुम इस बार की जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें हिस्सा लेना तो भूल ही जाओ, तुम अपनी मास्टर मौली से नहीं मिल सकते। ये बात सुनने के बाद हमारा जाओची फिर
फिर से उठकर खड़ा हो जाता है, अपनी मास्टर से कहता है मास्टर प्लीज कंटिन्यू करें, मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ। क्वीन जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए वहाँ पर काफी सारे आइस क्रिस्टल्स बना लेती है और उसे कहती है मेरे अंदर हिम्मत तो है, लेकिन हिम्मत ही सिर्फ काफी नहीं होती। किसी से फाइट को जीतने के लिए तुम्हें हिम्मत के अलावा बहुत कुछ चाहिए होता है, तुम्हें पावर चाहिए होती है। और वो अपनी आइस क्रिस्टल्स के साथ उसके ऊपर अटैक कर देती है। वो सारे आइस क्रिस्टल्स उड़ते हुए हमारे जाउची की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, जबकि हमारा जाउची अपनी तलवार को घुमाते हुए गोल्डन फायर को एक्टिवेट करता है। तो अपनी गोल्डन क्रो की फायर के साथ उन सारे क्रिस्टल्स को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके साथ ही वो मून कैस्केड के फर्स्ट स्टेप को यूज करते हुए गायब होकर उसके पीछे वाली साइड पर पहुंच जाता है। मास्टर भी ये देखने के बाद काफी हैरान होती है कि ये मेरे सामने मेरी टेक्निक को यूज कर रहा है, ये तो मून स्प्लिट कैस्केड टेक्निक को यूज कर रहा है। जाउची जंप करने के बाद उसके पीछे वाली साइड पर पहुंच जाता है और वहीं से अपनी तलवार को घुमाते हुए अपनी मास्टर पर अटैक करता है। मास्टर भी उसके अटैक को अवॉइड तो करती है, लेकिन वो काफी हैरान होती है कि इसने कब से यहाँ पर आकर मुझ पर अटैक कर दिया। हमारे जाउची की स्ट्राइक की वजह से उसकी मास्टर के थोड़े से बाल भी कट जाती हैं। इस बात से मास्टर भी काफी हैरान होती है, लेकिन फिर मास्टर तो मास्टर होती है। मास्टर से कहती है तुम तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहे हो, और फिर साथ ही वहीं से खड़े खड़े वो उसके पेट में एक जबरदस्त किक मारती है, जिससे हमारा जाउची उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है और वहीं पर गिरने के बाद वो लेट जाता है, नहीं उठता। जाउची कहता है लगता है कि अभी मुझे बहुत ही आगे जाना है, ये तो बहुत ज्यादा कम है, इतनी स्ट्रेंथ के साथ मैं किसी को भी नहीं हरा पाऊंगा। मास्टर से कहती है तुम्हारा आखिरी वाला मूव काफी ज्यादा अच्छा था, तुमने मेरे बाल काट दिए। हमारा जाउची हल्का सा मुस्कुरा देता है। उसके बाद उसकी मास्टर उसे उठाकर नीदरफ्रोस्ट लेक में ले जाती है और वहाँ पर जाकर लेटा देती है ताकि वो वहाँ पर अपनी बॉडी को रिकॉपरेट कर सके। तो जाउची पानी में बेहोश पड़ा होता है, जबकि उसकी मास्टर के साथ मास्टर बिंगजुन भी खड़ी होती है। बिंगजुन अपनी बहन से कहती है क्या तुम वाकई में इस बारे में श्योर हो कि तुम अपने उस बुद्धा लोटस फ्लावर को जाउची के लिए यूज करने वाली हो? तो क्वीन अपनी बहन से कहती है इस लड़की का स्केलेटन बहुत ज्यादा हार्ड है और इसकी बॉडी बहुत ज्यादा टफ है, पास बहुत ही स्पेशल फिजिक है, इसी वजह से मुझे लगता है कि वो वाला बुद्धा फ्लावर इसी को मिलना चाहिए, क्योंकि ये उसको बहुत ही अच्छे से हैंडल कर पाएगा और इसकी कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। बिंगजुन से कहती है सिस्टर क्या तुम वाकई में ये वाला फ्लावर इसको देना चाहती हो? पिछले 9000 साल से तुम इस फ्लावर की देखभाल कर रही हो, 9000 साल लगे तुम्हें इस फ्लावर को बड़ा करने में और तुम देख रही थी कब ये ब्लूम करे और उसके बाद तुम इसको अपने लिए यूज कर सको। कि 9000 साल की मेहनत को तुम इसी तरह से जाया कर दोगी, तुम इस लड़के को ये वाला फ्लावर दे दोगी। अगर तुम इस फ्लावर को यूज करती हो तो तुम मास्टर राम के अगले लेवल पर पहुंच सकती हो। तो क्वीन अपने बुद्धा फ्लावर को निकाल लेती है और जाउची की बॉडी के ऊपर रख देती है ताकि वो जाउची की बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब हो सके। और साथ ही वो अपनी बहन से कहती है मुझे नहीं पता कि मैं इसको एक कोइंसिडेंस कहूँ या फिर मैं इसको किस्मत कहूँ, ये लड़का यहाँ पर आया है और इस लड़के की फिजिक इस फ्लावर के साथ मिलती जुलती है। लेकिन ये बात तो वाकई में सच है कि ये लड़का मुझसे ज्यादा आगे निकल सकता है, क्योंकि मैं इसकी मास्टर हूँ। इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि मेरा स्टूडेंट मुझसे भी आगे निकले। एक दिन जरूर ये लड़का मुझसे आगे निकल जाएगा, क्योंकि इस लड़के के पास हेरेटिक गार्ड की पावर्स हैं, इसके पास उसकी वेन्स हैं और साथ में इसके पास बहुत सारी लेगेसीज हैं। और मुझे लगता है कि ये लड़का फ्यूचर में लिमिटलेस अचीवमेंट्स को हासिल करने वाला है, इसी वजह से मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। वो अपनी बहन से कहती है तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इस तरह के एक मॉन्स्टर को अपने हाथ से स्ट्रेट करना कितना ज्यादा अच्छा लगता है? मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि इस तरह के छोटे मॉन्स्टर को मैं ट्रेन कर रही हूँ। तो फ्लावर हमारी जाउची की बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब होता है तो वहाँ से जबरदस्त लाइट निकलती है। थोड़ी देर के बाद जाउची को होश आती है। उसकी मास्टर से कहती है तुम्हें होश आ ही गई। जाउची देखता है तो उसके सामने उसकी दोनों मास्टर्स खड़ी होती है। इन दोनों से कहती है तुम हीमनली नीदरफ्रोस्ट लेक में हो। जाउची अपनी बॉडी की तरफ देखता है और कहता है ये क्या, मेरी बॉडी तो हील हो चुकी है और ऊपर से इसकी फिजिक पहले से काफी ज्यादा बेहतर लग रही है। मास्टर जाउची से कहती है हाँ तुम्हारी बॉडी शेप पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है, क्योंकि तुम्हारी मास्टर ने बहुत ही प्रेशर खजाना तुम्हें दे दिया है, वो खजाना जो मास्टर पिछले 9000 साल से अपने लिए रख रही थी। मास्टर आगे बढ़ती है और उसकी गाल खींचते हुए कहती है तुम्हें अपनी मास्टर की इस काइंडनेस को हमेशा याद रखना होगा। जाउची कहता है हाँ क्यों नहीं मास्टर, मैं इसको हमेशा याद रखूंगा। तो मास्टर जाउची से कहती है तुम्हारे पास पूरा एक दिन है, पूरे एक दिन तक तुम अपनी बॉडी को दोबारा से समझ लो और इसको पूरी तरह से हील कर लो। उसके बाद तुम्हें मिस्ट एंड वैली की गहराई में जाकर फेंक आऊंगी, वहाँ पर तुम्हें पूरे 3 दिन गुजारने होंगे। 3 दिन तक अगर तुम जिंदा रहे तो तुम्हें वापस आने के बाद कुछ नई टेक्निक सिखाऊंगी। अगर तुम 3 दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाए तो जाहिर सी बात है कि तुम वहाँ पर मारे जाओगे। जाउची मास्टर से कहता है मास्टर उम्मीद करता हूँ कि मैं आपका सर कभी नहीं झुकने दूंगा, मैं यहाँ पर इस टेस्ट को जरूर पास करूंगा। साथ ही हमारा जाउची सोच रहा होता है कि मास्टर ने यहाँ पर उसे अपना बुद्धा लोटस फ्लावर दे दिया जो कि पिछले 9000 साल से वो बड़ा कर रही थी। मेरी मास्टर का मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है, पता नहीं मैं इस बड़े एहसान का बदला कैसे चुका पाऊंगा। नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है। मास्टर बिंगजुन जाउची को अपने साथ लेकर टेंट वैली की गहराई में पहुंच जाती है। वो जाउची के साथ ही होती है। इस बार मास्टर उसके साथ नहीं आई बल्कि मास्टर बिंगजुन उसके साथ आती है। मास्टर बिंगजुन जाउची से कहती है ये हमारी मिस्ट एंड वैली है, यहाँ पर इसकी गहराई में बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं, यहाँ तक कि मैं भी इसकी लिमिट को नहीं जान पाई। मैं भी यहाँ पर काफी ज्यादा केयरफुल रहती हूँ और तुम्हें भी यहाँ पर बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। कोई मॉन्स्टर कहीं से भी निकलकर तुम्हारे पर अटैक कर सकता है। वो अपने पास से अपना स्पेशल वेपन निकालती है और उससे कहती है ये एक डिवाइन लेवल का वेपन है। इस तरह के सिर्फ 2 ही वेपन है, एक मेरी बहन के पास है और एक मेरे पास है और मेरे वाला मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम इसको बहुत ही अच्छे से यूज करोगे। जाउची उसके हाथ से वो ब्लेड ले लेता है और उसे कहता है पैलेस मास्टर बिंगजुन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। मास्टर बिंगजुन उसे कहती है वहाँ पर अपना बेस्ट देना ताकि तुम वहाँ पर जिंदा रह सको और साथ ही उसकी मास्टर बिंगजुन भी वहाँ से चली जाती है। उसके चले जाने के
पास जाओची यहाँ पर अकेला होता है। क्या आपने ब्लेड होता है? जाओची कहता है चलो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मैं 3 दिन तक यहाँ पर सर्वाइव कर पाता हूँ या नहीं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जाओची एक बड़े से वुल्फ के साथ फाइट कर रहा होता है। जाओची उस बड़े से वुल्फ से कहता है क्या आप लोग यहाँ पर बात नहीं कर सकते? मैं तो बस यहाँ से गुजर कर जा रहा था, तुम तो मेरे पर ऐसे अटैक कर रहे हो। और वुल्फ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि वो डिवाइन सोल के 5th लेवल पर होता है। इसी वजह से हमारे जाओची से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा होता है। वुल्फ अपना मुंह खोलकर जाओची को खाने की कोशिश करता है जबकि हमारा जाओची चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग रहा होता है। जैसे वो वुल्फ उसके ऊपर अपने मुंह से अटैक करता है तो जाओची जंप करते हुए उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है। फिर साथ ही हमारा जाओची नीचे उतरता है और बड़ी स्पीड से भागना स्टार्ट करता है जबकि वो वुल्फ उसका पीछा कर रहा होता है। जाओची कहता है तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो, तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मुझे पकड़ सकते हो, तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। और जाओची काफी ज्यादा थका होता है। उसी वक्त वो पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पर एक की बजाय 4 वुल्फ निकल आते हैं। जाओची कहता है अब क्या हुआ, अब तो यहाँ पर वो भी निकल आए, अब मैं क्या करूँ? वहीं पर सामने उसे क्लिफ दिखाई देता है तो हमारा जाओची जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है और क्लिफ से जंप लगा देता है और उन साथ ही हंस रहा होता है। जाओची उन वुल्फ से कहता है आपने तो ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि मैं यहाँ से उड़ भी सकता हूँ। जाओची वहाँ से उड़ने के लिए आगे बढ़ता है, इसलिए उसने वहाँ से जंप लगाई थी, लेकिन जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वहाँ से वो नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट कर देता है। जब इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये क्या, मैं यहाँ पर उड़ क्यों नहीं पा रहा? हमारा जाओची सीधा उसकी गहराई में नीचे की तरफ गिर रहा होता है जबकि यहीं पर गहराई में हमें दिखाया जाता है 3 डिसाइपल्स होते हैं। इन तीनों डिसाइपल्स को जा के तौर पर इस एंड वैली में भेजा गया और इनमें से ब्रदर जीजू भी होता है। तो ब्रदर मो जीजू अपने 2 साथियों के साथ वहाँ पर होता है जबकि उनका तीसरा साथी वहाँ पर खाना ढूंढ रहा होता है। वो उसे कहता है क्या तुम्हें वहाँ पर कुछ खाने को मिला? तो उसका साथी उसे कहता है नहीं ब्रदर, आज भी खाने को कुछ नहीं मिला, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ वुल्फ की पोटी है। इस बात से जीजू बहुत गुस्सा आता है और कहता है ये सब कुछ उस कमीने युनची की वजह से हुआ है। युनची के क्वीन के डायरेक्ट डिसाइपल बनने से पहले मेरा उसके साथ झगड़ा हुआ था और ये बात क्वीन को पता चल गई। क्वीन ने उस वजह से मुझे यहाँ पर सजा देने के लिए भेज दिया। अगर एक बार वो लड़का मुझे कहीं से दोबारा मिल जाए तो मैं उस लड़के के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मैं उस लड़के को नहीं छोड़ूंगा, मैं जाओची को मार डालूंगा। इसी वक्त उन्हें आसमान के ऊपर से चिल्लाने की आवाज आती है। ऊपर से चिल्लाता हुआ हमारा जाओची नीचे की तरफ गिर रहा होता है। वो सभी लोग कहते हैं आप जी यहाँ पर कौन गिर रहा है? तो जाओची ग्राउंड के ऊपर धड़ाम से गिरता है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और गड़ा बन जाता है। जाओची गिरने के बाद कहता है कि यहाँ पर उड़ना मना है, मैं यहाँ पर उड़ नहीं सकता। इसी वक्त मो जीजू उस गड्ढे के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है, जाओची की तरफ देखता है। जाओची उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो ब्रदर मो जीजू है। मो जीजू कैसे हो तुम? लगता है कि हम दोनों की किस्मत में फिर से यहाँ पर मिलना लिखा हुआ था। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम मुझे यहाँ पर मिल गए हो। जबकि मो जीजू वहाँ पर रोना शुरू कर देता है और साथ ही वो जोर जोर से हंस भी रहा होता है क्योंकि उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। जाओची उसकी तरफ देखता है, कहता है अब तुम्हें क्या हुआ? हमने काफी दिनों से एक दूसरे को नहीं देखा, लेकिन हम दोनों का ताल्लुक इतना भी गहरा नहीं है कि तुम यहाँ पर मुझे देखकर ही रोना शुरू कर दिया। ये वाकई में खुशी के आंसू हैं। जीजू जल्दी से अपने वेपन को एक्टिवेट करता है और जाओची से कहता है हाँ मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम यहाँ पर मुझसे मिल रहे हो, क्योंकि मैं इस बात से इसलिए खुश हूँ कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारने वाला हूँ, अपना बदला ले सकता हूँ। और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है जबकि हमारा जाओची भी जंप करते हुए उस गड्ढे से बाहर निकल आता है। जाओची से कहता है मो जीजू क्या हुआ, तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो? मो जीजू चिल्लाकर उसे कहता है लगता है कि तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम्हारे डायरेक्ट डिसाइपल बनने से पहले मैंने तुमसे फाइट की थी। हालांकि मो हांजी ने उस फाइट के बीच में आकर हम दोनों की फाइट को रुकवा भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद जब तुम्हारी मास्टर को इस बारे में पता चला उन्होंने मुझे सजा देने के लिए यहाँ पर मिस्ट एंड वैली की डेप्थ में भेज दिया। लेकिन मेरे लिए खुशी की बात यह है कि तुम्हारी मास्टर ने तुम्हें भी यहाँ पर सजा देने के लिए यहाँ पर भेज दिया है और मुझे लगता है कि मैं वाकई में बहुत ज्यादा लकी हूँ, अब मैं यहाँ पर अपना बदला ले सकता हूँ। जाओची से कहता है प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन लगता है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है। मेरी मास्टर ने मुझे यहाँ पर सजा देने के लिए नहीं भेजा, बल्कि मैं तो यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आया हूँ। मास्टर ने मुझे प्रैक्टिस करने के लिए भेजा है। मो जीजू से कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। तुम्हारी मास्टर तुम्हें यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए क्यों भेजेगी? बाकी के दोनों लड़के भी जो उसके साथ होते हैं वो भी काफी हैरान होते हैं। उनमें से एक उसे कहता है सीनियर ब्रदर जीजू, मुझे लगता है कि ये लड़का झूठ नहीं बोल रहा, जरा इसके चेहरे के ऊपर तो देखो, इसके चेहरे के ऊपर कोई भी मार्क नहीं है कि हमारे चेहरे के ऊपर ये मार्क बनाया गया है। जिन भी स्टूडेंट को सजा के तौर पर यहाँ पर भेजा जाता है उनके चेहरे पर ये मार्क बनाया जाता है। दूसरा लड़का कहता है अगर इसके चेहरे पर मार्क नहीं है तो इसका मतलब इसको निकाला नहीं गया, और अगर इसको निकाला नहीं गया तो इसका मतलब ये अभी भी क्वीन का डिसाइपल है, और अगर ये क्वीन का डिसाइपल है तो हम लोग अभी भी बहुत बड़े खतरे में हैं। तुम अपने रिवेंज के बारे में तो भूल ही जाओ, अगर हम लोग जैसे तैसे यहाँ पर जिंदा है कहीं ऐसा ना हो कि क्वीन हमें यहाँ पर भी आकर मार डाले। तो मो जीजू उन लोगों से कहता है मेरा तो अब आगे कोई भी फ्यूचर नहीं है, क्योंकि मेरे चेहरे के ऊपर ये मार्क बना दिया गया है और मुझे यहाँ पर फेंक दिया गया है सजा के तौर पर। तो ना अगर मुझे यहाँ पर चांस मिला है तो मैं इस लड़के को मार डालूं, तो फिर क्वीन अगर मुझे मार भी डाले तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो वैसे भी मरने वाला हूँ। मो जीजू जल्दी से जंप करते हुए हमारे जाओची के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है तो जाओची आज हम दोनों यहाँ पर फाइट करेंगे और ये फाइट लाइफ टू डेथ होगी। तो जाओची भी उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो मैं भी तो यहाँ पर अपनी इस नई स्ट्रेंथ को जांचना चाहता हूँ, क्या मेरी नई स्ट्रेंथ तुम्हारे जैसे एक सोल राम के एक्सपर्ट के सामने कितनी देर तक टिक पाती है, चलो फाइट करते हैं। मो जीजू अपने बड़े से भाले को उठाता है और हमारे जाओची पर अटैक करता है, जबकि हमारा जाओची भी अपनी लिटिल हॉन्ग को बाहर निकाल लेता है और दोनों यहाँ पर अपने अपने वेपन्स को टकराते हैं। जाओची जैसे वहाँ पर अपनी तलवार के साथ उसके भाले को ब्लॉक करता है, साथ ही वो अपनी
अपनी ड्रैगन गॉड डोमेन को एक्टिवेट कर देता है। जहाँ पर उसकी डोमेन की पावर को एक्टिवेट करने के बाद वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, बहुत सारा धुआं हो जाता है। वहाँ पर उसके जो दोस्त होते हैं वो सामने की तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का तो डिवाइन ओरिजिन राम के फर्स्ट लेवल पर है, लेकिन इस तरह के मोमेंट्स ये तो एक डिवाइन ओरिजिन राम के लड़के की बिल्कुल भी नहीं है। ये लड़का यहाँ पर कर क्या रहा है, ये किस तरह यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा है। जबकि उसका दूसरा साथी उसे कहता है क्या तुम्हें अभी भी इस बात पर कोई शक है कि ये लड़का बहुत ज्यादा जीनियस है, इसी वजह से तुम्हारी सेक्टर मास्टर ने इसको अपना डिसाइपल चूज किया है। तो अपने वेपन्स को टकराने के बाद दोनों जब पीछे की तरफ बढ़ते हैं तो मो जीजू हमारे जाओची से कहता है तुम्हारी वेपन स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन जितने स्किल्स तुम्हारे पास है इन स्किल्स और एबिलिटीज के साथ तुम कभी भी यहाँ पर जीत नहीं पाओगे, तुम मरोगे। साथ ही वो कहता है चलो जल्दी से इसको काटो। वो वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो वहाँ पर काफी बड़े बड़े वॉल्स निकल आते हैं, क्योंकि मो जीजू का जो कल्टीवेशन लेवल है वो डिवाइन सोल लेवल पर है, इसी वजह से ये अपने से लो लेवल के बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है। तो वो वहाँ पर वाइल्ड वुल्फ को बुला लेता है और वो वुल्फ बड़ी स्पीड से भागता हुआ हमारे जाओची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जाओची भी अपनी तलवार को पीछे की तरफ खींचता है, फिर सामने की तरफ घुमाते हुए उस वुल्फ के ऊपर एक अटैक करता है। उस वुल्फ के ऊपर स्लैश लगाता है, लेकिन वो वुल्फ भी अपने पंजे को घुमाते हुए जाओची के ऊपर अटैक करता है, जिससे जाओची भी जख्मी हो जाता है। मो जीजू इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है और उसे कहता है लड़के तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो, इससे पहले मैंने तुम्हारे जैसे किसी भी डिवाइन ओरिजिन राम के फर्स्ट लेवल के एक्सपर्ट को नहीं देखा जो तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्ग हो। मैं पहली बार किसी इतने स्ट्रॉन्ग डिवाइन ओरिजिन राम के एक्सपर्ट को देख रहा हूँ। वो वहाँ पर दोबारा से अपनी पावर को रिलीज करता है और वहाँ पर 3 और वुल्स निकल आते हैं। तो वहाँ पर अब और भी काफी सारे वुल्स आ जाते हैं। वो उसे कहता है देखते हैं कि अब तुम इतने सारे डिवाइन लेवल के वुल्स के सामने कैसे टिक पाते हो। हमारा जाओची उसे कहता है तुमने कहा कि तुम डिवाइन सोल लेवल पर हो, तो डिवाइन सोल लेवल पर होना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ तुम्हारी पावर्स मुझसे काफी ज्यादा है, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं है। जाओची अपने पास से मास्टर बिंगजुन का दिया हुआ ब्लेड बाहर निकालता है और उसे कहता है तो आज मैं यहाँ पर इस ब्लेड की स्ट्रेंथ को जांचने वाला हूँ, चलो देखते हैं कि आज मेरा ये ब्लेड क्या क्या कर सकता है। यहाँ पर हमारा जाओची अपने नए कंसीलिंग मूव को यूज करता है, जो कि अभी भी उसने उसकी मास्टर से सीखा था। मून कैस्केड कंसीलिंग वाला मूव, वो वाला मूव यूज करते हुए उसके सामने से गायब हो जाता है। मो जीजू को तो इस बारे में पता भी नहीं चलता कि कब जाओची उसके ऊपर अटैक करके उसके पास से आगे गुजर गया। वो बहुत ज्यादा हैरान होकर खड़ा होता है, जबकि हमारे जाओची ने अपना ब्लेड उसकी बॉडी के ऊपर चला दिया होता है और वहाँ पर उसका ब्लड निकलता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है। मो जीजू यहीं पर एक ही मूव के साथ वहीं पर मर जाता है। उसके बाकी के दोनों दोस्त बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं जी यहाँ पर हुआ क्या, हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया, जाओची ने ऐसे कैसे उसे मार दिया, जी तो बहुत ज्यादा तेज निकला। हमारा जाओची मो जीजू के ऊपर अटैक करने के बाद वहीं पर खड़ा होता है और उसे कहता है तुम्हारी किस्मत वाकई में काफी ज्यादा अच्छी है कि आज मैं इस मूड में नहीं हूँ कि तुम्हें जान से मार दूं, इसी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर जान से नहीं मारा। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो, तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो तुम यहाँ पर बच जाओगे, वरना तुम किसी बीस्ट का शिकार बन जाओगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर तुम्हें दूसरा मौका मिलने के बाद तुम अपने किए के ऊपर पछताओगे और तुम उस बारे में सोचोगे कि तुमने क्या गलत किया है। साथ ही हमारा जाओची आगे बढ़ता है और उस ब्लेड के बारे में सोच रहा होता है कि इस ब्लेड की डिफेंसेस तो काफी ज्यादा अच्छी हैं और इसकी अटैक पावर भी काफी ज्यादा बेहतर है। मैं पहली बार जिंदगी में किसी डिवाइन लेवल के वेपन को यूज कर रहा हूँ। जाओची जैसे वहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहा था उस वक्त मो जीजू फिर से उठकर बैठ जाता है और उसे कहता है रुको, ऐसे नहीं जा सकते, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है और वो तुम्हें मारना, मैं तुम्हें मार कर रहूंगा। लेकिन साथ ही वो अपनी बॉडी के ऊपर पंच मारता है, जिसके साथ ही वो अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्शन पर लगा देता है। जाओची इस बात से काफी हैरान होता है, जबकि उसके दूसरे दोस्त इस बात को जान जाते हैं और वो जल्दी से पीछे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। चिल्लाकर कह रहे होते हैं ये तो पागल हो गया है, ये अपनी बॉडी को उड़ाने वाला है, अगर ये यहाँ पर अपनी बॉडी को उड़ाएगा तो बहुत ही बड़ा धमाका होगा, जल्दी से जल्दी रेंज से बाहर निकलना होगा। और वो बड़ी स्पीड से भाग रहे होते हैं, जबकि हमारे जाओची को अभी तक ये समझ नहीं आ रही होती कि वो भाग क्यों रहे हैं। जैसे वो मो जीजू की बॉडी की तरफ देखता है धमाका हो जाता है, वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और उस धमाके के बाद एक बहुत ही गहरा गड्ढा बन जाता है, जबकि हमारा जाओची वहीं बर्फ के नीचे दबा होता है। वो बर्फ के अंदर से बाहर निकलता है, उसकी हालत इतनी भी बुरी नहीं होती। जाओची कहता है वो कमीना तो वाकई में पागल निकला, उसने अपने आप को यहाँ पर उड़ा दिया ताकि वो मुझसे बदला ले सके, मुझे मारने के लिए उसने अपनी पूरी की पूरी बॉडी को ही उड़ा दिया है। जाओची बर्फ के अंदर से बाहर निकलने के बाद वहीं पर अपना बूट उतारता है, बूट के अंदर से बर्फ निकाल रहा होता है, जबकि उसी वक्त उसके पीछे कुछ बड़े बड़े बीस्ट आकर खड़े हो जाते हैं। जाओची पीछे की तरफ देखता है, सभी को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जाओची कहता है ये क्या, मुझे लगता है कि अभी भी उस कमीने ने जहाँ पर जो धमाका किया था उस धमाके की वजह से उस गुफाओं के अंदर जितने भी मॉन्स्टर सो रहे थे वो सारे के सारे जाग गए हैं और इन्हें लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया और जो मुझे मारने के लिए यहाँ पर चले आए हैं। वो सारे के सारे बीस्ट घुराते हुए हमारे जाओची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि इसकी मास्टर की तरफ भी दिखाते हैं। क्वीन भी वहीं पर होती है, वो जाओची के पीछे पीछे ही होती है, वो ज्यादा दूर नहीं होती है। वो देखकर कहती है और जीजू ने अपनी बॉडी को उड़ाया, जिसकी वजह से यहाँ पर से काफी सारे बीस्ट निकल आए और सारे के सारे जाओची के पीछे लग गए हैं। देखते हैं कि अब जाओची इन सभी से कैसे अपने आप को बचाता है। तो हमारा जाओची बड़ी स्पीड से उन बीस्ट के सामने भाग रहा होता है और कहता है शिट, मैं तो पूरा फंसा हूँ। जब भागता हुआ जा रहा होता है कि वो सारे के सारे बीस्ट अपने मुंह के अंदर से फायर अटैक कर सकते हैं, वो सभी अपने मुंह के अंदर से फायर बॉल्स उसके पीछे फेंकते हैं। हमारा जाओची इस पास से और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है अब यहाँ पर मैं कैसे बचूंगा, ये सभी लोग मेरे पर फायर बॉल से अटैक कर रहे हैं। जाओची बड़ी स्पीड के साथ भाग रहा होता है। जाओची कहता है लगता है कि मुझे उस वाले मूव को यूज करना पड़ेगा, लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। हमारा जाओची जहाँ पर क्वीन के सिखाए हुए मून कैस्केड मूव को यूज करने वाला है। जाओची वहाँ पर खड़े खड़े अपनी उंगलियों को सामने
नीचे की तरफ करता है, बिल्कुल हमारे बारूटो की तरह। साथ में मून कैस्केड स्किल को यूज कर लेता है, जबकि उसी वक्त पीछे बड़ा सा बीस्ट अपने मुंह को खोलकर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसके मुंह में कुछ भी नहीं आता। कि मास्टर मुझे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, सिर्फ 3 ही महीने में इस लड़के ने इस वाले मूव को इस हद तक परफेक्ट कर लिया है कि ये मुझसे भी आगे निकल गया है। तो मैं भी यहाँ पर महसूस नहीं कर पा रही कि ये लड़का कहाँ पर चला गया है। तो वो सारे के सारे बीस्ट वहीं पर उसको आसपास ढूंढ रहे होते हैं, जबकि हमारा साउची एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठा होता है। वो उस पेड़ की डाली के ऊपर बैठा वहाँ पर नीचे की तरफ देख रहा होता है कि ये सारे बेवकूफ बीस्ट उसे नीचे ढूंढ रहे हैं, जबकि साउची तो ऊपर जाकर बैठा हुआ है। उसने उस स्पेशल मूव को यूज किया होता है। साउची जब वहाँ पर अपनी तारीफें कर रहा था कि उसने स्पेशल मूव को सिर्फ एक ही बार में सीख कर एक ही बार में इसको यूज किया और अपने आप को इनसे बचा लिया, वो वहीं पर उठकर खड़ा हो जाता है और हंसना शुरू कर देता है। वो वहाँ पर हंसना शुरू करता है तो उसकी आवाज ऊंची हो जाती है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे बीस्ट पीछे की तरफ देखते हैं और सारे उस पेड़ के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। हमारा साउची उन सभी की तरफ देखता है और कहता है तुम लोग तो मुझे देख नहीं सकते, फिर तुम सभी लोग यहाँ पर इस पेड़ के नीचे क्यों आकर खड़े हो गए। फिर साथ ही उसे समझ आती है कि यहाँ पर जो मेरी आवाज को सुन सकते हैं और वो सारी जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। हमारा साउची फिर से बड़ी स्पीड से भागना स्टार्ट करता है, क्योंकि उसकी मास्टर सोच रही होती है ये लड़का तो वाकई में एक बहुत बड़ा बेवकूफ है। नेक्स्ट सीन 2 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 2 दिन के बाद हमारा साउची जैसे तैसे अपने आप को यहाँ पर उन मॉन्स्टर से बचा रहा होता है। बड़ा सा वुल्फ बीस्ट वहीं पर बर्फ के पास उसे ढूंढ रहा होता है, लेकिन हमारा साउची बर्फ के नीचे अपने आप को छुपा कर रखा होता है। साउची बर्फ के अंदर से बाहर निकलता है और कहता है लगता है कि वो सारे के सारे परफॉर्म बीस्ट यहाँ से चले गए हैं। साउची को क्योंकि यहाँ पर इस जगह के ऊपर पूरे 3 दिन बिताने थे, तो साउची बर्फ के नीचे से निकलता और कहता है टाइम का हिसाब लगाते हुए मुझे लगता है कि सिर्फ कुछ ही घंटे बचे होंगे। कुछ ही घंटे के बाद 3 दिन का टाइम लिमिट पूरा हो जाएगा और उसके बाद मैं अपने टेस्ट को पास कर लूंगा। हमारा साउची अपने टाइम लिमिट के पूरा होने की वजह से यहीं पर खुश हो रहा था कि उसी वक्त उसे अजीब सी स्मेल आती है। साउची कहता है ये अजीब सी स्मेल कहाँ से आ रही है। वो स्मेल का पीछा करते हुए सीधा की तरफ चलना स्टार्ट करता है। चलते हुए क्लिफ के ऊपर पहुंचता है, जहाँ से नीचे उसे दिखाई देता है कि एक बड़ा सा एप मॉन्स्टर होता है जो कि बर्फ के पास ही सो रहा होता है और वहाँ पर उस बड़े से एप मॉन्स्टर के करीब ही एक फूल उगा होता है और वो फूल बहुत सा स्पेशल होता है और जो स्मेल उस फूल के अंदर से निकल रही होती है। साउची कहता है ये तो एक फीदर आई स्पिरिट फ्लावर है। कि ये फ्लावर इतना भी ज्यादा स्पेशल नहीं है, लेकिन ये बीस्ट जो कि इसके पास सो रहा है ये डिवाइन ट्रिब्यूलेशन लेवल का एक बीस्ट है और इसके पास से इस फ्लावर को उठा लेना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इस बड़े से डिवाइन एप का स्पेशल स्किल इसकी रोर होती है। इसके रोर को आइस बर्वियल रोर कहा जाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल रोर लगा सकता है जिससे ये सामने वाले को ढेर कर सकता है। हमारा साउची कहता है मुझे लगता है कि मैं अपने मून कैस्केड स्किल को यूज करते हुए बिना उसकी नजर में आए वहाँ पर जाकर उस फ्लावर को तोड़कर ला सकता हूँ, क्योंकि वो तो आराम से सो रहा है। साउची क्लिफ के ऊपर से नीचे जंप लगाता है और सीधा उसके करीब पहुंच जाता है। उसने अपने मून स्प्लिटिंग मूव को यूज किया होता है, यानी कि अपने आप को हाइड किया होता है। फ्लावर के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है। साउची कहता है अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, ये आराम से सो रहा है, तो चलो इस फ्लावर को तोड़ लेते हैं। साउची अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, उस फ्लावर को पकड़ता है, उस फ्लावर को तोड़ते ही वहाँ पर उसको जैसे ही तोड़ता है तो उसके टूटने से आवाज निकलती है। इस बात से काफी खुश होता है कि उसने इस फ्लावर को तोड़ लिया, लेकिन उसी वक्त वो एप मॉन्स्टर अपनी आंखें खोल लेता है और उसके सामने की तरफ देखता है। वो जब सामने देखता है तो उसका फ्लावर वहाँ पर नहीं होता। साउची ने तो अपने आप को हाइड किया होता है, लेकिन वो सामने की तरफ देखकर ही अपने मुंह को खोलता है और एक जबरदस्त लंबी सी रोड लगाता है, जिससे वहाँ पर काफी सारी एनर्जी वेव निकलती है। हमारे साउची की जो हाइड करने की एबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है और साउची फिर फूल को हाथ में पकड़कर भागना स्टार्ट करता है। तो बड़ा सा डीमन एप उसको नहीं छोड़ने वाला। वो अपने बड़े से हाथ को आगे की तरफ बढ़ाता है, साउची के ऊपर पंजा मारता है। साउची जंप करते हुए उसके पंजे को अवॉइड करता है। फिर इसके साथ ही वो बड़ा सा मॉन्स्टर अपने मुंह से एनर्जी बॉल फेंकता है। जैसे वो वहाँ पर अपने मुंह से एनर्जी बॉल फेंकता है, हमारा साउची भी सामने की तरफ से अपने इविल गॉड के 4th गेट को ओपन करता है ताकि वो उसके एनर्जी बॉल को वहाँ पर ब्लॉक कर सके। तो हमारा साउची उसके एनर्जी बॉल को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है, लेकिन एनर्जी बॉल की वजह से वो काफी दूर तक लुढ़कता हुआ जाकर गिरता है और बर्फ के अंदर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। उसकी हालत काफी खराब होती है। साउची कहता है अगर इस बड़े से एप मॉन्स्टर ने मुझे एक और पंच मारा तो फिर मैं यहाँ पर नहीं बच पाऊंगा, मैं तो यहाँ पर मारा जाऊंगा। साउची कहता है मुझे यहाँ पर फिर से अपने मून कैस्केड स्प्लिटिंग मूव को यूज करना पड़ेगा और अपने आप को हाइड करना होगा। और वो फिर से वहाँ पर अपने मून कैस्केड स्किल को यूज करता है, जबकि वो बड़ा सा डीमन एप सामने की तरफ देखकर उसे ढूंढ रहा था। वो कह रहा था पता नहीं अब ये कहाँ पर चला गया, वो कहाँ पर गायब हो गया। साउची एक लंबी सांस लेता और कहता है शुक्र है कि मैंने स्किल को यहाँ पर यूज कर लिया और सही से यूज किया। जब मैं उस फ्लावर को वहाँ से तोड़ रहा था उस वक्त मैं अपनी स्किल को यहाँ पर टेन करके नहीं रख पाया था, जिसकी वजह से उस डीमन एप ने मुझे देख लिया था। थोड़ी देर स्किल को यूज कर लेने के बाद डीमन एप फिर से हमारे साउची को देख लेता है और फिर से अपना मुंह खोलता है और उसके ऊपर अटैक करता है। साउची कहता है तो बहुत ही बुरा है, उसने फिर से मुझे ढूंढ लिया और वो फिर से अपने मुंह के अंदर से इस बार काफी सारे एनर्जी बॉल्स फेंकता है। सारे एनर्जी बॉल आसमान में जाने के बाद वहाँ पर मल्टीपल एनर्जी बॉल्स भी तकसीम हो जाते हैं और वहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हैं। हमारा साउची अपने ऊपर एक शील्ड बना लेता है और उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो एनर्जी बॉल्स बहुत सारे होते हैं और उसकी शील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। वो शील्ड टूट जाती है और साउची और भी ज्यादा जख्मी होकर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। इस बार वो डीमन एप आगे बढ़ता है और अपने पाँव को ऊपर की तरफ उठाता है और साउची के ऊपर अपना पाँव मारने लगता है। साउची इस बार नीचे से बिल्कुल भी नहीं हट सकता। साउची कहता है लगता है कि आज मैं यहीं पर मरने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से हट नहीं
पा रहा। तो जैसे वो डीमन एप हमारे जाउची के ऊपर पाँव से अटैक करने वाला होता है, उसी वक्त उसके पीछे से एक आइस क्रिस्टल निकलता है और उसके ऊपर अटैक होता है, जिससे वो डीमन एप भी पीछे की तरफ देखता है कि अब यहाँ पर कौन आ गया है। जाउची की मास्टर जाउची के पास पहुंच जाती है। जाउची कहता है मास्टर तो तुम यहाँ पर आ ही गई। उसकी मास्टर उसे कहती है बेवकूफ कहेंगे, तुमने सिर्फ और सिर्फ एक आइस विद फ्लावर के लिए ये सब कुछ किया, तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी, वो भी सिर्फ एक फ्लावर के लिए। इस तरह के फ्लावर तुम्हारे नीदरफॉल्स लेक में अंदर बहुत सारे हैं, वहाँ से तुम इस तरह का कोई फ्लावर तोड़ सकते थे। तो क्वीन अभी जाउची से बात कर रही होती है कि इसी वक्त वो डीमन ने फिर से उठकर खड़ा हो जाता है, जोरदार रोर करता है, कहता है किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे पर अटैक किया है। कि साथ ही हमारी क्वीन घूरकर उस डीमन एप की तरफ देखती है। जैसे वो घूरकर उसकी तरफ देखती है तो डीमन एप भी उसकी तरफ देखता है और साथ ही सोच रहा होता है ये लड़की तो मुझे बहुत सा खौफनाक फीलिंग दे रही है, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा। और वो बड़ी स्पीड से वहाँ से भागना शुरू कर देता है। जाउची ने उस फ्लावर को अपने हाथ में पकड़ा होता है और उसकी पूरी बॉडी जख्मों से कवर होती है। वो फिर से अपनी मास्टर से मास्टर कहता है तो मास्टर उसे कहती है बेवकूफ कहेंगे, मेरा कोई भी तुम्हारे जैसा डिसाइपल नहीं है, तुम मेरे डिसाइपल नहीं हो, तुम एक बेवकूफ हो। तुमने सिर्फ और सिर्फ एक फ्लावर के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, मेरा डिसाइपल इस तरह की हरकत बिल्कुल भी नहीं करता। जाउची इस फ्लावर को मास्टर के सामने करता है। उसकी मास्टर उसे कहती है अब तुम्हें क्या हुआ, तुम ये फ्लावर मेरी तरफ आके क्यों खा रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ये बेकार सा फ्लावर चाहिए। जाउची अपनी मास्टर से कहता है मुझे लगा था ये फ्लावर तुम्हें बहुत ज्यादा सूट करेगा, क्योंकि ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है, बहुत ज्यादा ठंडा, नोबल और साथ में बहुत ज्यादा खूबसूरत। और इसी के साथ ही हमारा जाउची वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। हमारे जाउची ने यहाँ पर अपनी मास्टर को भी फंसा लिया है। उसकी बातें इस तरह की थी कि उसकी मास्टर को भी यहाँ पर पिघलना पड़ा। उसकी मास्टर आगे बढ़ती है और उस फ्लावर को उठा लेती है। तो उसने फ्लावर को उठा लिया, इसका मतलब ये है कि उसके दिल में भी कुछ कुछ हो रहा है। तो उसके बाद उसकी मास्टर उसे उठाती है और उठाकर वापस घर ले आती है। बिंग जून उसे कहती है ये बात तो वाकई में बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है, ये लड़का मुझे हर बार बहुत ज्यादा हैरान कर देता है। ये मिस्ट एंड वैली के डेप्थ में से 3 दिन गुजारने के बाद वहाँ जिंदा वापस आ गया है। तो क्वीन कहती है अगर मैं वहाँ पर जाकर इस लड़के को नहीं बचाती तो ये लड़का अभी तक मर चुका होता, शुक्र करो कि मैं वहाँ पर टाइम पर पहुँच गई थी। जून उसे कहती है अच्छा ठीक है, मुझे समझ आ गई। फिर साथ ही उसकी नजर साइड के टेबल पर पड़ती है जहाँ पर उसने उस फ्लावर को रखा होता है। वो अपनी बहन से कहती है सिस्टर ये तो फीदर आइस फ्लावर है, तो एक बहुत ही आम सा फ्लावर है, इतना भी खास नहीं है कि तुम इसे अपनी टेबल के ऊपर लाकर सजा कर रख दो। तो क्वीन आगे से शर्माना शुरू कर देती है, उसे सही से जवाब नहीं देती। वो आगे से बात को टाल देती है और उसे कहती है मुझे लगता है कि अब बहुत ही जल्दी मुझे यहाँ से फ्लेम गार्ड राम की तरफ निकल जाना चाहिए कि हमें वहाँ पर जाकर ड्रैगन का शिकार करना है। और इस बार मैं सोच रही हूँ कि अपने साथ एक और बंदे को लेकर जाऊँ। तो बिंग जून से कहती है तुम इस बार अपने साथ किसको लेकर जाने वाली हो, क्या तुम फर्स्ट एल्डर को लेकर जाओगी। वो उसे कहती है नहीं, मैं फर्स्ट एल्डर की बात नहीं कर रही, मैं जाउची की बात कर रही हूँ। बिंग जून से कहती है वो तो डिवाइन ओरिजिन के फर्स्ट लेवल पर है, फिर वो वहाँ पर कैसे जा सकता है, वो जगह तुम्हें पता है कितनी ज्यादा खतरनाक जगह है। क्वीन से कहती है वो मेरा डिसाइपल है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उस लड़के को अपने साथ वहाँ पर लेकर ना जाऊँ, उसे यहाँ पर आराम से बैठने तो नहीं दे सकती। मैं जब वहाँ पर जाकर ड्रैगन का शिकार करूंगी तो इसे लड़के को वहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि उस जगह के ऊपर इसकी काफी अच्छी ट्रेनिंग होगी। और वैसे भी वो जगह इस लड़की के लिए खतरनाक कैसे हो सकती है, जबकि मैं उसके साथ हूँ, मेरे होते हुए इस लड़के को खतरा कैसे हो सकता है। तो बिंग जून आगे बढ़ती है और उसे कहती है ठीक है सिस्टर, तुम उसे अपने साथ लेकर जा सकती हो। फिर उसे कहती है तुम्हें भी यहाँ पर अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, जब मैं यहाँ पर नहीं होंगी पूरे के पूरे राम की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी। तो नेक्स्ट सीन हमारे जाउची का दिखाते हैं जो कि अपने रूम में बैठा बूटा कल्टीवेशन टेक्निक को यूज करते हुए अपनी सारी की सारी इंजरीज को हील करने की कोशिश कर रहा होता है। जाउची इस बात से काफी खुश होता है कि उसने बड़ी जल्दी अपनी इंजरीज को हील कर लिया। उसी वक्त उसकी मास्टर वहाँ पर आती है और उसे कहती है तुमने अपनी इंजरीज को हील कर लिया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जाउची उसे कहता है हाँ मास्टर, मैंने अपनी इंजरीज को हील कर लिया है। मास्टर उसे कहती है इतने कम समय में तुमने इतनी बड़ी बड़े जख्मों को हील कर लिया, ये बात तो वाकई में बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है। जबकि हमारा जाउची अपनी मास्टर का थैंक यू बोलता है और उसे कहता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने वहाँ पर आकर मेरी जान बचा ली, वरना वो डीमन एप तो मुझे मार देता। तो क्वीन उसे कहती है आज मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ इस तरह की बकवास बातें करने के लिए नहीं आई, बल्कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपने साथ लेकर जाने के लिए आई हूँ, चलो जल्दी से मेरे साथ आओ। और वो वहीं पर खड़ी खड़ी एक पोर्टल ओपन करती है। वो जाउची से कहती है चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये पोर्टल को ओपन करके उसे कहाँ पर लेकर जा रही है। वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है चलो आ जाओ। तो दोनों इस पोर्टल के रास्ते से अंदर चले जाती हैं। जैसे वो दोनों पोर्टल के रास्ते से वहाँ से दूसरी तरफ से निकलती है तो वहाँ पर पहाड़ होते हैं और पहाड़ों के ऊपर बहुत सारा लावा होता है, हर जगह के ऊपर लावा ही लावा होता है। जाउची उसे देखते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और अपनी मास्टर से कहता है मास्टर ऐसी तो फ्लेम गार्ड राम है, हम तो फ्लेम गार्ड राम में पहुंचे। क्वीन से कहती है हाँ हम लोग फ्लेम गार्ड राम में ही हैं। जबकि हमारा जाउची सोच रहा होता है तो डिवाइन मास्टर राम के लोग ये कर सकते हैं, इसने सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ को घुमाया, एक पोर्टल को ओपन किया और ये एक राम से दूसरी राम में पहुंच आई है, यानी कि इसके लिए टेलीपोर्ट करना कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो मास्टर जाउची को लेकर जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर कहती है वो पहुँच गए हैं। उसी वक्त उनके सामने एक बड़ी सी शिप आकर रुकती है और उस शिप के अंदर से यैन वैन ज़ेंग निकलते हैं। वो सीधे आकर इनके सामने रुकते हैं और इनको आकर ग्रीट करते हैं। सेक्टर मास्टर यैन जैसी वहाँ पर अपीयर होते हैं उसी वक्त क्वीन गुस्से के साथ उसे कहती है यहाँ पर बकवास बातें करना बंद करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ उस हॉर्न ड्रैगन को ढूंढने के लिए, जब तक तुम्हें ड्रैगन ना मिले तब तक मुझे परेशान मत करना और मेरे डिसाइपल का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना, किसी ने भी अगर मेरे डिसाइपल को तंग किया तो मेरे हाथ से नहीं बचेगा। साथ ही उसकी
मास्टर वहाँ से उड़ जाती है। कुछ यहाँ पर जाओची और इसके साथ मास्टर जैन होते हैं। ये दोनों यहाँ पर अकेले होते हैं। मास्टर जैन जाओची से कहती है तो कल्टीवेटर जून प्लीज मेरे साथ आओ। जाओची से कहता है सर आप बहुत ही पोलाइटली बात कर रहे हैं। ठीक है हम लोग चलते हैं। मास्टर जैन हमारे जाओची को अपने साथ लेकर शिप के ऊपर चले जाते हैं। शिप के ऊपर जाने के बाद मास्टर जैन जाओची से कहती है लास्ट टाइम तुमने मेरे ऊपर एक बहुत ही अच्छा प्रेशर छोड़ा था। तुमने हमारे स्टूडेंट के साथ फाइट की थी। उस स्टूडेंट से फाइट करने के दौरान तुमने साबित किया वाकई में अपनी मास्टर के स्टूडेंट होने के लायक हो। तुम्हारी मास्टर बहुत ज्यादा लकी है जो उसे तुम्हारे जैसा स्टूडेंट मिला। जाओची से कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी ज्यादा तारीफें करने के लिए। मास्टर जैन जाओची से कहते हैं यहाँ पर उस हॉर्न ड्रैगन का शिकार करने के बाद अगर तुम्हारी मास्टर को वापस जाने की जल्दी नहीं हुई तो तुम यहाँ पर कुछ दिन और रुक सकते हो। हम लोग यहाँ पर तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करेंगे और तुम्हें दिखाएंगे कि हम लोग कितने अच्छे लोग हैं। जाओची से कहता है सेक्टर मास्टर जैन आपका बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या मैं पूछ सकता हूँ? मास्टरों से कहते हैं हाँ पूछो। तो जाओची उनसे पूछता है कि मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ कि आप लोग इस बात को लेकर कितने ज्यादा श्योर हैं कि आप इस बार उस हॉर्न ड्रैगन का शिकार कर लेंगे क्योंकि इससे पहले आप उस ड्रैगन को नहीं मार पाए। मास्टर जैन उसे कहते हैं असल में बात यह है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जाकर अपने मास्टर से इस बारे में पूछना चाहिए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मास्टर ही है जो ड्रैगन से फाइट कर सकती है। मास्टर के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो कि उस ड्रैगन से फाइट कर सके और उसको हरा सके। हम सभी लोग तो वहाँ पर बस साइड पर रहकर ये देखने वाले हैं। और हमारा जाओची भी उनकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है। मास्टर जैन उसे कहते हैं कि हम सभी लोग फायर एट्रीब्यूट यूजर हैं और फायर एट्रीब्यूट यूजर चाहे कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना वो उस ड्रैगन के सामने कुछ भी नहीं कर सकता। वो ड्रैगन में फायर एट्रीब्यूट यूजर है लेकिन तुम्हारी मास्टर क्योंकि आइस स्पिरिट यूजर है इसी वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसके खिलाफ फाइट कर सकती है और ऊपर से वो डिवाइन मास्टर राम की एक मास्टर है। हालांकि हम सभी लोग भी आगे बढ़कर फाइट में उसका साथ देना चाहते हैं। हम उसके साथ मिलकर ड्रैगन से फाइट करना चाहते हैं लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि हमारे बस में कुछ भी नहीं है। लेकिन साथ ही मास्टर जैन उसे कहते हैं लेकिन इस बार हम लोग अपनी सक्सेस को लेकर बहुत ज्यादा श्योर है क्योंकि लास्ट टाइम जब तुम्हारी मास्टर ने उस ड्रैगन के साथ फाइट की थी तो उसने उसको जख्मी कर दिया था। उस ड्रैगन के जख्मी होने की वजह से हमें नहीं लगता कि अभी तक उसने अपने जख्मों को हील किया था। इस तरह के एंशिएंट ड्रैगन को अपने जख्मों को हील करने के लिए पूरे 1 साल की जरूरत होती है। सॉरी पूरे 100,000 साल की जरूरत होती है और अभी तक 1000 साल पूरे नहीं हुए। इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि वो अभी तक अपने जख्मों को हील कर पाया होगा। वो जख्मी होगा और आसानी से हार जाएगा। मास्टर जैन तो इस बात को लेकर काफी ज्यादा श्योर होते हैं कि इस बार वो उस एंशिएंट ड्रैगन को जरूर हरा देंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि पिछली बार जब उसे जख्मी किया गया था तो इस बार वो अभी तक अपने जख्मों को हील नहीं कर पाया होगा। ऐसे वो यहाँ पर उस ड्रैगन को हराने की बात करते हैं। वो उठकर खड़े हो जाते हैं और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं जैसे हम लोग उस ड्रैगन को हरा देंगे उस ड्रैगन को हराने के बाद फ्लेम गार्ड राम बहुत ज्यादा राइज करेगी और हमें भी अपना एक गार्ड मिल जाएगा। तो ये एंशिएंट ड्रैगन गॉड बर्निंग इन्फर्नो प्रिजन में रहते हैं और ये प्रिजन एक ऐसी जगह के ऊपर है जहाँ पर बहुत ज्यादा लावा है और वहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा है। जहाँ पर तो कोई भी आम परफाउंड राम का एक्सपर्ट नहीं जा सकता। डिवाइन ओरिजिन राम के एक्सपर्ट तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। ये लोग अपनी शिप को लेकर उसके आउटसाइड एरिया की तरफ पहुँचते हैं क्योंकि ये ज्यादा अंदर नहीं जा सकते। वहाँ पर बाहर ही अपनी कश्ती को रोकते हैं। जाओची और उसके मास्टर वहीं पर होते हैं। जाओची कहता है कि हम लोग यहाँ पर उस ड्रैगन के साथ फाइट करने वाले हैं। मास्टर जैन उसे कहते हैं हाँ हम लोग यहाँ पर फाइट करने वाले लेकिन वो जगह यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। हम लोग अभी सिर्फ आउटलाइन एरिया पे हैं। अगर हम लोग साउथ की तरफ आगे बढ़ते जाएं तो कुछ 1000 मील के बाद इन्फर्नो प्रिजन आएगी जहाँ पर आखिरी बार उस ड्रैगन को देखा गया था। जाओची की मास्टर से कहती है मैं इस वक्त गार्ड बर्निंग इन्फर्नो प्रिजन की तरफ जा रही हूँ। जाकर उस ड्रैगन को ढूंढती हूँ। अगर वो मिला तो उससे फाइट करूंगी। तुम यहाँ पर ही रहना और इनके साथ ही रहना। यहाँ पर आसपास मत जाना और ज्यादा कुछ मुश्किल क्रिएट मत करना। तो जाओची से कहता है ठीक है मास्टर मैं यहीं पर रुकूंगा। मास्टर जैन जाओची से कहती है तुम्हें पता है कि हम 3 सेक्टर के लोग यहाँ पर मिलकर इस ड्रैगन के शिकार के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो तीनों सेक्टर्स के लोग यहाँ पर स्टेशन है वो हर एक कैंप में है। तुम यहाँ पर फर्स्ट कैंप पर जाना चाहोगे? जाओची कहता हाँ क्यों नहीं। जैसे ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं उसी वक्त हुरुली भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। हुरुली जैसे वहाँ पर पहुँचते हैं वो सामने की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्वीन मो जानजिन वो कहाँ पर है वो मुझे वहाँ पर दिखाई क्यों नहीं दे रही। वो सामने की तरफ देख रहे होते हैं तो क्वीन वहाँ पर नहीं होती। मो जानजिन को वो ढूंढ रहे होते हैं। मास्टर जैन उसे कहते हैं मो जानजिन तो यहाँ से पहले से जा चुकी है। क्वीन इस वक्त गॉड बर्निंग इन्फर्नो प्रिजन की तरफ गई है ताकि वो जाकर उस ड्रैगन का शिकार कर सके। हम सभी लोग अभी यहीं पर है लेकिन उनका स्टूडेंट जहाँ पर है। तुम कल्टीवेटर यून से मिल सकते हो। हुरुली की नजर जब जाओची के ऊपर पड़ती है तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और भागता हुआ आगे बढ़ता है और उससे कहता है ये कल्टीवेटर यून है क्या? तुम वाकई में कल्टीवेटर यून ही हो? जाओची से कहता है हाँ मैं कल्टीवेटर यून ही हूँ। लास्ट टाइम आपसे मुलाकात हुई, कैसे हैं आप? मास्टर जैन हुरुली से कहते हैं मुझे याद है कि लास्ट टाइम तुमने कहा था कि तुम इससे बात करना चाहते हो। मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम दोनों यहाँ पर से आपस में बात करो। हुरुली से कहते हैं अब इस लड़के को तुम ही संभालो और वो खुद वहाँ से चले जाते हैं। हुरुली जाओची से कहते हैं लड़के तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर तुम्हारा दुश्मन तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। अच्छी बात सच है कि तुम्हारी मास्टर के साथ मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती। तुम्हारी मास्टर के साथ मेरा झगड़ा चल रहा है जिसकी वजह से लास्ट टाइम हम दोनों में हमारी सेरेमनी के टाइम पर वो झगड़ा हो गया था। लेकिन मैं तुम्हारी वजह से काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुमने मेरे स्टूडेंट के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। लास्ट टाइम तुमने मेरे स्टूडेंट पोजिशन को हराया था और हराने के साथ ही तुमने उसे जो आखिरी बात कही थी की वजह से उसने अपनी सेल्फ स्टीम को मेंटेन किया है। अब वो रोजाना प्रैक्टिस करता है। वो पहले से भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है ताकि वो अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। अब उसे ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई है कि दुनिया में हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता ही है। जैसे कि तुम उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो लेकिन तुम्हारा लेवल उससे
सबसे लो है। जब से मेरा स्टूडेंट पोर्शन तुम्हारे सेक्टर से वापस अपने सेक्टर में आया है तब से वो हमेशा प्रैक्टिस ही करता रहता है और वो दिल लगाकर प्रैक्टिस कर रहा है। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी वो बहुत ही अच्छा डिवाइन मास्टर बनेगा। तो जाओ ची उनसे कहता है मास्टर हु रूली आप तो यहाँ पर मेरी कुछ ज्यादा तारीफ कर रही है, ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं हुआ, मैंने तो बस कुछ बातें की थी, अब कुछ उसकी अपनी एबिलिटीज हैं। तो मास्टर हु रूली से कहती है लड़के तुम वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुम अपनी मास्टर से तो कुछ ज्यादा ही अच्छी हो, तुम्हारी मास्टर बहुत ज्यादा बुरी है। मैंने पोर्शन को भी यहाँ पर इन्वाइट किया है, थोड़ी देर में पोर्शन यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद पोर्शन तुम जहाँ पर जाना चाहो तुम उसके साथ जा सकते हो, वो तुम्हें लेकर जाएगा। तो हु रूली अभी जाओची के साथ यहीं पर खड़े खड़े बात ही कर रही होती है कि उसी वक्त एक लड़का वहाँ पर भागता हुआ आता है और उनसे कहता है सेक्टर मास्टर हु रूली एक बहुत ही बुरी खबर है जी। तो हु रूली चिल्लाकर उसे कहते हैं तुम यहाँ पर शोर क्यों मचा रहे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं इस वक्त मेहमान के साथ खड़ा बात कर रहा हूँ। वो लड़का चिल्लाकर उनसे कहता है ये बात हमारे यंग मास्टर के रिलेटेड है। ये बात सुनते ही हु रूली भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे कहती है क्या हुआ, मेरे बेटे को क्या हुआ, जल्दी से बताओ कि हुएर को क्या हुआ है। लड़का उनसे कहता है यंग मास्टर की जान की वो बहुत ज्यादा ट्रेमोइल में है और लगता नहीं है कि वो और ज्यादा अपने आप को होल्ड करके रख पाएगा, हमें लगता है कि उसका अंतिम वक्त आ चुका है। साउची उन दोनों की बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है कि यहाँ पर जिस लड़के की बात हो रही है वो हु रूली का बेटा है और हु रूली के बेटे को मेरी मास्टर मो जानजिन ने जख्मी किया था। सब कुछ तकरीबन 1000 साल पहले हुआ था। हु रूली जल्दी से उस लड़के का हाथ पकड़ते हैं और उसे अपने साथ लेकर वहाँ से उड़ जाती है और कहते हैं मैं जहाँ से जा रहा हूँ चल के अपने बेटे को देखता हूँ। जबकि हमारा जाउची सोच रहा होता है जहाँ पर इनका मेहमान और ये लोग मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर चले गए हैं, ये लोग यहाँ पर किस तरह अपने गेस्ट को ट्रीट कर रहे हैं। तुम्हारा जाउची अभी यहीं पर खड़ा होता है कि उसके वक्त से पीछे से आवाज आती है, पीछे एक लड़की और उसके साथ 2 लड़के होते हैं। वो उसे कहते हैं लड़के तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। जाउची उन लोगों को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है मेरा नाम जाउची है और मैं सॉन्ग स्नो राम से हूँ। वो लोग जाउची का नाम सुनते हैं और बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने जाउची का नाम सुना हुआ है। वो लोग कहते हैं कहीं तुम वो वाले जाउची तो नहीं हो जिसने हमारे सीनियर ब्रदर पोर्शन को हराया है। वो दोनों भाई आपस में एक दूसरे से बात कर रही होती हैं। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का तो डिवाइन ओरिजिन राम के फर्स्ट लेवल पर है, फिर ये हमारे सीनियर ब्रदर पोर्शन को कैसे हरा सकता है जो कि डिवाइन ट्रेबुलेशन रैम का मास्टर है। तो वो छोटी लड़की हमारे जाउची से कहती है लड़के मुझे सच सच बताओ क्या तुमने फाइट के दौरान चीटिंग की थी, तुमने हमारे ब्रदर को पोर्शन को हराया था, महीने पहले तुम दोनों में एक स्पार फाइट हुई थी लेकिन तुमने हमारे ब्रदर पोर्शन को हरा दिया, ऐसा कैसे किया तुमने। तो जाउची से कहता हाँ तुम्हारे सीनियर ब्रदर को मैंने हराया था लेकिन मैंने बिल्कुल भी चीटिंग नहीं की। तो वो तीनों इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे कह दिया नहीं तुमने चीटिंग की है क्योंकि तुम उस वक्त अपनी सॉन्ग स्नो राम में थे, वो इलाका तुम्हारा था, तुम अपनी टेरिटरी में थे, इसी वजह से तुमने वहाँ पर कोई ना कोई चीटिंग जरूर की होगी। हमारे सीनियर ब्रदर पोर्शन वो तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो एक जीनियस है, तुम्हारे जैसे एक लड़के से कैसे हार सकते हैं जो कि डिवाइन ओरिजिन राम के फर्स्ट लेवल पर है। मुझे लगता है कि तुमने वहाँ पर किसी सीक्रेट मेथड को यूज किया होगा और हमारे ब्रदर पोर्शन को हराया है। हमारा जाउची से कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, असल में मेरे पास जो पावर है वो एलिमेंटल लॉज की पावर है और मैं एलिमेंटल लॉज में उसने काफी ज्यादा बेहतर हूँ। अगर परफॉर्मेंस स्ट्रेंथ की बात की जाए तो परफॉर्मेंस स्ट्रेंथ में मैं उससे बिल्कुल भी बेहतर नहीं हूँ। छोटी लड़की हमारे जाउची से फिर से कहती है मुझे इस बात में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि तुमने हमारे ब्रदर पोर्शन को हराया है, क्या तुम इस बात को यहाँ पर साबित कर सकती हो। जाउची उनसे कहता है ठीक है मुझे तुम्हारे सामने किसी भी बात को साबित करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो कहना है वो कह सकते हो, मैंने उसको हराया था और मैंने उसको हराया है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो लड़की जल्दी से अपनी फायर पावर को रिलीज करती है और हमारे जाउची से कहती है तुम यहाँ से नहीं जा सकती। जाउची से कहता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो लड़की गुस्से के साथ जाउची से कहती है हमें यहाँ पर आपस में फाइट करना होगी, मेरे साथ फाइट करो, फाइट के बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मेरे गोल्डन क्रॉस सेक्टर के जितने भी लोग हैं वो सभी लोग तुम्हें आसानी से हरा सकते हैं क्योंकि तुम डिवाइन ओरिजिन राम के फर्स्ट लेवल पर हो, कल्टीवेशन हम सभी से बहुत लो है, ब्रदर पोर्शन को तुमने किसी चीटिंग के साथ हराया होगा। वो दोनों लड़के भी उसे कहते हैं ठीक है हम लोग को भी फाइट करनी है, चलो फाइट करते हैं। जाउची आगे बढ़ता है और उनसे कहता है क्या वाकई में हम सभी लोगों को यहाँ पर फाइट करना चाहिए। वो उसे कहते हैं हाँ हमें फाइट करनी है, क्या तुम्हें डर लग रहा है। तो जाउची उनसे कहता है नहीं मुझे डर तो नहीं लग रहा। छोटी लड़की जाउची से कहती है तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा लो है, इसी वजह से मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी 50% पावर को यूज करूंगी ताकि तुम्हें ज्यादा नुकसान न पहुंचे, तुम जख्मी ना हो। तुम्हारा जाउची उसके सामने अपनी 3 उंगलियां करता है। लड़कियों से कहती है अच्छा तुम चाहते हो कि हम लोग यहाँ पर अपनी 30% पावर को यूज करें, ठीक है हम लोग 30% पावर को यूज कर लेंगे क्योंकि तुम हमारे मेहमान भी हो और ऊपर से तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा लो भी है। जाउची से कहता है बेवकूफ मैंने ये नहीं कहा, मैं तो कह रहा हूँ कि तुम तीनों एक ही बार मेरे पर अटैक करो क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम सभी को एक एक करके हरा सको। तो वो लड़की से कहती है तुम्हारी सॉन्ग स्नो राम के लोग तो बहुत सा बेशर्म है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि हम तीनों तुम्हारे पास मिलकर अटैक करें और तुम्हारे सामने टिक सकोगे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक उंगली को यूज करते हुए तुम्हें बड़ी आसानी से हरा सकती हो और तुम हम तीनों से एक साथ फाइट करना चाहते हो। जाउची एक लंबी सांस लेता है और साथ ही अपनी तलवार को बाहर निकालता है। जैसे हमारा जाउची अपनी तलवार को बाहर निकालता है और उसका ऑरा रिलीज होता है तो उसके पीछे जो उसके दोनों भाई खड़े होते हैं वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। ये कहता है ये लड़का तो डिवाइन ओरिजिन राम के फर्स्ट लेवल पर है लेकिन इसका ऑरा इतना ज्यादा टेरिफाइंग क्यों है। जबकि दूसरा सोच रहा होता है मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा है कहीं मैं अपनी पैंट में सूसू न कर दूं। जबकि वो लड़की भी इसी बारे में सोच रही होती है कि इसका ऑरा तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन साथ ही वो कहती है मेरा सीनियर ब्रदर पोर्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जाउची अपनी तलवार निकालने के बाद उस लड़की से कहता है तो लिटिल गर्ल तुम्हें यहाँ पर फिर से सोच लेना चाहिए,
बताइए क्या तुम यहाँ पर अकेली मेरे पर अटैक करोगे या तीनों मिलकर अटैक करोगे। तो दोनों भाई आगे बढ़ते हैं और अपनी सीनियर सिस्टर से कहते हैं, सिस्टर क्या हमें यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए, क्या हमें हार मान लेनी चाहिए क्योंकि ये लड़का तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। सीनियर सिस्टर उनसे कहती है, नहीं हम लोग हार नहीं मान सकते, अगर हम लोग पीछे हटेंगे तो फिर हमारा मजाक बन जाएगा। ये लड़का वापस जाने के बाद सभी लोगों को बताएगा कि हम लोग कितने कमजोर हैं। वो तीनों कहते हैं तो फिर ठीक है चलो यहाँ पर आजमा कर देखते हैं। वो तीनों ही अपने कॉम्बो स्किल को यूज करने वाले तीनों एक साथ अपनी फायर को रिलीज करती हैं, जबकि उनके सामने जाउची होता है। वो यहाँ पर अपने स्पेशल स्किल्स जिसका नाम ट्रिपल गोल्डन ग्रो फ्लेम होता है उसको यूज करते हैं। वो तीनों अपनी फायर पावर को कंबाइन करने के बाद एक बड़ा सा गोल्डन ग्रो बना लेते हैं और वो गोल्डन ग्रो उड़ता हुआ जाउची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि हमारा जाउची सिर्फ एक ही हाथ को सामने की तरफ करते हुए उनके गोल्डन ग्रो को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। वो तीनों इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। जाउची उनसे कहता है क्या तुम्हारी बस हो गई, क्या इतना ही काफी है, अब तुम्हें कुछ और चेक करना है। लड़की उसे कहती है नहीं हम लोग अभी तक हारे नहीं हैं, अभी हम लोग और ज्यादा फाइट करेंगे। तो जाउची अपनी तलवार को ग्राउंड के अंदर अंसाकर वहीं पर खड़ा हो जाता है और कहता है तो फिर ठीक है चलो जल्दी से अपने नेक्स्ट मूव को यूज करो। तो वो तीनों वहाँ पर फिर से खड़े हो जाते हैं और अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए वहाँ पर फिर से एक बड़े से फायर मूव को यूज करने वाले हैं। क्योंकि हमारा जाउची भी सामने तरफ से अपने हाथ को सामने की तरफ करता है और उनके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक करने लगा है। जाउची अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए उनके फायर बॉल को वहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश करता है। उसके सामने बहुत ही बड़ी फायर बॉल होती है, जबकि हमारा जाउची अपने हाथ को घुमाते हुए सामने की तरफ एनर्जी को रिलीज करता है और हवा में सारी की सारी फायर को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर तो वो तीनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जाउची मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उन लोगों से कहता है तो क्या अभी और भी स्किल्स बाकी है या फिर तुम हार मानते हो। वो दोनों लड़के अपनी सीनियर सिस्टर से कहते हैं सीनियर सिस्टर मुझे डर लग रहा है। दूसरा भी से कहता है मुझे भी डर लग रहा है, हमें इसे फाइट नहीं करनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। तो ब्रदर पोजन भी वहाँ पर आ जाता है। वो दूर से हंसते हुए उनसे कहता है ब्रदर जाउची तो आज भी बिल्कुल वैसे का वैसे ही जैसे 3 महीने पहले था। जाउची भी उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहता है काफी दिनों के बाद तुम्हें देख रहा हूँ, कैसे हो तुम। पोर्शन भी उसे कहता है तुम्हें भी काफी दिनों के बाद देख रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक होगे। ब्रदर पोर्शन उस लड़की के सर में आहिस्ता से पंच मारते हुए कहता है ये तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग अपने गेस्ट को इस तरह ट्रीट कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ये हमारा गेस्ट और तुम्हें यहाँ पर इसको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, तुम लोग बहुत ही बुरे हो। वो लड़की उसे कहती है सीनियर ब्रदर पोर्शन हमें नहीं पता था कि ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल है, हम तो बस इसकी स्ट्रेंथ को चेक करना चाहते थे, हम चेक करना चाहते थे कि क्या वाकई में इसने तुमको हराया है या फिर इसने कोई चीटिंग की थी। पोर्शन उसे कहता है तो अब तुम्हें समझ आ गई होगी कि हमेशा कोई ना कोई तुमसे ज्यादा बेहतर होता ही है, आपको हमेशा याद रखना चाहे तुम कितने स्ट्रॉन्ग क्यों ना बन जाओ, तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमेशा कोई ना कोई होगा। फिर साथ ही वो पोर्शन उसे कहता है चलो ठीक है जल्दी से इससे माफी मांगो। साथ ही वो जाउची से कहता है प्लीज ब्रदर जाउची मेरे फेस की वजह से इन लोगों को माफ कर दो, ये तुम्हारे साथ रूडली पेश आए, इन्होंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया। वो लड़की भी जाउची से कहती है प्लीज हमें माफ कर देना, हम लोग यहाँ पर कुछ ज्यादा एरोगेंटली बिहेव कर रहे थे। जाउची कहता है कोई बात नहीं, तुम लोग तो यहाँ पर सिर्फ मेरी स्ट्रेंथ को चेक करना चाहते थे, अगर तुम लोग यहाँ पर सीरियस होते तो अब तक तुम लोग मर चुके होते। पोर्शन जाउची से कहता है मुझे लगता है कि अभी तक इन तीनों ने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया होगा, इन तीनों ने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया होगा। तीनों यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना स्टार्ट करते हैं। एक लड़का उसे कहता है मेरा नाम हुआ लियाओ जून है, दूसरा अपना नाम हुआ लियाओ टियान बताता है और लड़की उसे अपना नाम हुआ वैनरू बताती है। जाउची उन सभी के नाम सुनने के बाद कहता है तुम सभी के नाम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। पोर्शन जाउची से कहता है तो ब्रदर जाउची अब मुझे तुम बताओ कि तुम यहाँ से आगे कहाँ पर जाना चाहती हो, मास्टर ने मुझे कहा था कि जहाँ पर तुम्हारी देखभाल करनी है, तो मुझे बताओ कहाँ पर जाओगे, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। जाउची से कहता है क्या तुम मुझे उस जगह पर लेकर जा सकते हो जहाँ लास्ट टाइम ड्रैगन फाइट हुआ था, मुझे वो जगह देखनी जहाँ पर ड्रैगन से फाइट हुई थी। पोर्शन उसे कहता है हालांकि ऐसी जगह बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, लेकिन फिर भी अब जबकि ब्रदर जून मुझसे स्पेशली रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर तुम्हें वहाँ पर जरूर लेकर जाऊंगा, चलो ठीक है फिर मेरे पीछे पीछे आ जाओ। हालांकि हम लोग उस जगह के ज्यादा करीब नहीं जाएंगे, हम लोग दूर से इसको देखेंगे, ये बात ठीक है ना। जाउची से कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो ठीक है इतना ही काफी है। तो वो जल्दी से उड़ता हुआ आगे चला जाता है और उसे कहता है तुम मेरे पीछे आओ। तो जाउची भी उड़ता हुआ उसके पीछे चला जाता है। ये लोग जहाँ पर ड्रैगन से पहली बार फाइट हुई थी उससे तकरीबन कुछ 100 किलोमीटर दूर जाकर जिस जगह देखने वाले हैं। जाउची जब उस जगह पर जाता है तो उसे कहता है क्या यही वो जगह है, वो उसे कहता है हाँ यही वो जगह है। तो पोर्शन उसे कहता है यहीं से थोड़ा सा आगे हमारी गॉड बर्निंग इन्फर्नो प्रिजन है, जहाँ से वो ड्रैगन निकलता है और ड्रैगन के साथ फाइट भी इसी जगह पर की गई थी। जाउची कहता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा हैरान करने वाली जगह है, मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ। अब के पोर्शन हमारे जाउची की तरफ देखकर सोच रहा होता है ये लड़का आइस फिनिक्स सेक्टर का एक स्टूडेंट है और इसने आइस वाली मार्शल आर्ट्स को मास्टर किया हुआ है, लेकिन ये यहाँ के वेदर से बिल्कुल भी मुतासर नहीं हो रहा क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ही हार्ड वेदर में खड़ा है, यहाँ पर हर तरफ लावा ही लावा है। इतने सारे लावा में ये इतनी आसानी के साथ कैसे खड़ा है और बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं हो रहा। पोर्शन हमारे जाउची को यहाँ पर सारी डिटेल्स बताता है कि कहाँ से ड्रैगन निकलता है और कहाँ पर ड्रैगन अपनी पावर्स को यूज
यूज कर सकता है। तो जाओची उसे कहता है इस बात का क्या मतलब है, तो उसे कहता है कहानियों के मुताबिक कहा जाता है ड्रैगन इसी फायर के साथ बना है, इसी लावा फायर के साथ बना हुआ है। तो यहाँ पर जितने भी लावा फायर है वो सारी की सारी को यूज कर सकता है, यानी कि वो ड्रैगन और लावा फायर दोनों एक ही चीज है। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि वो ड्रैगन एक ट्रू गॉड रेलिक से बना है, क्योंकि ये यहाँ पर सारे के सारे लावा के साथ एक जैसा है, यानी कि इसकी बॉडी और ये लावा पहाड़ ये दोनों एक जैसे हैं। ये अगर अपने लावा पहाड़ से ज्यादा दूर जाएगा तो मुझे लगता है ये मर जाएगा। हमारी पुरानी कहानियां तो यही कहती है ये बिल्कुल एक मछली की तरह है, जिसे अगर पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो वो मर जाती है। क्यों? इसी वजह से वो ड्रैगन इस जगह से ज्यादा दूर नहीं जाता, वो यहीं पर हर बार इसी जगह के अंदर से निकलता है। और हम लोग पिछले कई हजार साल से यहाँ पर इस ड्रैगन को मारने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें ट्रू गॉड रेलिक मिल सके। अगर हम में से किसी एक सेक्टर मास्टर को ट्रू गॉड रेलिक मिल गया तो हमारे पास भी अपना एक राम किंग आ जाएगा। हमारी कहानियों के मुताबिक वो स्पेशल आर्टिफैक्ट गॉड इन्फर्नो प्रिजन के नीचे वाले हिस्से में है, सबसे डीपेस्ट पार्ट में है। लेकिन वो ड्रैगन क्योंकि हमेशा इसकी रक्षा करता है, हम में से कोई भी उसके डीपेस्ट पार्ट में नहीं जा सकता। इस वजह से हम लोग हमेशा तुम्हारी क्वीन की मदद मांगते हैं। हम तुम्हारी क्वीन को यहाँ पर इसलिए लेकर आए हैं ताकि वो इस ड्रैगन से फाइट करके इसको मार सके, और उसके बाद हम लोग वहाँ पर उस डीपेस्ट पार्ट में जाएंगे, अगर उस आर्टिफैक्ट को ले लेंगे जिससे हमारी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। उम्मीद करता हूँ कि इस बार तुम्हारी मास्टर सक्सेसफुली उस ड्रैगन को मार पाएगी और हमें हमारा किंग मिल जाएगा। तो अगर ब्रदर पोइजन को मैसेज आता है, ब्रदर पोइजन के पास सुनते ही काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, और जिसे कहता है ब्रदर पोइजन अब क्या हुआ, तुम्हें कौन सा मैसेज आया जिसे सुनकर तुम इतने हैरान हुए हो। तो पोइजन कहता है ये हमारे सीनियर ब्रदर के बारे में है, यानी कि मास्टर हाउ रूली का जो बेटा है वो बहुत ज्यादा बीमार है और लगता है कि वो बहुत ही जल्दी मरने वाला है। इसी वजह से वो सभी लोग इस परेशान है और वहीं पर मुझे भी बुलाया जा रहा है। मैं जल्दी से वहाँ पर जा रहा हूँ। बड़ी स्पीड से उड़ता हुआ वहाँ से निकल पड़ता है। साउची कहता है मैं भी आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। हमारा साउची भी उड़ते हुए उसके साथ ही हो लेता है। तो ये सभी लोग जल्दी से उस घर में पहुँच जाते हैं जहाँ पर रूली का वो बीमार बेटा बिस्तर के ऊपर पड़ा होता है और हुरूली बिस्तर के पास ही बैठे रो रही होती है। हुरूली वहाँ पर अपने आंसू बहा रहे होते हैं और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रो रहे होते हैं। उसी वक्त दरवाजा खोलकर पोइजन और जाउची अंदर आ जाते हैं। हुरूली उन दोनों को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं ताकि वो उन लोगों को इस हालत में ना देख सके। चिल्लाकर उनसे कहते हैं तुम लोगों को किसने कह दिया कि तुम लोग यहाँ पर आ सकते हो, चलो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। पोइजन जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है मास्टर प्लीज शांत हो जाए, मास्टर शांत हो जाए, सीनियर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप तो कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं। मास्टर हुरूली और भी ज्यादा रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं नहीं अब कुछ भी नहीं हो सकता, इसकी पूरी की पूरी सोल ट्रैम ऑयल में है और ये बहुत ही जल्दी मरने वाला है, इसकी आखिरी सांसें चल रही हैं, अब इसको बचाया नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि अब मैं अपना इकलौता बेटा खोने वाला हूँ, ये मर गया तो फिर मैं क्या करूंगा। पोइजन भी अपने मास्टर के पास ही बैठकर रोना शुरू कर देता है, फिर साथ ही वहीं पर अपने घुटने टेक देता है और मास्टर के सामने अपना सर झुकाकर कहता है कि मैं आपके बेटे की कमी को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस बात का वादा करता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं आपके बेटे की तरह आपको हमेशा सर्व करूंगा। आप चाहे मुझे कोई भी ऑर्डर दे ले, मैं हमेशा आपके ऑर्डर को पूरा करूंगा। अगर आप अपने बेटे को खो भी देते हैं तो कभी भी आप मुझे नहीं खोएंगे, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। मास्टरों से उठाते हैं और कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस तरह से व्यवहार करने के लिए, मेरे बेटे की कमी को पूरा करने के लिए, तुम वाकई मेरे सबसे अच्छे डिसाइपल हो। क्योंकि उसी वक्त हमारा जाउचिस की तरफ देख रहा होता है, उसके बेटे की तरफ, तो उसे महसूस होता है कि इसकी आखिरी सांसें चल रही हैं और इसको भी बचाया जा सकता है। जाउची आगे बढ़ता है, जाकर उसकी पल्स को चेक करता है और कहता है कि अभी भी एक मौका है, हम इसको बचा सकते हैं। इसकी बॉडी के अंदर आइस पॉइजन है, उस आइस पॉइजन को अगर निकाल दिया जाए तो ये बच सकता है। जैसे जाउची उसकी पल्स को चेक कर रहा होता है, मास्टर हुरूली आगे बढ़ते हैं और उसके हाथ को झटक कर कहते हैं तुम्हें किसने कह दिया इसको टच करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको टच करने की, चलो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा, तुम्हारी मास्टर की वजह से इसकी ये हालत हुई है। जाउची से कहता है मेरे पास एक तरीका है, मैं इसकी जान बचा सकता हूँ। तो हुरूली अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं मेरे बेटे की ये हालत तुम्हारी मास्टर की वजह से हुई और तुम यहाँ पर इतनी बेशर्मी के साथ कह रहे हो कि तुम मेरे बेटे को बचा सकते हो, हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर ये वाली बात करने की, मेरा बेटा मरने की कगार पर है, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। जाउची से कहता है मैं यहाँ पर सिर्फ एक बार रोजे बात कहूंगा कि मैं इसकी जान बचा सकता हूँ, अगर तुम्हें इसकी जान बचानी है तो जल्दी से यहाँ से बाहर चले जाओ, और अगर तुम वाकई में से मरता हुआ देखना चाहते हो तो फिर यहीं पर रुको, मैं बाहर चला जाता हूँ। पोइजन आगे बढ़ता है और अपने मास्टर से कहता है मास्टर ब्रदर जाउची ने कहा कि इसको बचा सकता है, मुझे लगता है कि इसको ट्राई करना चाहिए। मास्टर हुरूली कहते हैं ये लड़का इसको कैसे बचा सकता है, ये तो वो डिवाइन ओरिजिन के फर्स्ट लेवल पर है, ऐसा कैसे कर सकता है, मुझे बताओ तुम्हें क्यों लगता है कि ये उसको बचा पाएगा। जाउची मास्टर हुरूली से कहता है क्या तुम अपने बेटे की हालत देख नहीं रहे, तुम्हें लगता है कि मैं इससे ज्यादा इसको नुकसान पहुंचा सकता हूँ, चुपचाप यहाँ से बाहर चले जाओ, तुम्हारे बेटे की हालत तो वैसे भी खराब है, अब इससे ज्यादा मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ, अगर मेरा तरीका काम कर गया तो इसकी जान बच जाएगी, मरने वाला तो ये वैसे भी है। मास्टर हुरूली इसकी बात सुनने के बाद कहते हैं अच्छा ठीक है, और पोइजन भी अपने मास्टर से कहता है मास्टर मुझे लगता है कि हमें इसकी बात पर भरोसा करना चाहिए, ये हमारा आखिरी मौका है, अगर इसकी जान बचाई जा सकती है तो इसको कोशिश करने देते हैं। तो मास्टर हुरूली जाउची से कहती है यंग कल्टीवेटर जून, तो मैं अपने बेटे को तुम्हारे भरोसे पर छोड़कर जा रहा हूँ, प्लीज मेरे बेटे को बचा लेना, और वो लोग बाहर चले जाते हैं। जबकि हमारा जाउची ही वाली पॉइजनस बीड को यूज करते हुए उसकी बॉडी के अंदर से आइस पॉइजन को निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तो 5 घंटे के बाद का सीन दिखाते हैं, जाउची उसकी बॉडी के अंदर से सारे पॉइजन को निकाल देता है और साथ ही उसकी बॉडी को काफी हद तक हील कर देता है।
जाओजी कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि इस लड़के के पास गोल्डन क्रो की ब्लड लाइन की पावर है, क्योंकि अगर इसके पास गोल्डन क्रो की ब्लड लाइन की पावर नहीं होती, अपने बुद्धा की 5th स्टेज को अनलॉक करने के बाद भी इसकी बॉडी को अच्छी तरह से हील नहीं कर पाता। जाओजी उसे हील करने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है। जाओजी कहता है अब जबकि मैंने इसको हील कर दिया, उम्मीद करता हूँ कि इसके ठीक होने के बाद दोनों सेक्टर्स के दरमियान में जो फाइट चल रही है वो फाइट अब शांत हो जाएगी, दोनों सेक्टर्स दोबारा से आपस में राजी हो जाएंगे। जाओजी अपनी प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद उनको आवाज देता है, वो उनसे कहता है सेक्टर मास्टर हुरूली अंदर आ सकते हो। तो वो सभी लोग जल्दी से भागते हुए अंदर जाते हैं। तो जैसे वो लोग अंदर जाते हैं वो उसे कहते हैं क्या हुआ, क्या मेरा बेटा जाग गया? तो वो उसे देखते हैं कि उनका बेटा जाग चुका होता है, वो उठकर बैठा होता है। तो हुरूली भागते हुए अपने बेटे के पास जाते हैं। तो उनका बेटा भी उन्हें कहता है फादर अब कैसे हैं? साथ ही वो सीनियर ब्रदर पोजुन की तरफ भी देखता है। तो पोजुन से कहता है तो फाइनली मैं तुम्हारे चेहरे को क्लियरली देख सकता हूँ, तुम तो वाकई में पोजुन ही हो। तो मास्टर हुरूली वहीं पर बैठे बैठे फिर से रोना शुरू कर देते हैं। तो जाओजी मास्टर हुरूली से कहता है अब इसकी हालत खतरे से बाहर है, बहुत ही जल्दी से दोबारा से अपने आप को रिकवर कर लेगा, क्योंकि ये जाग चुका है। पर उम्मीद करता हूँ कि आप इसे यहाँ पर रेस्ट करने देंगे, जितना ज्यादा ये रेस्ट करेगा उतनी जल्दी से अपनी बॉडी को दोबारा से ठीक कर पाएगा और दोबारा से ये उठकर खड़ा हो पाएगा। मास्टर हुरूली जाओजी से कहते हैं कल्टीवेटर जुन पता नहीं मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा। साथ ही वो रो भी रहे होते हैं। वो उसे कहते हैं पता नहीं मुझे तुमने ये सब कुछ कैसे किया, लेकिन तुमने यहाँ पर एक चमत्कार कर दिया है। अपनी जिंदगी में मैं तुम्हारे जैसे इंसान से कभी नहीं मिला, तुमने मेरे स्टूडेंट की जिंदगी बदल दी और उसके बाद तुमने मेरे बेटे को जो पिछले 1000 साल से बिस्तर के ऊपर पड़ा है उसको दोबारा से होश में ला दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जाओजी उन लोगों से कहता है फ्यूचर में मैं चाहता हूँ कि तुम इसको बहुत सारी पिल्स देना ताकि इसकी बॉडी को नॉरिश किया जा सके। फिलहाल के लिए तो इसकी बॉडी के अंदर जरा भी परफाउंड एनर्जी नहीं बची, क्योंकि पिछले 1000 साल से इसकी बॉडी के अंदर परफाउंड एनर्जी नहीं गई और उसका ऑरा 0 हो चुका है, क्योंकि फिलहाल इसकी बॉडी अभी फुली रिकवर नहीं हुई। तो हुरूली से कहते हैं अब इस बात का क्या मतलब है कि इसकी बॉडी फुली रिकवर नहीं हुई? जाओजी उनसे कहता है फुली रिकवर होने का मतलब यह है कि फिलहाल के लिए ये कुछ भी नहीं कर सकता, ना तो ये अपनी परफाउंड एनर्जी को यूज कर सकता है, ना ये जहाँ पर कल्टीवेट कर सकता है, ना तो ये शादी कर सकता है, ना ये बच्चे पैदा कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा इसको पिल्स देते रहे और आहिस्ता आहिस्ता इसकी बॉडी में दोबारा से ऑरा और एनर्जी आती जाएगी, तो ये दोबारा से कल्टीवेट करना स्टार्ट करेगा और बाकी सब कुछ कर पाएगा जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है। अगर मैं डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे लगता है कि आपके बेटे को कम से कम 30 साल लगेंगे दोबारा से कल्टीवेशन के लायक कल्टीवेशन के लिए, एनर्जी को गैदर करने के लिए और दोबारा से नॉर्मल इंसान की जिंदगी गुजारने के लिए। तो आपको इसकी स्ट्रेंथ को बिल्ड करने में हेल्प करना होगी। फादर अपने बेटे से कहते हैं शेर क्या तुम सुन रहे हो, क्या तुमने सुना इसने क्या कहा? सिर्फ 30 साल के बाद तुम दोबारा से नॉर्मल हो जाओगे और तुम दोबारा से कल्टीवेट कर पाओगे। शेर अपने फादर से कहता है हाँ फादर मैंने सुना, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं दोबारा से ठीक हो गया हूँ। जाओजी मास्टर हुरूली से कहता है मास्टर हु क्या आप मेरे लिए इस बात को सीक्रेट रख सकते हैं? मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को छुपा कर रखें, मेरी मास्टर को इस बारे में नहीं पता चलना चाहिए, ना ही किसी और को, वरना मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। मास्टर हुरूली और उसके साथ पोजुन वो दोनों अपनी तीनों उंगलियों को सामने करते हुए उसके सामने प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग इस बात को छुपा कर रखेंगे, अगर किसी को भी इस बारे में बताया तो हमारे पर आसमान की बिजली गिरे और हम लोग मर जाएं। तो ये इनने कसम उठा ली है। हुआशी भी उठकर बैठा होता है। वो जाओजी से कहता है जब मैं मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाऊंगा तो ठीक होने के बाद मैं और मेरे फादर हम दोनों ही तुम्हारी मास्टर से माफी मांगने के लिए जाएंगे। हम उससे माफी मांगेंगे क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ मेरी वजह से हुआ था, क्योंकि इसकी शुरुआत मैंने की थी, ये मेरी गलती थी। तो हुरूली भी जाओजी से कहते हैं हाँ इसने बिल्कुल ठीक कहा, मेरे बेटे के मुकम्मल ठीक हो जाने के बाद मैं तुम्हारी मास्टर के सामने जाऊंगा, अगर हुआ तो मैं उसके सामने 800 बार अपनी नाक रगड़ने को भी तैयार हूँ। जाओजी पोजुन से कहता है तो पोजुन चलो हम लोग बाहर चलते हैं। वो से कहता है हाँ क्यों नहीं, और वो अपने साथ लेकर बाहर की तरफ चल पड़ता है। पोजुन जाओजी से कहता है ब्रदर मुझे नहीं पता कि मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, तुमने यहाँ पर वाकई में एक चमत्कार करके दिखाया है। जाओजी कहता है मेरी मास्टर के मेरे पर बहुत सारे एहसान है, उसने मुझे बहुत कुछ दिया है जो कि मैं लेने के लायक भी नहीं था, इसी वजह से ये सब कुछ करके मैं अपने मास्टर के एहसान का बदला चुका रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मास्टर के लिए किया है, क्योंकि अगर तुम्हारा वो लड़का ठीक हो जाता है तो तुम्हारे मास्टर हुरूली और हमारी मास्टर के दरमियान में रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। तो पोजुन उसे कहता है लेकिन तुमने हमारे मास्टर के ऊपर वाकई में बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, मुझे नहीं लगता कि अब मास्टर इस बारे एहसान का बदला चुका पाएंगे। अब वो सोच रहे होंगे कि कैसे वो तुम्हारे एहसान का बदला चुकाएं। तो जी कहता है हाँ तो फिर मैं भी इस बारे में देखूंगा कि कैसे वो करेंगे। इसी वक्त उनके फिनिक्स सेक्टर के 2 एल्डर इनके सामने से निकलते हैं और कहते हैं ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो स्नो सॉन्ग राम से है। एक 8th एल्डर होता है और एक 17th एल्डर होता है। पोजुन जल्दी से उन दोनों एल्डर्स को ग्रीट करता है और अपना नाम बताता है कि वो कौन है। वो लोग भी से कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है। तो एक 8th एल्डर आगे बढ़ते हैं और जाओजी से कहते हैं क्या तुम ही वो डायरेक्ट डिसाइपल हो, क्या तुम वो जानजिन के डायरेक्ट डिसाइपल हो? जाओजिन से कहता है हाँ एल्डर ये बात बिल्कुल ठीक है कि मैं उसका डायरेक्ट डिसाइपल हूँ। साथ ही हमारा जाओजिन को ग्रीट करता है, लेकिन वो दोनों ग्रीटिंग के मूड में बिल्कुल भी नहीं होते, वो काफी गुस्से में होते हैं। उसे कहते हैं अगर तुम्हारी मास्टर मो जानजिन यहाँ पर आई है तो फिर तो ठीक है, लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने अपने इस छोटे पिल्ले को भी यहाँ पर लेकर आने की हिम्मत की है, तुम्हें अपने साथ यहाँ पर लेकर कैसे आ सकती है? लगता है कि उसे इस बात का जरा भी डर नहीं रहा कि हम लोग उसके स्टूडेंट को यहाँ पर अबॉलिश कर सकते हैं, हम उसकी मेडियंस को बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि उसने हमारे यंग मास्टर के साथ बुरा किया था। या तो तुम्हारी मास्टर को इस बात का डर नहीं है या फिर उसे तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है जो तुम्हें जानबूझकर यहाँ पर लेकर आई है। तो
पोजुन जल्दी से भागता हुआ साउची के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उन दोनों एल्डर से कहता है, टू एल्डर्स प्लीज आप ये सब कुछ इसके साथ मत करें। 1000 साल पहले यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था उस सबका ताल्लुक ब्रदर साउची के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। एल्डर उसे कहते हैं, पोजुन तुम अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम्हें पता भी है कि मो जानजी ने हमारे कितने ज्यादा डिसाइपल्स की जान ली थी, उसने हमारे बहुत सारे लोगों को मारा था और हम लोग उसके डिसाइपल को भी नहीं मार सकते। अगर हम इसको यहाँ पर मार देते हैं तो हमारा मतलब पूरा हो जाएगा। मुझे कैसे कह सकते हो कि इस लड़के का इस सबसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो साउची उन लोगों से कहता है, मैं यहाँ पर एक बात को क्लियर कर देता हूँ और मेरी मास्टर को तीनों बड़े सेक्टर्स के लीडर ने यहाँ पर पर्सनली इनवाइट किया है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो छोटे एल्डर्स हैं, आप सभी लोग अपने काम से काम रखें, किसी दूसरे के काम में टांग अड़ाने की कोशिश मत करें वरना आपके लिए बहुत ही बुरा होगा। ये बात सुनते ही एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, मो जानजिन का डिसाइपल उसी की तरह मुंह फाटा है और बहुत ही बदतमीज है। हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसे एक एल्डर के सामने इस तरह बकवास करने की। दूसरे बड़े सेक्टर्स के लीडर ने तुम्हें इनवाइट किया है तो मेरे गोल्डन क्रो सेक्टर ने तुम्हें बिल्कुल भी इनवाइट नहीं किया होगा। वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए फायर से एक बड़ा सा गोल्डन क्रो बना लेते हैं और साउची से कहते हैं, तुम्हारी मास्टर की हमें जरूरत है क्योंकि वो ड्रैगन से फाइट करने वाली है, तुम्हारी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसलिए अगर तुम मेरे सामने अपने घुटने टेक कर माफी की भीख मांगोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। साउची से कहता है, तुम्हारी फ्लेम गार्ड राम के जो तीनों सेक्टर मास्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो तीनों मेरी मास्टर के सामने बात करते हुए अपने अल्फाज को देखते हैं कि वो किस लिहाज से बात कर रहे हैं। लेकिन तुम लोग यहाँ पर इतनी बदतमीजी के साथ उसके स्टूडेंट से बात कर रहे हो, तुम लोगों को लगता है क्या है कि तुम लोग कौन हो और तुम्हारी पावर्स क्या है। साउची यहाँ पर उनको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है तो पोजुन उसे खींचते हुए कहता है, ब्रदर शांत हो जाओ। फिर साथ ही वो फिर से साउची के सामने खड़ा हो जाता है और एल्डर से कहता है, एल्डर्स प्लीज आपको यहाँ पर ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ब्रदर साउची को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ इसलिए प्लीज हमें माफ करना। और साउची को लेकर वो साइड पर जाने लगता है तो उसी वक्त साउची फिर से बोल पड़ता है। साउची कहता है, सभी लोग गोल्डन क्रो सेक्टर के एल्डर्स हो, लेकिन यहाँ पर एक जूनियर को बुली कर रहे हो तो आपको तो यहाँ पर शर्म आनी चाहिए। हमारे जैसे एक एल्डर की तो इतनी औकात भी नहीं है कि मेरे मास्टर के सामने खड़े होकर बात कर सको, लेकिन तुम यहाँ पर मुझे बुली कर रहे हो, मेरी मास्टर के बारे में बुरी बातें कर रहे हो। बात सुनते ही एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, लड़की अब तुम नहीं बचोगे। और वो पोजुन को पीछे की तरफ धक्का देते हैं और उसे कहते हैं, लड़की आज देखो मैं तुम्हें किस तरह एक सबक सिखाता हूँ, तुम्हें भी पता चलेगा कि एल्डर्स के सामने बदतमीजी करना कितना बड़ा क्राइम है। अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए साउची से कहते हैं, अब मैं तुम्हारे एक बाजू को उखाड़ दूंगा, दोबारा कभी भी किसी एल्डर के साथ बदतमीजी नहीं करनी। साउची की मास्टर भी वहाँ पर पहुँच जाती है, अपनी ऑरा को रिलीज करती है और उस एल्डर से कहती है, तुम कोशिश करके देख सकती हो, देखो जरा क्या तुम इसके बाजू को उखाड़ सकते हो या नहीं। तो ये सभी लोग साउची की मास्टर को वहाँ पर देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। तो मास्टर भी नीचे उतर आती है और आकर उस एल्डर से कहती है, क्या हुआ, तुम तो यहाँ पर मेरे डिसाइपल का बाजू तोड़ने वाले थे, चलो अब जल्दी से आगे बढ़ो और इसका बाजू तोड़कर दिखाओ। तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, डर के मारे उसे कहता है, मैं तो बस यहाँ पर मजाक कर रहा था, मैं आपके डिसाइपल के साथ मजाक करके देख रहा था कि आज ये लड़का किस लायक है। क्वीन भी जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करती है और एल्डर से कहती है, तो अगर मैं यहाँ पर तुम्हारा बाजू काट दूं और उसके बाद कहूँ कि मैं भी यहाँ पर सिर्फ मजाक कर रही थी तो फिर तुम्हें कैसा लगेगा। तो बेचारा और भी ज्यादा घबरा जाता है। तो जबकि बाकी के सभी लोग उसके सामने झुकते हुए कहते हैं, प्लीज सुनो राम की क्वीन, हमारे सामने मर्सी दिखाएं। लोग यहाँ पर तुम्हारे डिसाइपल के साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे, लेकिन प्लीज हमारे ऊपर इस तरह मत करना। एल्डर से कह रहे होते हैं, प्लीज मुझे बख्श दो, मुझे मत मारना। इसी वक्त हुरूली को भी दिखाते हैं जो कि उड़ते हुए वहाँ से गुजर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो हंसते हुए जा रहे होते हैं, वो वहाँ पर लैंडिंग करते हैं और कहते हैं, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। पोजुन अपने मास्टर को बताता है कि यहाँ पर कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं हुई, दोनों एल्डर्स यहाँ पर थे और ये साउची को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे और इन्होंने इसकी काफी सारी इंसल्ट भी कर दी कि इसकी मास्टर यहाँ पर आई और इसने ये बातें सुन ली और इनको थोड़ी सी सजा दे रही थी। तो ये बात सुनते ही हुरूली भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और आगे बढ़ते हुए एल्डर के मुंह पर थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, कमीने जी तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि ये लोग हमारे मेहमान हैं, तुम हमारी इमेज खराब करना चाहते हो। हम लोग गॉड फायर राम के लोग हैं और हम लोग यहाँ पर अपने मेहमानों के साथ इस तरह बर्ताव नहीं करते। तुम्हें पता है कि ये स्नो सॉन्ग राम की एक क्वीन है और इसको इन्वाइट करना कितना ज्यादा मुश्किल है, हम इतनी मुश्किल के साथ तो इसको यहाँ पर लेकर आए हैं। तुम लोग यहाँ पर इसके स्टूडेंट के साथ बदतमीजी कर रहे हो और तुम इनको जहाँ पर अपोज कर रहे हो, अगर ये यहाँ से वापस चली गई तो फिर मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। क्योंकि सभी लोग मुझे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, ये मास्टर हुरूली जहाँ पर साउची के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, अपनी एल्डर्स के ऊपर वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। वो उनसे कहते हैं, चलो जल्दी से अब यहाँ से दफा हो जाओ। साथ ही वो एल्डर को किक मारते हैं और कहते हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई मत देना। वो दोनों ही एल्डर वहाँ से जल्दी से उड़ जाते हैं। मास्टर हुरूली क्वीन से कहते हैं, स्नो सॉन्ग राम की क्वीन प्लीज मुझे माफ करना, हमने तुम्हें यहाँ पर इन्वाइट किया था और तुम्हें मेहमानों की तरह ट्रीट नहीं कर पाए। एक बार ये सब कुछ खत्म हो जाए उसके बाद मैं इन दोनों एल्डर्स को लेकर आऊंगा जो पर्सनली तुमसे माफी मांगेंगे। क्वीन भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है कि हुरूली को हुआ क्या है, जिस तरह बिहेव क्यों कर रहा है, जो तो मेरा दुश्मन था। वो साउची की तरफ देखती है और कहती है, साउची यहाँ पर क्या हुआ, तुमने इनके साथ क्या किया है। साउची आगे से कहता है, मास्टर कुछ भी नहीं, मैंने तो बस अपनी मेडिकल एक्सपर्टीज को यूज करते हुए इनके बेटे को हील कर दिया, बस इतना ही, इसके ज्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया। कि मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हें दूसरे लोगों के बिजनेस में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है और साथ ही वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जबकि हमारा साउची सोच रहा होता है, लगता है मेरी मास्टर फिर से गुस्सा हो गई, अब इसको मनाना पड़ेगा। उसे कहता है, तुम्हारी मास्टर वाकई में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, मुझे तो उसे देखकर ही डर लगता है, पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करेगी। साउची से कहता है, हाँ उम्मीद करता हूँ कि उसका गुस्सा जल्दी से
शांत हो जाए। तो नेक्स्ट सीन 2 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 2 दिन के बाद भी अभी भी जाओची उसके बेटे को हील कर रहा होता है। वो उसको हील कर रहा होता है और उसके बाद मास्टर से कहता है इसकी बॉडी के अंदर जितनी भी इंजरीज थी वो सारी की सारी इंटरनल इंजरीज को हील कर दिया है। अब इसे बस थोड़ी सी रेस्ट की जरूरत है और उसके बाद ये चल फिर सकेगा। तो मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया है कि इसे 30 साल लगेंगे अपनी सारी एनर्जी को वापस हासिल करने में। तो हुआजी भी अपनी आंखें खोलता है और साउची से कहता है ब्रदर, मैं यहाँ पर अल्फाज के साथ तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं कर सकता हूँ। लगता है कि मैंने पिछले जन्म में कुछ बहुत ही अच्छे काम किए थे जिसकी वजह से इस जन्म में मैं तुम्हें मिल सका हूँ। मिलने के बाद ही मैं यहाँ पर दोबारा से चलने फिरने के लायक हो जाऊंगा। मिस्टर हुरुली भी साउची से कहते हैं तुमने यहाँ पर ना सिर्फ मेरे बेटे की जान बचाई है बल्कि तुमने तो मेरी सारी की सारी लिनिएज को बचा लिया। ये मेरा वारिस था और इसी के साथ ही मेरी नस्ल आगे चलनी थी। तुम चाहे जो मुझसे मांग सकते हो, तुम जो चाहे मैं तुम्हें दूंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा जो चीज तुम मुझसे मांगोगे वो चीज तुम्हें देने की। और जिनसे कहता है मुझे आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी मास्टर और आपके दरमियान में जो झगड़ा है उसको खत्म कर दिया जाए। आप उनके साथ अच्छे से रहें। मेरी मास्टर बुरी इंसान नहीं है।